कहानी की शुरुआत एक सुनसान फैक्ट्री से होती है, जहां एक गैंग ने शाओयोंग को ज़ॉम्बियों से भरे पिंजरे के ऊपर बांध रखा था। गैंग लीडर ने कहा कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं और अब उसके जिंदा रहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन शाओयोंग के लिए ये सब उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उस औरत की थी। नफरत से उसने सोचा कि उस औरत को सबसे घटिया मौत मिलनी चाहिए। उधर वो औरत एक बड़े से आदमी के गले लगकर मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कि देखो, ये फिर मुझे धमका रहा है, और ये भी बोल रही थी कि चाहे जितना उसे टॉर्चर करो। यहाँ तक कि उसने शाओयोंग का मजाक उड़ाते हुए उसका शुक्रिया भी किया, क्योंकि जिन सप्लाईज को वो बेस में छुपा कर रखता था, उन्हें लूट कर अब ये लोग कुछ महीनों तक आराम से जी पाएंगे। थोड़ी देर बाद गैंग वालों ने शाओयोंग को ज़ॉम्बियों वाले पिंजरे में फेंक दिया। बंधा होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं सका और ज़ॉम्बियों के झुंड ने उसे बेरहमी से नोच डाला। उस खौफनाक पल में शाओयोंग ने कसम खाई कि अगर उसे एक और मौका मिला तो चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो क्वीजिंग को जरूर मारेगा। अचानक वो पसीने से तरफ-तर अपने घर के सोफे पर जाग गया। ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। तभी क्वीजिंग सामने आई और डिमांड करने लगी कि उसकी प्रॉपर्टी डीड पर अभी तक उसका नाम क्यों नहीं है। ये सबूत है कि वो उसे सच्चा प्यार नहीं करता। शाओयोंग उलझन में था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो अपोकैलिप्स शुरू होने से पहले के टाइम पर वापस आ चुका है। उसने उस भयानक भविष्य को बहुत अच्छे से याद रखा था। उस दुःस्वप्न में क्वीजिंग ने उसे धोखा दिया था, मासूम बनने का नाटक करके उसका भरोसा जीता और फिर गद्दारी करके उसके दुश्मनों को बेस पर हमला करने दिया। उसी की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, सड़क पर आ गया और ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में जीने के लिए जूझना पड़ा। जब दुनिया तबाह हो रही थी, तब उसे असली दोस्त मिले, जिनके साथ वो जिंदा रहा। लेकिन क्वीजिंग की गद्दारी कभी नहीं भूला। अब फिर से अतीत में लौटकर उसने देखा कि क्वीजिंग अब भी वही शिकायतें कर रही थी और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही थी। शाओयोंग ने नफरत से सोचा कि चाहे कोई भी टाइमलाइन हो, ये औरत हमेशा घटिया ही रहती। उसने ठान लिया कि इस बार वो इमोशनल होकर गलती नहीं करेगा। क्वीजिंग ने उसे एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया सब सुलझाने के लिए, लेकिन उसने उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाला और बोला कि वो सब संभाल लेगा। फिर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़ी क्वीजिंग यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि अब भी क्या हुआ। उसे लगा था कि शाओयोंग हमेशा उसकी मुट्ठी में रहेगा, एक नौकर की तरह। लेकिन अब शाओयोंग पूरी तरह जाग चुका था और जानता था कि वो औरत असल में क्या है और आगे चलकर क्या होने वाला है। क्लॉक की तरफ देखते हुए शाओयोंग को याद आया कि बस 1 महीना बचा है उस ग्लोबल तबाही के लिए, जो दुनिया को एक बुरे सपने में बदल देगी। उसने ठान लिया कि तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। तभी उसके सामने अचानक एक गेम जैसा सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। उसे एहसास हुआ कि अपोकैलिप्स सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम ने उसे टास्क्स की लिस्ट दी, जिन्हें जल्दी पूरा करना होगा। पहला मिशन था अपोकैलिप्स की तैयारी। इसके लिए उसे जमीन खरीदनी थी और इतना सामान इकट्ठा करना था कि कम से कम 1 साल तक जिंदा रह सके। इस मिशन का रिवॉर्ड था 10 पॉइंट्स, जिन्हें सिस्टम शॉप में सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। शॉप को देखते हुए शाओयोंग को दिखा कि 20 पॉइंट्स में फिजिकल एनहांसमेंट पोशन, 2 पॉइंट्स में लेवल 1 सर्वाइवल किट और 10 पॉइंट्स में लेवल 1 प्रोटैगनिस्ट बॉक्स मिल सकता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने तय किया कि इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। उसने अपनी पुरानी लाइफ को याद किया, जो बेवजह और गैर जिम्मेदार थी। लेकिन अब वो जानता था कि सिर्फ 1 महीने में ज़ॉम्बी प्रकट होंगे और उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने सोचा कि आखिरी बार थोड़ा लग्जरी एंजॉय कर लें और एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया। वहाँ उसने ऐसे डिशेस ऑर्डर किए जो उसने कभी नहीं चखे थे और उन्हें ऐसे खाया जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल खाना हो। तभी उसके फोन पर कॉल आया। ये शुया थी, क्वीजिंग की फ्रेंड। शाओयोंग तुरंत समझ गया कि क्वीजिंग ने इसको भी शिकायतें की होंगी। कॉल उठाते ही शुया गुस्से में चिल्लाने लगी कि प्रॉपर्टी पर क्वीजिंग का नाम क्यों नहीं है। उसने कहा कि ये तो बस एक टेस्ट था और शाओयोंग फेल हो गया। फिर उसने डिमांड की कि तुरंत 1 मिलियन क्वीजिंग के अकाउंट में ट्रांसफर करे और घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, वरना ब्रेकअप के लिए तैयार रहे। शाओयोंग को ये सब बेहद हास्यास्पद लगा और उसने कॉल काट दी। उसे पता था कि इन लोगों पर और वक्त बर्बाद नहीं करना है, उसे सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना है। उसका पहला टारगेट था एक जमीन खरीदना, जहां वो ज़ॉम्बियों और इंसानों दोनों से बचने के लिए एक सिक्योर फोर्ट्रेस बना सके। बाद में वो एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचा। वहां रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि वो घर खरीदना चाहता है या किराए पर लेना। शाओयोंग ने कहा, नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैनेजर ने उसकी ड्रेस देखकर रिसेप्शनिस्ट को अंदर बुलाया और बोला कि जाओ, प्रोडक्ट्स रीस्टॉक करो, तुमने पिछले कुछ दिनों में कुछ नहीं सीखा। उसने कहा कि शाओयोंग असली कस्टमर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कपड़े बहुत साधारण हैं और ये सब टाइम वेस्ट कर रहा है। मैनेजर ने ताना मारते हुए कहा कि शाओयोंग की औकात में तो बाथरूम किराए पर लेना भी मुमकिन नहीं है, और कसम खाई कि अगर वाकई उसके पास घर खरीदने लायक पैसे हुए तो वो डर्ट खा लेगा। शाओयोंग फिर भी शांत रहा और हल्की मुस्कान के साथ बोला कि बाद में वो उसे कुछ ताज़ा खिलाएगा। फिर उसने समझाया कि वो न तो घर किराए पर लेने आया है और न ही बेचने या खरीदने, बल्कि जमीन खरीदने आया है। जब उसने अपनी ब्लैक कार्ड दिखाई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिसेप्शनिस्ट तुरंत पलटकर उसकी मदद करने आई और बोली कि मेरे साथ आइए, मैं आपको डिटेल में अवेलेबल लैंड प्लॉट्स दिखाती हूँ। उधर मैनेजर अब भी अड्डा रहा कि शाओयोंग सिर्फ दिखावा कर रहा है, उसके पास सच में पैसे नहीं है। फिर भी एजेंट ने एक कैटलॉग खोलकर अलग-अलग लोकेशन, उनकी खूबियां और कमजोरियां बताना शुरू किया ताकि वो सही जगह चुन सके। शाओयोंग ने कहा कि उसे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस सीधा ऐसी जगह बताओ जो उसके रिक्वायरमेंट से मैच करती हो। उसने साफ बोला कि उसे पहाड़ और पानी के पास जमीन चाहिए, बेस्ड होगा अगर कोई नदी भी हो और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, यहाँ तक कि वहाँ फैक्ट्री भी बन सके। मैनेजर जू ने बीच में टोका और बोला कि ये रिक्वायरमेंट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वाली प्लॉट से मैच करते हैं, लेकिन एजेंट औरत ने कहा कि वहाँ तो अधूरी पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जिन्हें किसी भी सीरियस कस्टमर को बेचना नामुमकिन है। मैनेजर जू फिर से उसे नीचा दिखाने लगा कि शाओयोंग बस बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है और उसे खरीदने का इरादा ही नहीं है। लेकिन शाओयोंग ने सीरियस होकर पूछा कि क्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सच में उसके रिक्वायरमेंट पर खरा उतरता है। एजेंट ने हाँ में जवाब दिया और समझाया कि वहाँ सिर्फ अधूरी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनकी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम अभी तक हल नहीं हुई। शाओयोंग ने गहराई से सोचा और समझा कि असल में वही जगह उसके लिए परफेक्ट है। लोकेशन डिफेंसिव है, वहाँ पहुँच पाना मुश्किल है और फैक्ट्री पहले से अधूरी बनी हुई है, तो उसे नई शुरुआत करने की बजाय अधूरी बिल्डिंग को पूरा करना पड़ेगा, जिससे काफी पैसे बचेंगे। उसने तुरंत तय किया और बोला कि वही जमीन चाहिए और पूछा कि क्या अब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पेमेंट कर सकता है। एजेंट थोड़ी कंफ्यूज लेकिन हाँ कर गई और तब हैरान रह गई जब उसने सचमुच 30 मिलियन पेमेंट कर दिया। मैनेजर जू हंसते हंसते पागल हो गया कि इतना बड़ा डिपॉजिट भरना असंभव है। लेकिन जब ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो पूरी एजेंसी उसके पीछे पड़ गई कि अब अपनी कसम पूरी कर और डर्ट खा। लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग तक करने लगे, जबकि मैनेजर बुरी तरह बौखला गया। शाओयोंग ने चैन की सांस ली कि उसने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। एपोकलिप्स की तैयारी के लिए टेरिटरी सुरक्षित कर ली। हालांकि उसने सोचा कि बहुत पैसा खर्च हो गया है, लेकिन अब और कमाना पड़ेगा ताकि साल भर का सामान इकट्ठा कर सके। इसी दौरान शू एक्संग एजेंसी पहुंचा और हंगामा देखा। उसे अजीब लगा कि सब मैनेजर को उसकी शर्मनाक कसम पूरी करने पर मजबूर कर रहे हैं। शहर के दूसरी तरफ क्यूजिंग अपने बेकार कामों में लगी हुई थी जब शू संग का कॉल आया। उसने बताया कि शाओयोंग ने 30 मिलियन देकर एक जमीन खरीदी है
क्विजिंग सदमे में पड़ गई और गुस्से से पूछने लगी कि इतने पैसे उसके पास आए कहां से। शूसंग ने समझाया कि शायद उसने उनके एंगेजमेंट के लिए जो पैसे बचाए थे उन्हीं का इस्तेमाल किया। क्विजिंग आगा बुला हो गई और पक्का मान बैठी कि शाओयोंग ने उसका पैसा चुरा लिया। शूसंग ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि जाओ उसे बात करके समझो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और बोली कि शाओयोंग उसके खिलाफ बगावत कर रहा है, वो उसे इंटरनेट पर एक्सपोज कर देगी। उधर शाओयोंग घर पर बैठा ठंडे दिमाग से अपने अगले कदम सोच रहा था। उसे पता था कि साल भर के लिए सप्लाई खरीदने के लिए और पैसे चाहिए। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। बाहर क्विजिंग और उसकी दोस्त शुया खड़ी थी। क्विजिंग चीखते हुए बोली कि उसने उसकी मर्जी के बिना उसका पैसा जमीन पर कैसे खर्च कर दिया। शाओयोंग झल्लाकर बोला कि पैसे उसके हैं, उसके नहीं, और अब उसके ऊपर एक सेंट भी बर्बाद नहीं करेगा। उसने यहाँ तक ताना मारा कि मदद चाहिए तो अपने प्यारे शूसंग से मांग ले। क्विजिंग हैरान रह गई कि उसे उनके अफेयर के बारे में कैसे पता चला। शुया ने बीच बचाव करने की कोशिश की कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन शाओयोंग ने साफ बोल दिया कि इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। असलियत ये है कि वो और क्विजिंग कभी कपल थे ही नहीं और उसकी किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं था। इसके बाद उसने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया बिना उन्हें और बहस का मौका दिए। कॉरिडोर में खड़ी क्विजिंग स्टन्ड थी। ये समझने की कोशिश कर रही थी कि शाओयोंग को उसके शूसंग वाले सीक्रेट अफेयर के बारे में कैसे पता चला। जैसे ही वो लिफ्ट में नीचे गई, शुया ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए पूछा कि क्या सच में वो शूसंग से मिल रही है। क्विजिंग ने कंफर्म किया कि हाँ, वो कई बार मिल चुके हैं, लेकिन शुया कोई सच्ची दोस्त नहीं थी। उसके दिमाग में चैलेंज चल रही थी। उसे लगा कि शाओयोंग और क्विजिंग की ये लड़ाई उसके लिए एक परफेक्ट मौका है। वो तय कर चुकी थी कि इस सिचुएशन का फायदा उठाकर शाओयोंग उसका पैसा और यहाँ तक कि उसकी नई जमीन भी हथियानी है। कुछ देर बाद शाओयोंग अपनी नई प्रॉपर्टी पर पहुंचा। वो अधूरी फैक्ट्री के नक्शे देख रहा था। उसने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया था ताकि उसे पूरा करके एक असली किला फोर्ट्रेस बनाया जा सके। वो इंजीनियर से डिटेल में बात कर रहा था। दीवारें और मजबूत चाहिए, गार्ड टावर्स चाहिए, बार्ब्ड वायर चाहिए, ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्टील डोर्स चाहिए और खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लास। इंजीनियर ने हैरानी से पूछा कि आखिर इतनी सिक्योरिटी क्यों चाहिए। शाओयोंग ने सीधा जवाब दिया कि ज्यादा सवाल मत करो, बस ये बताओ कि 1 महीने में प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है या नहीं। इंजीनियर ने कहा कि बिना एक्स्ट्रा पैसे और मैन पावर के ये लगभग नामुमकिन है। शाओयोंग ने दृढ़ता से कहा कि तरीका निकालो, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। इंजीनियर ने कहा कि इसके लिए कम से कम 20 मिलियन और चाहिए, जिनमें से 5 मिलियन एडवांस देना होगा। शाओयोंग ने तुरंत मान लिया और बोला कि आज ही ट्रांसफर कर दूंगा, और अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो जमीन कॉन्ट्रैक्टर की हो जाएगी। डील पक्की हो ही रही थी कि अचानक शुया वहां आ गई। उसने नकली चिंता दिखाते हुए शाओयोंग पर लदने की कोशिश की। अंदर से शाओयोंग ने लंबी सांस ली। अब अपोकलिप्स की तैयारी के बीच उसे इस नए परजीवी से भी निपटना था। शुया अपनी ही दोस्त को धोखा देकर शाओयोंग को फंसाना चाहती थी। शाओयोंग ने सख्ती से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उधर क्विजिंग ने चारों तरफ देखकर कहा कि जगह बहुत खूबसूरत है, क्या वो यहाँ कोई विल्ला बनाने वाला है। शाओयोंग ने गंभीरता से उसे धक्का दिया और साफ कर दिया कि ये उसका मामला नहीं है। क्विजिंग हैरान थी क्योंकि आमतौर पर उसे छूते ही शाओयोंग शर्मा जाता था, लेकिन आज वो बिना हिचकिचाहट उसे ठुकरा रहा था। शाओयोंग ने उसकी अनदेखी की और मजदूरों की मदद करने चला गया, जबकि शुया मन ही मन सोच रही थी कि अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। क्विजिंग अपनी चांस खो चुकी थी। अब इस जमीन को हथियाने का रास्ता उसे ढूंढना था। बाद में शाओयोंग घर लौटा। उसने बैंक से 3 मिलियन का लोन लिया था और ज्यादातर एडवांस पेमेंट भी कर दी थी ताकि कंस्ट्रक्शन तेजी से पूरा हो सके। लेकिन वो जानता था कि और पैसों की जरूरत है ताकि साल भर का सामान खरीदा जा सके। तभी उसे एक आइडिया आया, अपोकलिप्स शुरू होने ही वाला है, तो क्यों ना अपना अपार्टमेंट बेचकर और फंड इकट्ठा कर ले। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये वही बूढ़ा आदमी था जो उसी बिल्डिंग में रहता था। शाओयोंग जानता था कि उसके पास पैसे जमा हैं और वो काफी वक्त से उसका अपार्टमेंट खरीदना चाहता है। वो बूढ़ा अक्सर झगड़ा खड़ा करता था, कचरा इधर उधर पड़ा है या छोटी छोटी बातों पर इल्जाम लगाता था ताकि दबाव डालकर उसे बेचने पर मजबूर करे। उसने गुस्से में ताना मारा कि शाओयोंग कल रात क्लब में शराब पीकर लौटा था। शाओयोंग ने ठंडेपन से जवाब दिया कि लगता है वो सीनाइल हो गया है, क्योंकि वो तो जल्दी सो गया था और भले ही गया भी हो, ये उसकी समस्या नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या ये सब ड्रामा सिर्फ अपार्टमेंट खरीदने के लिए है। जब बूढ़े ने दिलचस्पी दिखाई तो शाओयोंग ने कहा कि वो बेचेगा, लेकिन एक शर्त पर। वो अगले 6 महीने तक वहीं रहेगा जब तक नई जगह तैयार न हो जाए, और 5 मिलियन एडवांस अब भी देगा, वरना डील कैंसिल। बूढ़ा अनमने मन से मान गया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जाते जाते चेतावनी भी दी कि बाद में पछताना मत। शाओयोंग ने मन ही मन सोचा कि ये और भी अच्छा है, बूढ़ा यही मौत का इंतजार करेगा और वो अपनी तैयारी पूरी करेगा। इस तरह शाओयोंग ने 8 मिलियन जुटा लिए, 3 मिलियन बैंक लोन से और 5 मिलियन अपार्टमेंट बेचकर। पैसे हाथ में आते ही उसने अगले स्टेज की तरफ ध्यान लगाया, साल भर की सप्लाई खरीदना। सिस्टम ने भी उसे पहला मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड दिया, जमीन सुरक्षित करना। बिना वक्त गंवाए वो स्टोर पहुंचा और कई ट्रॉली भरकर सामान खरीदना शुरू कर दिया। इतने सामान देखकर सब हैरान थे और आपस में फुसफुसा रहे थे कि शायद ये दुनिया खत्म होने वाली अफवाहों पर यकीन करता है। आखिरकार उसने वो टास्क भी पूरा किया और सिस्टम से 10 और पॉइंट्स मिले। उसने सोचा कि अपोकलिप्स में एट्रीब्यूट्स बढ़ाना जरूरी होगा और प्रोटोगोनिस्ट बॉक्स की कीमत भी बिल्कुल 10 पॉइंट्स ही है। बिना किसी झिझक के उसने बॉक्स खरीद लिया और इनाम में उसे लेवल 1 का स्पेशल रिंग मिला। उस रिंग के साथ अब उसके पास 500 मीटर का सबस्पेस था, जहां वो कुछ भी स्टोर कर सकता था बिना टाइम की टेंशन के। खाना खराब नहीं होगा, फ्रोजन आइटम्स पिघलेंगे नहीं और सब कुछ हमेशा प्रिजर्व रहेगा। उसे लगा कि ये अब तक का सबसे बढ़िया रिवॉर्ड है। इसके बाद सिस्टम ने नया मिशन दिखाया, 10 साल का सामान इकट्ठा करना और इसके इनाम में 20 पॉइंट्स। उसी बीच स्टोर मैनेजर यांग दाओ आ गया और पूछा कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे ही उसने शाओयोंग को देखा तुरंत पहचान लिया। शाओयोंग ने भी उसे पहचान लिया। दोनों हाई स्कूल में साथ थे। यांग दाओ एक गैंग में था जो औरों को तंग करता था और दोनों की कई बार लड़ाई हुई थी। शाओयोंग ने सोचा उस टाइम पीछे नहीं हटा था तो अब भी नहीं हटूंगा। यांग दाओ ने उसे ऑर्डर दिया कि सब सामान वापस शेल्फ पर रखो वरना पुलिस बुलाऊंगा। शाओयोंग ने पूछा अभी भी लगता है हम स्कूल में हैं? मैं यहाँ खरीदने आया हूँ। यांग दाओ ने शक से कहा कि उसे नहीं लगता उसके पास इतना पैसा होगा। कैशियर्स ने घंटों लगाकर सब स्कैन किया और टोटल बना 6,68,884। यांग दाओ ने पेमेंट मांगा और शाओयोंग ने बड़ी शांति से कार्ड स्वाइप कर दिया, साबित कर दिया कि वो पे कर सकता है। जब यांग दाओ जाने लगा तो शाओयोंग ने उसे रोका और कहा पहले माफी मांगो। यांग दाओ ने मना किया और बोला कि उसकी गुडविल का फायदा मत उठाओ, लेकिन स्टोर के बाकी कस्टमर्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बोले कि वो सच में बेवजह बदतमीजी कर रहा था और उसे माफी मांगनी चाहिए। शाओयोंग ने कहा अगर माफी मांगोगे तो मैं 10 गुना और खरीदूंगा। मजबूर होकर यांग दाओ ने सिर झुकाकर माफी मांगी। शाओयोंग ने उसे चेतावनी दी कि दोबारा किसी को हल्के में मत लेना। फिर यांग दाओ ने पूछा इतना सामान क्यों खरीद रहे हो? शाओयोंग ने सीधा कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, मुझे बस बड़ा स्टॉक चाहिए। यांग दाओ ने कहा कि शायद स्टोर काफी नहीं होगा। शाओयोंग ने पूछा क्या किसी जगह का पता है जहां और मिल सके? यांग दाओ ने कहा हाँ,
और एक बंदे का नाम लिया, शांग, जो बड़े लेवल की डीलिंग करता था। कुछ देर बाद यांग दाओ ने बताया कि उसने उसके लिए बड़ा सप्लाई ढूंढ लिया है। शियाओ योंग ने सोचा कि यांग दाओ अभी भी पहले जैसा है, सिर्फ कमीशन का भूखा, और ये शांगजा भी कोई क्रिमिनल ही निकलेगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, बस सामान मिलना चाहिए। दोनों एक बड़े वेयर हाउस पहुंचे। शांगजा गाड़ी ऐसे चला रहा था जैसे किसी को कुचल ही देगा, कपड़े लत्ते भी ओवरशो ऑफ वाले। शियाओ योंग ने सोचा, क्या ही बढ़िया बंदा होगा ये। शांगजा स्मोकिंग करता है और धुआं सीधे उनके चेहरे पर फेंका। उसने पूछा, यही है बड़ा कस्टमर? यांग दाओ ने हाँ कहा और बताया, ये उसका पुराना स्कूलमेट है। शांगजा ने दिखावे में याद करने का नाटक किया और बोला, ये तो स्कूल में बड़ा बदमाश था। फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे कपड़े नकली ब्रांड तो नहीं? मुझे ऐसे नकली रईस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। शियाओ योंग ने शांत होकर कहा, ये बातें करने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ खरीदने आया हूँ, बहस करने नहीं। लेकिन शांगजा ने उकसाना शुरू कर दिया और यांग दाओ पर भड़कने लगा कि क्या ये सच में बड़ा कस्टमर है या टाइम वेस्ट। यांग दाओ ने समझाया कि उसके पास सच में पैसे हैं। शांगजा ने फिर भी शक जताया और कॉलर पकड़कर रिस्पेक्ट मांगी। शियाओ योंग ने ठंडे दिमाग से कहा, तू तो बस छोटा मोटा कीड़ा है। ये सुनकर शांगजा भड़क गया और धमकाने लगा। शियाओ योंग ने कहा, पहले ये नकली जैकेट उतार और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर। जब शांगजा को पता चला कि उसने एक ही सुपरमार्केट ट्रिप में 1 मिलियन से ज्यादा खर्च कर डाला है, तो वह शॉक हो गया। शियाओ योंग ने साफ कहा कि वो मजाक करने नहीं आया। उसने ऑफर दिया कि वो 5 मिलियन एक साथ ट्रांसफर कर सकता है, बस सामान असली होना चाहिए और घर पर ट्रक से डिलीवर होना चाहिए। शांगजा ने पूछा, किस तरह का सामान चाहिए? शियाओ योंग बोला, चावल, तेल, नमक, ड्रिंक्स और कोई भी लॉन्ग लास्टिंग फूड। शांगजा बहुत खुश हुआ और सोचा, आज तो जैकपॉट लग गया, पुराने एक्सपायर्ड स्टॉक को भी ठेल दूंगा। वेयर हाउस के अंदर उसने 10% डिस्काउंट ऑफर किया, लेकिन शियाओ योंग ने ध्यान से सब देखा और पाया कि काफी सामान एक्सपायर्ड है। उसने साफ कहा कि प्राइस क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। शांगजा ने 50% डिस्काउंट पर एक्सपायर्ड सामान ऑफर किया, लेकिन शियाओ योंग ने मना किया और कहा कि वो कचरे के लिए पे नहीं करेगा। उसने कहा कि वो पूरा 5 मिलियन सिर्फ अच्छे सामान पर लगाएगा, लेकिन फिर भी उसने बोला कि एक्सपायर्ड सामान भी ले लेगा, लेकिन उसका पेमेंट अगले महीने करेगा। शांगजा ने शक से पूछा कि उसे एक्सपायर्ड सामान क्यों चाहिए। शियाओ योंग ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, और धीरे से बोला, कुछ ही दिनों में ये एक्सपायर्ड सामान सोने से भी कीमती होगा। शांगजा और पूछने लगा तो शियाओ योंग ने उसे चुप करा दिया और बोला कि डिलीवरी एड्रेस भेज दूंगा, बस अपना काम कर। इसी बीच शियाओ योंग को एक और बिजनेस कॉल आया और उसे महसूस हुआ कि वो बड़ा आदमी बनता जा रहा है। उसने शांगजा से कहा कि सब कुछ हैंडल करे, क्योंकि उसे और काम निपटाने हैं। उसके जाते ही यांग दाओ ने शांगजा से कहा, कितना बड़ा कस्टमर था ना? शांगजा ने हाँ कहा, लेकिन मान गया कि वो समझ नहीं पा रहा कि शियाओ योंग इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। कुछ टाइम बाद शियाओ योंग ने फिर डील क्लोज की, उसी घर के साथ जो वो पहले उस बूढ़े आदमी को बेच चुका था। इस बार एक नया बायर आया जिसने 4 लाख एडवांस देने को तैयार था, जबकि घर 3 महीने बाद ही खाली मिलना था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त शियाओ योंग ने बूढ़े से पूछा, इतनी जल्दी क्यों बेच रहे हो? बूढ़े ने कहा कि उसकी पोती का स्कूल ट्रांसफर हो रहा है और ये लोकेशन उनके लिए परफेक्ट है। उसने हाथ जोड़कर प्राइस न बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। शियाओ योंग ने उसे भरोसा दिलाया कि वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा, हालांकि अगर चाहता तो कर भी सकता था। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बूढ़े ने उसका धन्यवाद किया, वादा किया कि अब उसे परेशान नहीं करेगा। शियाओ योंग ने सोचा कि वो बूढ़ा आदमी सच में बहुत ज्यादा नेकदिल और नर्म मिजाज है। ऐसा इंसान अपोकलिप्स में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। जाने से पहले शियाओ योंग ने उससे उसका करंट एड्रेस भी पूछ लिया। कुछ दिनों बाद वो अपना बिजनेस संभाल रहा था, तभी छोड़ी हुई फैक्ट्री का रेनोवेशन लगभग खत्म हो गया था। इंजीनियर ने बताया कि 70 से 80% काम पूरा हो चुका है। दरवाजे पूरी तरह से मजबूत कर दिए गए थे और वेयर हाउस अब साफ सुथरा और बड़ा दिख रहा था। शियाओ योंग ने संतोष से कहा कि बहुत बढ़िया है और शांग जेड को कॉल करके कहा कि अब सप्लाई लाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद कई ट्रक्स उस फैक्ट्री वेयर हाउस में सामान उतारने लगे। बहुत से वर्कर्स आए और सबको अरेंज करने लगे, क्योंकि शियाओ योंग ने स्पीड डिमांड की थी। उसे सब तैयार चाहिए था अपोकलिप्स शुरू होने से पहले। समय काफी नजदीक था और शियाओ योंग खुद लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा था, सामान को अलग अलग कैटेगरी में बांट रहा था, जैसे फूड, सब्जियां, मछली और मीट। पूरा दिन निकल गया और शाम को काम खत्म हुआ। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने आखिरकार 10 साल का सामान इकट्ठा करने का मिशन पूरा कर लिया। सिस्टम स्टोर चेक करते हुए उसे एक नया बॉक्स दिखा। पहले वाले लेवल 1 अपोकलिप्स फार्मर बॉक्स के अलावा अब एक स्किल अवेकनिंग बॉक्स भी था। उसे लगा कि किस्मत बहुत मेहरबान है, अपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही ये मिल गया। बिना देर किए उसने अवेकनिंग बॉक्स खरीदा और उसे मिला माइंड्स आई लेवल 1। ये स्किल उसे लोगों की दुश्मनी और हॉस्टिलिटी डिटेक्ट करने की पावर देती थी। शियाओ योंग ने सोचा, ये तो बेहद काम का स्किल है, अब उसे साफ पता चलेगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे बचना। इसके तुरंत बाद नया मिशन सामने आया, आर्मेड टूथ टीथ, जिसमें उसे जितना हो सके उतना हथियार जुटाना था। इनाम में 10 पॉइंट्स और एक रैंडम आइटम था। शियाओ योंग के लिए ये परफेक्ट था, क्योंकि वो पहले से यही करने की सोच रहा था। उसी रात वो ब्लैक मार्केट पहुंचा। उसे बड़ा अजीब लगा कि वहाँ लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई नॉर्मल मार्केट हो, कोई चेहरा नहीं छुपा रहा था। खुलेआम लोग ड्रग्स और हथियार बेच रहे थे। उसी भीड़ में एक बार फिर शियाओ योंग भी था। इस बार एक जेड ब्रेसलेट की डील होते दिख रहा था, जिसे क्यूई जिंग को असली समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही थी, जबकि वो चोरी का या नकली ही था। शियाओ योंग, जो हथियार खरीदने आया था, घृणा से देख रहा था और सोच रहा था कि उसने भी अपने पुराने दिनों में शेडी डील्स की थी। उसे अफसोस हुआ कि क्यूई जिंग जैसे लोग आसानी से ठग लिए जाते हैं। अपने काम पर फोकस रखते हुए शियाओ योंग आखिरकार हथियारों की शॉप तक पहुंचा। वहां रखी चाकुओं को देखा, लेकिन उसने सेलर से पूछा कि क्या कुछ और हैवी नहीं है। जवाब में दुकानदार ने बस उसे एक चाकू शार्प करने वाला पत्थर फेंका और कहा, अगर और हैवी चाहिए तो खुद शार्प कर लो। शियाओ योंग संतुष्ट नहीं हुआ और बोला कि उसे और पावरफुल चीज चाहिए। सेलर शक में पड़ गया और पूछा कि कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने तो नहीं आया। तभी शियाओ योंग ने शॉप के क्यूआर कोड से 2 लाख ट्रांसफर कर दिए और कहा, मैं सच में खरीदने आया हूँ। ये देखकर सेलर थोड़ा भरोसे में आया और अपनी दुकान किसी और को सौंपकर शियाओ योंग को अंदर प्राइवेट जगह ले गया। वहां उसने एक सिंपल रिवॉल्वर दिखाया और कहा, 2000 में ले लो, गोला बारूद सस्ता है। लेकिन शियाओ योंग ने मना कर दिया। उसने समझाया कि ये उसके काम का नहीं है, उसे असली हथियार चाहिए। उसने ये भी बताया कि 2 लाख बस एडवांस है, टोटल 10%। असल में वो 2 मिलियन तक हथियार और गोला बारूद खरीदना चाहता है। ये सुनकर सेलर हैरान हो गया और सतर्क भी। उसने पूछा, तुम काम क्या करते हो? शियाओ योंग ने कहा, आमतौर पर मैं ऐसे छोटे काम खुद नहीं करता, मेरे लोग करते हैं, लेकिन अब टाइम बदल रहा है और मैं चाहता हूँ तुम और सवाल मत पूछो। सेलर ने हामी भर दी और कहा कि उसने सही आदमी ढूंढ लिया है। उसने शियाओ योंग से लिस्ट लिखने को कहा और एक एड्रेस दिया। बोला कि अगली रात मिडनाइट पर वहां पहुंचना और सारे पैसे साथ लाना। दुकान से निकलते वक्त शियाओ योंग को सेलर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ विदा किया। बाहर निकलकर वो फिर ब्लैक मार्केट में घूम रहा था और सोच रहा था कि यहाँ हमेशा वही चेहरे नजर आते हैं। लोग हथियारों से लेकर नकली ज्वेलरी तक सब बेचते हैं। उसे पता था कि कई लोग वो फेक ज्वेल्स सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए लेते हैं, जैसे क्यूई जिंग। शियाओ योंग ने मौका देखकर अपने माइंड साई को टेस्ट किया। उसने सेलर को चेक किया और देखा कि वो शांत और डील से खुश है। लेकिन जब उसने दूसरे बायर को देखा जो उसे घूर रहा था,
तो उसके सिर पर साफ साफ हॉस्टिलिटी का आइकन चमक रहा था। शियाओ योंग को ये पावर बेहद काम की लगी, क्योंकि अब उसे सीधे पता चल रहा था कि खतरा किससे है। नकली ज्वेलरी की डील को देखते हुए उसने सोचा, कितने घटिया लोग हैं जो बिना शर्म दूसरों को चीट करने के लिए तैयार रहते हैं। दुकानदार ने देखा कि माहौल अचानक टेंशन से भर गया है और उसने शियाओ योंग से पूछा कि क्या वो उस कस्टमर को जानता है। शियाओ योंग ने कहा, हाँ, वो तो उसका दुश्मन ही है। दुकानदार ने वादा किया कि वो उसे सबक सिखाएगा, लेकिन शियाओ योंग ने साफ कहा कि उसे मारना मत, क्योंकि उसके लिए कुछ प्लान्स हैं। इसके बाद शॉप के लोग उस हॉस्टाइल कस्टमर के पीछे गए। बेचारा डर के मारे सफाई देने लगा, लेकिन आखिरकार उसे ब्लैक मार्केट से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। पूरा शरीर चोटों और बूट के निशानों से भरा हुआ। जाते जाते वो बड़बड़ाता रहा कि ये सब शियाओ योंग की वजह से हुआ है और एक दिन वो जरूर बदला लेगा। 2 दिन बाद शियाओ योंग के बेस पर आखिरकार उसके हथियार पहुंच गए। मिशन आर्म टू द टीथ पूरा हो गया और सिस्टम से उसे 10 पॉइंट्स और मिले। अब टोटल 20 हो गए थे। उसके पास अब पिस्तौलें थी, सबमशीन गन्स थी, ढेर सारा गोला बारूद था और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में उसे मिला लेवल 2 फिजिकल एनहांसमेंट पोशन। शियाओ योंग बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि इस पोशन का असर स्टोर में मिलने वाले पोशन से डबल था। बिना हिचकिचाए उसने इसे पी लिया। सिस्टम चेक करते हुए उसे पता था कि एक नॉर्मल आदमी के पास लगभग 5 फिजिक पॉइंट्स होते हैं। इस पोशन से उसे 2 पॉइंट्स मिले और उसकी ताकत सीधे 40% बढ़ गई। और आगे बढ़ने के लिए उसने एक और लेवल 1 पोशन खरीदा और उसे भी यूज कर लिया। अब उसके पास 8 फिजिक पॉइंट्स थे, यानी एक आम आदमी से 60% ज्यादा स्ट्रेंथ। उसने टेस्ट करने के लिए एक स्टील की रॉड उठाई और एक ही किक में उसे न सिर्फ मोड़ दिया बल्कि दीवार में घुसा भी दिया। संतोष से उसने सोचा कि अब इस ताकत के साथ वो किसी से भी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा, चाहे इंसान हो या ज़ॉम्बी। हथियार ज्यादा जगह नहीं घेरते थे, तो उसने सबको स्पेशल रिंग में स्टोर कर दिया। उसे याद आया कि परसों से अपोक्लिप्स शुरू होने वाला है और उसने मन ही मन चेक किया कि और क्या तैयारियां करनी है। तभी उसे याद आया उस बूढ़े इंसान की, जो हमेशा उससे अच्छा बर्ताव करता था। इतना सब झेलने और इंसानों की गद्दारी जानने के बाद भी शियाओ योंग उस इंसान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि उसे भी कुछ जरूरी सामान भेज देगा ताकि उसकी सर्वाइवल चांस बढ़ जाए। ये एक तरह से उसका शुक्रिया अदा करना भी था, क्योंकि पहले वही उसकी मदद कर चुका था। अगली सुबह शियाओ योंग उस बूढ़े आदमी के घर गया। जीपीएस का शुक्र था, वरना वो छोटा सा घर ढूंढना काफी मुश्किल था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सोचा कि बूढ़े की तबीयत सच में अच्छी नहीं है, इसलिए तो वो इतना बेचैन था घर बदलने के लिए। दरवाजा खटखटाने से पहले ही शियाओ योंग ने सोचा कि शायद सामान बाहर ही रख देना सही रहेगा, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहता था कि ये सब रिंग से कैसे निकाला। उसने ध्यान से सारे बॉक्स बाहर निकाले और जमीन पर रख दी। दरवाजा खुला तो बूढ़े ने वैसा ही एक्सप्रेशन दिया जैसे कोई किराया मांगने आया हो, लेकिन सामने इतने सारे बॉक्स देखकर वो हैरान रह गया। उसने उलझन में पूछा कि ये सब क्या है। शियाओ योंग ने बस इतना कहा कि बाद में समझा देगा, अभी जल्दी सब अंदर रख लो वरना पड़ोसी देख लेंगे। अंदर ले जाने के बाद बूढ़े ने कहा कि जवानों में सच में कितनी एनर्जी होती है, जबकि वो तो अब उम्र के कारण 2-4 बॉक्स भी नहीं उठा सकता। शियाओ योंग ने घर का जायजा लिया और देखा कि दरवाजा काफी मजबूत है। फिर उसने बूढ़े से कहा कि इन सप्लाईज का सही इस्तेमाल करना, ये कम से कम आधा साल निकालने के लिए काफी होंगी। उसने चेतावनी दी कि कल से दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। तभी उसकी नजर एक फोटो पर गई जो टेबल पर रखा था। उसमें बूढ़ा और एक लड़की थी। शियाओ योंग ने पहचान लिया, वो उसकी पिछली जिंदगी की दोस्त शान शान थी। हैरानी से उसने पूछा, क्या आपकी पोती का नाम सच में शान शान है? बूढ़े ने हाँ कहा और उल्टा पूछा कि वो कैसे जानता है, क्योंकि उसने पहले कभी ये बात नहीं बताई थी। शियाओ योंग ने पूछा कि वो अब भी कहाँ है। बूढ़े ने बताया कि वो अपने होम टाउन में पढ़ रही है और जैसे ही घर शिफ्टिंग का काम पूरा होगा वो उसे नई स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग तैयार हैं। शियाओ योंग को अपनी पिछली लाइफ याद आ गई। उसे साफ याद था कि शान शान खुद को गुनहगार मानती थी, क्योंकि उसके दादा उसे बचाने की कोशिश में मर गए थे। शुरुआत में वो स्कूल में फंसी हुई थी और बूढ़े ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इस बार शियाओ योंग ने ठान लिया कि ऐसा नहीं होगा। उसने बूढ़े से कहा कि अब वो घर नहीं बदलेगा और उसने प्रॉपर्टी बेचने का विचार भी छोड़ दिया है। उसने साफ कहा कि कल से दुनिया असली नर्क बन जाएगी। उस वक्त न घर मायने रखेगा न स्कूल, कुछ भी नहीं। अब सबसे जरूरी काम है शान शान को स्कूल से लाना। बूढ़ा हैरान होकर पूछने लगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। शियाओ योंग ने उसे समझाया, क्या तुम जानते हो अकाल झेल रहे देशों में लोग कैसे रहते हैं? सब भूख से तड़पते हैं, हर कोई मिजरी में होता है। कल से पूरी दुनिया वैसी हो जाएगी। और प्रूफ के तौर पर उसने अपना स्पेशल रिंग दिखाया। एक झटके में घर के सारे सामान को उसमें खींच लिया। बूढ़ा दंग रह गया और बोला, ये कैसी जादूगरी है? शियाओ योंग ने समझाया कि उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं और वो भविष्य देख सकता है। उसने कहा कि वो चाहता है कि बूढ़ा और शान शान दोनों जिंदा रहें, इसलिए उसे उसकी बात माननी होगी। उसने पूछा कि शान शान का स्कूल कहाँ है। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। बूढ़ा अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसके साथ चला। शियाओ योंग जल्दी में था, क्योंकि उसे पता था कि बहुत जल्द सब शुरू होने वाला है। उसने पूछा कि क्या बूढ़े को पता है पोती का डॉन कहाँ है। बूढ़े ने हाँ कहा और गाइड करने लगा। उधर स्कूल के गेट पर शान शान पर हमला हो रहा था। एक लड़की जो गुस्से में थी, क्योंकि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसका ध्यान शान शान पर था। उसने शान शान को जोरदार थप्पड़ मारा। शान शान ने समझाने की कोशिश की कि ये सब एक तरफा है। उसने खुद उस लड़के से साफ कह दिया था कि वो उसके साथ नहीं होगी, लेकिन दूसरी लड़की ने आकर उसे लात मार दी और बोली कि ये सब बहाने हैं। वो दोनों मिलकर उसे गालियां देती जा रही थी। तभी अचानक शियाओ योंग और उसका दादा पहुंच गए और उन्होंने सख्ती से कहा, पीछे हटो। लेकिन तब गुंडों का एक ग्रुप आ गया, जिनके हाथ में चाकू और बेसबॉल बैट्स थे। सिचुएशन खतरनाक हो गई। फिर भी बूढ़ा बिना झिझके उन पर टूट पड़ा। जब उनमें से एक लड़के ने उस पर बैट से वार करने की कोशिश की, शियाओ योंग ने बड़ी शांति से उसका स्विंग रोक लिया और बोला, क्या ऐसे बर्ताव करते हो तुम अपने बड़ों के साथ? शियाओ योंग की काम नजरों में उस भीड़ की पूरी नब्ज साफ पड़ी जा सकती थी। लड़के जो खुद को बदमाश समझ रहे थे उसे हल्के में ले रहे थे, जैसे वो कोई आसान शिकार हो। लेकिन उनकी पहली भूल वहीं हो गई। पहला अटैकर जब उसकी किक से उड़कर जमीन से टकराया, तभी बाकी दो की हंसी गायब हो गई। अब वो संभल कर आगे बढ़े। एक के हाथ में नाइफ और दूसरे के पास बैट था। शियाओ योंग पहले से ही पूरी तरह शांत था। उसकी रिफ्लेक्सेस अब फिजिकल एनहांसमेंट की वजह से और भी शार्प हो चुकी थी। बैट वाले का वार उसने आसानी से डॉज की और अगले ही पल उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसका सिर इतनी जोर से टकराया कि वो तुरंत बेहोश हो गया। नाइफ वाले का हाथ उसने मोड़ा और उसे भी जमीन पर धकेल दिया। शनशान पर हाथ उठाने वाली लड़कियां अब पूरी तरह शौक में थीं। शियाओ योंग उनके पास गया। लीडर को बिना एक वर्ड सुने सीधा थप्पड़ मारा। दूसरी लड़की को उसने बालों से पकड़कर गर्दन पर ब्लेड टिकाया, लेकिन हार्म करने के बजाय उसकी एक बड़ी लट काट दी। लड़की गुस्से से चीखी, लेकिन शियाओ योंग बस इतना बोला कि एक दिन तुम समझोगी, ये कट शायद तुम्हारी जान बचा ले। इसके बाद उसने शनशन की तरफ देखा और बोला,
चलो यहाँ से निकलते हैं। कार में बैठते ही शनशन की कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। वो पूछ रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं और तुम हो कौन? कार तेजी से आगे बढ़ी तो उसने प्रोटेस्ट किया कि वो ऐसे अपनी स्कूल छोड़कर नहीं जा सकती। दादाजी ने वही समझाने की कोशिश की जो श्योयोंग पहले उन्हें बता चुका था कि अब फैमिन और मिजरी का टाइम आने वाला है, लेकिन शानशान को भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने दादा को फिर से टोका कि वो हमेशा ऐसी बातें सुनकर फंस जाते हैं। इस बार बूढ़े ने जोर देकर कहा कि ये सब सच है। श्योयोंग ने कामली बीच में कहा कि स्कैम कोई नहीं है, ये सब बातें उसने खुद बताई थी। शानशान ने घबराकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? श्योयोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे ब्रदर शिया बुला सकती हो। उसने उसकी मदद के लिए थैंक्स तो बोला, लेकिन अब भी सब कुछ उसे अजीब लग रहा था। वो जानना चाहती थी कि ये फैमिन आखिर है क्या। श्योयोंग ने एक्सप्लेन किया कि फैमिन बस एक शब्द है जिससे उसने उसके दादा को समझाया था। असली चीज है अपोकलिप्स। ये सुनकर शान के होश उड़ गए। उसने कहा कि अपोकलिप्स बहुत जल्दी शुरू होगा, बस कुछ सेकंड्स में। उसने उसे फोन चेक करने को कहा। शान ने फोन खोला तो पहले ही न्यूज वीडियो में दिख रहा था कि सबवे में कोई आदमी रैबिट जानवरों की तरह दूसरों को काट रहा है। एक के बाद एक नए वीडियोस आने लगे जहां लोग बेहोश होकर ज़ॉम्बीज जैसे रूप ले रहे थे। श्योयोंग ने गंभीर टोन में कहा, ये बस शुरुआत है, कल से असली अपोकलिप्स शुरू होगा। उसने एक्सप्लेन किया कि जल्द ही प्रोविंस बी समेत कई जगहों पर टॉक्सिक मिस्ट फैल जाएगी। ये धुंध हर लिविंग बीइंग को इन्फेक्ट कर देगी। कुछ लोग सीधे ज़ॉम्बी में बदलेंगे और जो नहीं बदलेंगे वो इन ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे और फिर से ज़ॉम्बी बन जाएंगे। शान ने कहा कि उसने ज़ॉम्बी सिर्फ मूवीज और गेम्स में देखे हैं। श्योयोंग ने कोल्ड टोन में कहा, अब तुम्हारे सामने असली दुनिया बदलने वाली है। जो तुम्हें फिक्शन लगती थी वो कल से हकीकत होगी। बात करते करते ट्रैफिक अचानक जैम हो गया। इमरजेंसी लेन भी ब्लॉक थी। श्योयोंग का चेहरा सख्त हो गया। उसे पता था कि अगर यही हाल रहा तो ज़ॉम्बीज के झुंड उन तक पहुंच सकते हैं। तभी एक काली कार ने उनकी गाड़ी को साइड स्विप किया और इमरजेंसी लेन से जबरदस्ती निकलने लगी। श्योयोंग गुस्से में आ गया और कार को डिलिबरेटली ब्लॉक करने लगा। दोनों ड्राइवर्स में गाली ग्लौज होने लगी। लगभग 1 घंटे बाद जब ट्रैफिक क्लियर हुआ, वही ब्लैक कार फिर से उनके सामने आई और ओवरटेक करने की कोशिश की। शनशन ने वार्न किया और दादाजी ने कहा इग्नोर करो, लेकिन श्योयोंग ने कोल्डली रिप्लाई किया कि नॉर्मल टाइम में छोड़ देता, लेकिन अब नहीं। अगले ही पल उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार को जोर से टक्कर मारकर शोल्डर में धकेल दिया। ड्राइवर गुस्से से बाहर आया, प्लेट नंबर लिखने की कोशिश की, लेकिन श्योयोंग पहले ही गायब हो चुका था। रात देर से वो लोग आखिरकार बेस पहुंचे। शनशन और उसके दादा उसकी फोर्ट्रेस देखकर स्टंड रह गए। श्योयोंग ने कहा कि अब आराम करो, कल बहुत काम है। अगली सुबह कॉफी पीते हुए उसने फोर्ट्रेस का टूर करवाया। शनशन ने कहा कि उसे बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई और अच्छा लग रहा था कि अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। श्योयोंग ने समझाया कि वॉल्स आर्मर्ड और रीइंफोर्स्ड हैं। गेट 3 सेंटीमीटर थिक प्योर स्टील का है और डिजिटली कंट्रोल होता है। परमिशन के बिना यहाँ कोई इनसाइड नहीं आ सकता, उसने साफ कहा। शनशन ने पूछा कि अगर सर्वाइवर्स हेल्प मांगने आए तो क्या होगा। श्योयोंग उसे बाहर लेकर गया और बोला, अपोकलिप्स में इंसान का दिल अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। जब सोसाइटी कोलैप्स होगी, लोग अपनी असली नेचर दिखाएंगे, सेल्फिशनेस और क्रूरल्टी। उसने टेम्परेरी शेल्टर दिखाया जो फोर्ट्रेस के बाहर था और बोला कि सर्वाइवर्स वहीं रह सकते हैं, लेकिन अंदर आने की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। फिर उसने फूड स्टोरेज दिखाया और सेक्शंस एक्सप्लेन किए। अंदर जाने से पहले उसने माइंड आई से दोनों को चेक किया और देखा कि वो सच में उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद उसने स्पेशल रिंग से क्रेट्स भरकर वेपन्स निकाले और कोल्डली कहा, अपोकलिप्स में आर्ममेंट ही सर्वाइवल की असली गारंटी है। सब कुछ कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी था ताकि हथियार गलत हाथों में न पड़ जाएं। दादाजी ने तुरंत उसकी बात से सहमति जताई। तभी श्योयोंग के सिस्टम में एक नया मिशन पॉपअप हुआ। कंडीशन थी शासन से मिलना और अब एक नया टास्क सीरीज ट्रिगर हो गया, ओल्ड कंपेनियन। अगला मिशन था उसके पुराने साथी जंगची को बचाना, जिसके बदले उसे 20 पॉइंट्स मिलने वाले थे। सिस्टम में एक बड़ा एरो दिखाई दिया जो सीधा जंगची की लोकेशन बता रहा था। उसी समय श्योयोंग ने दोनों से कहा कि उसे तुरंत जाना होगा ताकि किले के लिए एक और आदमी भर्ती कर सके, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छे से याद रखनी होगी, बिना परमिशन कोई भी किले में दाखिल नहीं होगा और हथियार पूरी तरह सख्त निगरानी में रहेंगे। इधर एक करोके बार में जंगी अपने दोस्तों के साथ गाना गा रहा था और शराब पीकर मस्ती कर रहा था। कुछ देर बाद वह एक दोस्त के साथ बाहर निकला, वॉशरूम और नई ड्रिंक्स लेने। कॉरिडोर में अचानक एक लड़की उसे टकरा गई। गलती लड़की की थी, फिर भी जंगी ने माफी मांग ली, लेकिन लड़की के साथ आया लड़का भड़क गया। उसने जंगी को धक्का दिया और बोला कि आंखें खोलकर चला कर। जंगी का दोस्त बोला सब ठीक है और वो आदमी पागल लगता है, बेवजह लड़ाई करना चाहता है। उस आदमी ने गुस्से में दोस्त को भी पकड़ लिया और कॉलर से झकझोर दिया। तभी एक कारोके का कर्मचारी बीच बचाव करने आ गया और बोला कि सब बंद करो। वो आक्रामक आदमी कर्मचारी पर ही चिल्ला पड़ा, मुझे छूकर तू बेइज्जती कर रहा है। कर्मचारी शांत रहा और बोला कि बाहर निकलो, बाकी मैं देख लूंगा। इतने में जंगी और उसका दोस्त चुपके से निकल गए। जब वे कमरे में लौटे तो दोस्तों ने पूछा क्या हुआ। दोस्त ने बताया कि अभी अभी गलियारे में झगड़ा होते होते बचा। जांगची ने बात टाल दी और बोला कि सब खत्म हो गया, अब मजे करो। लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होना था। थोड़ी देर बाद वही आक्रामक आदमी वापस आया, इस बार पूरी गैंग के साथ। यहाँ तक कि वो कर्मचारी भी जिसने झगड़ा छुड़ाया था अब बुरी तरह पिटा हुआ उनके साथ था। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ डाला। गैंग लीडर ने सीधा इशारा करके बोला, अब हिसाब अलग तरीके से होगा। जैंगची का एक दोस्त घबराकर पूछ बैठा, क्यों कर रहे हो ये सब? लेकिन जवाब देने की जगह लीडर ने विस्की की बोतल उसके सिर पर तोड़ दी। दोस्त वहीं गिर पड़ा। जैंगची चिल्लाया, चोंग, और उसे बचाने दौड़ा। बाहर श्योयोंग करोके बार पर पहुंच चुका था। उसने सोचा, एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड, दुनिया खत्म होने वाली है और ये कमीना यहाँ गाना गा रहा है। कमरे के अंदर बोतल फोड़ने के बाद आक्रामक आदमी ने अपनी गर्ल से पूछा, अब ठीक लगा? लड़की बोली, नहीं, टकराया वो दोस्त नहीं था, असली जंगची था। गैंग लीडर ने सीधे जंगची पर उंगली कर दी। चोंग दोस्त उठने की कोशिश करता है मगर उसे फिर से सिर पर चोट लगती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर जंगची का गुस्सा फूट पड़ा और उसने गैंग के गुंडों से सीधी लड़ाई शुरू कर दी। इसी बीच कराओके का कर्मचारी अचानक अजीब तरह से बीमार होने लगा। लड़ाई के दौरान उसने एकदम से ज़ॉम्बी का रूप ले लिया। उसका पहला शिकार गैंग का ही एक सदस्य बना जिसकी गर्दन उसने नोच डाली। चारों तरफ हड़कंप मच गया। उसने एक और को काट लिया और पूरे कमरे में दहशत फैल गई। तभी कोई मजबूत हाथ उसे रोकता है, शायोयंग। उसने ज़ॉम्बी को पकड़कर बड़े स्क्रीन पर दे मारा और आदेश दिया, सब चुप रहो। लोग हैरान थे कि उसने सिर्फ एक हाथ से उस दानव को रोक लिया। गैंग लीडर घबराकर बोला, ये कमीना है कौन? शायोयंग ने नजरें जंगची पर टिकाई और पूछा, तुम्हें काटा तो नहीं? जंगची हक्का बक्का रह गया और बोला, ना नहीं, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। शायोयंग ने ठंडे अंदाज में कहा, फॉलो मी, डिटेल्स बाद में समझाऊंगा। गैंग लीडर फिर उछला और बोला, ये खत्म नहीं हुआ। तभी जो आदमी पहले काटा गया था वह चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह संक्रमित हो चुका है। शायोयंग ने बिना वक्त गंवाए उसे उठाकर पास के कमरे में फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने सोचा, कम से कम अब तक तो ये ज़ॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते। फिर उसने जंगची की तरफ मुड़कर कहा, किसे नीचे ले जाना चाहते हो? जंगची उलझन में पड़ गया और बोला,
हम सच में एक दूसरे को जानते हैं? मगर सवाल अधूरा ही रहा, क्योंकि गैंग का एक और गुंडा उस पर टूट पड़ा। शाओयोंग ने उसे पकड़कर सीधे उसके चेहरे को कांच की मेज पर दे मारा। एक और संक्रमित ने हमला किया, लेकिन शाओयोंग ने उसे एक ही पंच में बेहाल कर दिया। बाकी लोग दहशत से जम गए। शाओयोंग ने शांति से पूछा, और कोई रह गया लड़ने वाला? कोई आवाज नहीं आई। उसने जेंगची से कहा, हमें तुरंत निकलना होगा। बाहर निकलते वक्त शाओयोंग ने गैंग को भी रोक दिया और बोला, तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की थी। उसने गैंग लीडर को पकड़कर जबरदस्ती फिर उसी कमरे में बंद कर दिया जहां ज़ॉम्बी थे। बाहर से चीखें सुनाई देने लगी। एक कर्मचारी दौड़कर आया और पूछा, क्या हो रहा है? शाओयोंग ने सख्ती से कहा, दरवाजा मत खोलना, अंदर लोग रैबीज से संक्रमित हैं, पुलिस को बुलाओ। कर्मचारी डर गया, मगर बोला कि पुलिस कॉल करेगा। शाओयोंग वहां से ग्रुप को लेकर तुरंत निकल गया। पीछे एक और कर्मचारी आया और पूछा, इतना क्या हुआ? पहले वाले ने कहा, अंदर लोग रैबीज से संक्रमित हैं। दोनों भागे और सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरे देखे। स्क्रीन पर जो नजारा दिखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। अंदर ज़ॉम्बी एक दूसरे को नोच खा रहे थे। सिक्योरिटी हेड ने तुरंत पुलिस को बुलाने का आदेश दिया। इधर शाओयोंग ग्रुप को लेकर काफी दूर जा चुका था। उसे पता था कि वो जगह अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कार में बैठते ही जंगची ने गहरी सांस लेकर शाओयोंग का शुक्रिया अदा किया और पूछा, तुम आखिर हो कौन? शाओयोंग ने बस इतना कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम्हें बचाने के लिए हायर किया गया है, बाकी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जंगची के एक दोस्त ने पूछा, ये रेबीज वाली बात तुमने बोली थी, लेकिन ऑनलाइन तो सब कहते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। शाओयोंग ने सीधा पलटकर जवाब दिया, तो जो अभी तुमने अपनी आंखों से देखा वो कोई इल्यूजन था क्या? फिर दूसरे ने पूछा, कोई दवा, कोई क्योर है क्या इसका? शाओयोंग ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, इस डिजास्टर का कोई इलाज नहीं, ये हर घंटे और बदतर होता जाएगा। गाड़ी शहर की सड़कों से गुजर रही थी और बाहर का नजारा और भी डरावना था। लोग एक दूसरे पर टूट रहे थे, काट रहे थे, इन्फेक्शन फैल रहा था और क्योस हर तरफ था। शाओयोंग ने सबको चेतावनी दी, बहुत जल्द हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अगर सर्वाइव करना है तो मेरी कमांड बिना सवाल माने चलनी हो। उसी वक्त सिस्टम सामने आया। मिशन रेस्क्यूड कंपेनियन पूरा हो चुका था। वॉल्यूम 1 कंप्लीट और उसे 20 पॉइंट्स मिल चुके थे। शाओयोंग ने सोचा कि अब सिस्टम शॉप चेक करनी चाहिए। 3 मेन बॉक्सेस अवेलेबल थे, लेवल 1 पोस्ट अपोकैलिप्टिक फार्मर बॉक्स, लेवल 1 सप्लाई बॉक्स और लेवल 1 वेपन्स बॉक्स। हर एक की कीमत 2 पॉइंट थी। वो सोचने लगा कि तुरंत खरीद ले या मैनुअल रिफ्रेश कर। किसी भी हाल में ये बॉक्स उसके लिए फ्यूचर में बहुत काम के होने वाले थे। उसने तय किया कि किले पर लौटने के बाद इस पर फोकस करेगा। लेकिन इस समय एक और बड़ी समस्या सामने थी। उसे नहीं पता था कि किस पर भरोसा किया जाए। उसे अच्छे से याद था कि पिछली जिंदगी में जंगी के दोस्तों में से किसी एक ने उसे बिट्रे किया था। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में शाओयोंग का पूरा डॉम उजड़ गया था। सब मारे गए, सिर्फ जंग बचा था। लेकिन आज तक उसे नहीं पता चला कि 3 दोस्तों में से गद्दार कौन था। उधर क्विजिंग की बातचीत चल रही थी शूसांग से। वह डरी हुई थी और बार-बार पूछ रही थी कि जिन सप्लाईज का उसने वादा किया था वो कहाँ हैं। बाहर पूरा माहौल केओस से भरा था और उसके पास तो हिम्मत भी नहीं थी कि किसी सुपरमार्केट में कदम रखे। शूसांग ने कहा कि वो सप्लाईज जल्द भेज देगा, बस इस समय दूसरे काम संभाल रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई और क्विजिंग बुरी तरह चौंक गई। उसने पीपहोल से झांका तो राहत मिली कि ये बस शुया थी। उसने हंसकर कहा, यार दिल का दौरा पड़ जाता लगभग। शुया ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर वाले बूढ़े को आज सुबह ही पुलिस और एम्बुलेंस लेकर चली गई, तभी तो बिल्डिंग में इतना हंगामा मचा था। लेकिन शुया ने यह भी जोड़ा कि ये इन्फेक्शन उतना खतरनाक नहीं लग रहा जितना लोग कह रहे हैं। दोनों फिर से सप्लाईज की बात करने लगे। क्विजिंग को शूसंग पर कोई भरोसा नहीं था। शुया ने कहा, मैंने पहले ही बोला था उस पर ट्रस्ट मत करना। और सुनो, शाओयोंग के पास इतना बड़ा फूड स्टॉकपाइल है कि पेंडेमिक में वो अकेला अमीर बन सकता है। क्विजिंग चौंक गई, तुम्हें ये कैसे पता? शुया ने कहा, मैं कुछ दिनों से शाओयोंग को ऑब्जर्व कर रही हूँ। उसके लिए ट्रक भर भर कर सप्लाईज अनलोड किए गए हैं। मुझे पूरा शक है कि शाओयोंग को पेंडेमिक के बारे में पहले से सब पता था। शुया ने सख्ती से कहा कि अगर अभी डील नहीं की तो बाद में जब वो प्रॉफिट कमाने लगेगा तब उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उधर शाओयोंग अपने ग्रुप के साथ बेस पहुंच चुका था। जंग किले का आकार देखकर दंग रह गया। शाओयोंग ने मुस्कुराकर कहा, सबकी यही पहली रिएक्शन होती है। चोनचन और उसके दादाजी ने चैन की सांस ली और कहा कि वे खुश हैं कि आखिरकार सुरक्षित वापस आ गए। उन्होंने पूछा कि सब ठीक है ना? शाओयोंग ने कहा, जंग और जंग दोनों ठीक हैं। अब मैं तुम्हें नए सदस्यों से मिलवाता हूँ। उनमें सबसे अहम जंग और उसके दोस्त थे। सबका इंट्रोडक्शन कराया गया और चोनचान ने उनका स्वागत किया। शो ने कहा कि शन उन्हें फोर्ट्रेस घुमाए और नियम समझाए। शंग ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन न्यूकमर्स में से एक, जो कोने में चुपचाप बैठा था, उसने अचानक पूछा, क्या हमें हथियार मिल सकते हैं? हम भी डिफेंस में मदद करेंगे। शाओयोंग ने बस एक ठंडी नजर उसकी तरफ डाली। जंग के भारी भरकम दोस्त ने तुरंत टोका, इतनी जल्दी हथियार मांगना ठीक नहीं, पहले भरोसा बनाओ। शाओयोंग ने सबको भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों में उन्हें भी हथियार दिए जाएंगे। फिर उसने देखा कि चोंग की हालत बहुत खराब है तो तुरंत उसे इन्फर्मरी में भेजने का आदेश दिया। बाद में जंग और उसके दोस्त नहाकर थोड़ा फ्रेश हुए और आपस में बातें कर रहे थे। तभी यिमिंग ने सवाल उठाया, हमारे दोस्त ने हथियार मांगना क्यों छोड़ दिया? इस हालत में हमें अपना बचाव करने का पूरा हक है। दूसरे दोस्त ने कहा, लेकिन वो शाओयोंग ही था जिसने हमें बचाया है, ये सही नहीं होगा। यिमिंग ने गुस्से में कहा, वो आदमी झूठ बोल रहा है। उसने कभी नहीं बताया कि किसने उसे हायर किया और चोंग को लेकर भी उसका बर्ताव अजीब था। शाओयोंग बार-बार कह रहा था कि चोंग को मॉनिटर करना जरूरी है, लेकिन दोस्त डर रहे थे कि कहीं वो उसकी हालत का फायदा न उठा ले। यिमिंग ने और भी काला शब्द जताया, क्या पता वो चोंग के ऑर्गन्स बेच दे, हमें पहले कदम उठाना होगा। एक और दोस्त हिचकिचाया और बोला, क्या सच में हम उसका एहसान ऐसे चुका देंगे? लेकिन यिमिंग ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, दुनिया को बिट्रे करना बेहतर है बजाय इसके कि दुनिया हमें बिट्रे करे। मेरा इरादा साफ है, इस फोर्ट्रेस पर कब्जा करना और कंट्रोल अपने हाथ में लेना। वैसे भी बिसाइड्स अस और शाओयोंग बस एक छोटी सी लड़की और एक बूढ़ा है। उसने लड़की पर एक गंदी सी कमेंट कर दी जिससे पूरे ग्रुप का माहौल भारी हो गया। टेंशन कम करने के लिए उसने कहा कि वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन जंग ने साफ बोला कि इस तरह की बातें बंद करो। अपोकलिप्स हो या कुछ भी, ये कोई रीजन नहीं कि इंसान खुद जानवर बन जाए। जब वो लोग निकल रहे थे तब यिमिंग अपने आप से सोच रहा था कि उसके दोस्त बहुत नईव हैं। उसकी नजर में ऐसी कैओटिक दुनिया में सर्वाइवल के लिए जो भी करना पड़े वो करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद शाओयोंग ने शंग और जंग को मीटिंग में बुलाया। शंग ने रिपोर्ट दी कि जंग और उसके दोस्त अब सेटल हो गए हैं। चोंग की हालत अभी भी सीरियस थी, लेकिन वो इन्फर्मरी में था जहां दरवाजे और खिड़कियां जंग की सलाह पर बंद कर दी गई थी। शाओयोंग ने उसे अच्छे काम के लिए थैंक यू कहा और आराम करने को बोला, लेकिन जाने से पहले उसने वार्निंग दी कि जंग के दोस्तों पर नजर रखनी होगी क्योंकि उनमें से कोई ना कोई जरूर बगावत करेगा। इसके बाद स्टोरेज एरिया में शाओयोंग अपने सिस्टम को चेक कर रहा था। रिसोर्स वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 3 बॉक्स खरीदे, एक लेवल 1 एपोकलिप्स फार्मर बॉक्स, एक लेवल 1 सप्लाईज बॉक्स और एक लेवल 1 वेपन्स बॉक्स। फार्मर बॉक्स से उसे 50 कॉर्न सीड्स मिले। सप्लाईज बॉक्स से उसे 200 किलो सॉसेज, 100 किलो प्रिजर्व्ड पोर्क विद वेजिटेबल्स और 50 बॉक्स नूडल्स मिले। वेपन्स बॉक्स से उसे 100 राउंड 9mm एमओ मिला।
उसे ये रिवॉर्ड्स काफी अच्छे लगे क्योंकि अब पैसों की कोई वैल्यू नहीं बची थी। सिस्टम पॉइंट्स यूज करके रिसोर्सेज लेना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी थी और इससे उसकी पूरी लाइफ उस नई दुनिया में बदलने वाली थी। अगली सुबह कुछ सस्पिशियस लोग शाओयोंग के फोर्ट्रेस के पास आए। उनमें वही आदमी था जिससे उसका कुछ दिन पहले ट्रैफिक में झगड़ा हुआ था। वो अपने गैंग को लेकर फोर्ट्रेस गेट तोड़ने आया था, लेकिन लंबे समय तक हैमरिंग करने के बाद भी गेट नहीं टूटा क्योंकि वो सॉलिड स्टील का बना था। एक आदमी ने हैरानी से कहा कि भला घर में भी कोई ऐसा गेट लगाता है। जब गेट नहीं टूटा तो उन्होंने हेवी इक्विपमेंट लाकर मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बड़ी आग लग गई। सब लोग बाहर भागे और पानी की बाल्टियों से आग बुझाने लगे, लेकिन पानी का टैंक लगभग खाली हो रहा था। उधर शाओयोंग ने आग बुझाने में मदद नहीं की। वो अपनी गन लेकर वॉच टावर पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही शंग ने रिकॉग्नाइज किया कि हमला करने वाला वही आदमी है जो ट्रैफिक में शाओयोंग से भिड़ा था। गैंग ने देखा कि ऊपर से उन पर नजर रखी जा रही है। उनके लीडर ने चिल्लाकर शाओयोंग को नीचे आने और मर्द की तरह लड़ने को कहा, लेकिन शाओयोंग ने बोला कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं यहाँ से भागने के लिए। गैंग जरा भी नहीं डरा। उसी वक्त शाओयोंग के सिस्टम में नई मिशन आई। बेस पर हमला करने वालों को एलिमिनेट करने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। शंग ने कहा कि वार्निंग शॉट मारकर डरा देते हैं, लेकिन शाओयोंग ने मना कर दिया। उसने बोला, ये एपोक्लिप्स है और जो किसी की बेस पर अटैक करेगा उसे असली गोलियां मिलेंगी। उसने पहला शॉट मारा और सीधा गैंग लीडर का हाथ उड़ गया। शाओयोंग ने शांत लहजे में कहा कि अफसोस, वो वाइटल स्पॉट मिस कर गया और उसकी स्किल्स थोड़ी रस्टी हैं। फिर बोला कि इन बैंडिट्स को वो टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज करेगा। ये सुनकर गैंग घबरा गया और गाड़ियों की तरफ भागा, लेकिन शाओयोंग ने एक एक करके उनके सीने, गर्दन और सिर पर प्रिसाइज शॉट्स मारे। जो लोग गाड़ी तक पहुंच भी गए वो भी नहीं बच पाए क्योंकि उसने गाड़ी पर भी गोलियां चला दी। उसने लगभग अपना सारा एमओ यूज कर दिया ताकि कोई भी बचकर न भागे। शांग ने देखा कि शाओयोंग की रिलोडिंग और शूटिंग की स्किल्स बहुत एडवांस्ड थी। उसे शक हुआ कि शायद शाओयोंग पहले मिलिट्री में रहा हो। वो उसकी पुरानी लाइफ के बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो गया। हमले के बाद सारे अटैकर्स मारे जा चुके थे। शाओयोंग ने शंग को ऑर्डर दिया कि सबको मोबिलाइज करके बॉडीज साफ करो, लेकिन फिर उसने रीथिंक किया। उसे लगा कि अभी तो एपोकलिप्स की शुरुआत है, शायद बॉडीज ऐसे ही छोड़ देना बेहतर होगा ताकि वो आगे चलकर ज़ॉम्बीज बने और ट्रेनिंग के काम आए। उसी समय चोंग, क्विजिंग और शुआ सड़क पर यात्रा कर रहे थे। उनकी अगली मंजिल थी शाओयोंग का फोर्ट्रेस। कार में बैठी क्विजिंग पहले से ही शुया की इंटेंशंस पर शक कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि शुया सिचुएशन और शूसांग दोनों का फायदा उठाना चाहती है। जब कार फोर्ट्रेस के पास पहुंची तो क्विजिंग ने शुया से बाहर निकलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि बस कार के अंदर से देख लेना ही काफी है, लेकिन क्विजिंग ने जबरदस्ती उसे बाहर खींचा। उधर शूखंग अपनी गैंग को रेडी कर रहा था। उनके पीछे वाली कार में हथियारों से लैस आदमी बैठे थे जो मारने को तैयार थे। शुया ने गुस्से में पूछा कि आखिर क्विजिंग उसे इस झमेले में क्यों खींच लाई। क्विजिंग ने जवाब दिया कि उसे पता है शुया फेक है और सिर्फ फायदा उठाना चाहती है। शुया ने डिनाई किया और बोली कि वो बस मदद करना चाहती थी और शाओयोंग को फिर से लीश पर लाना चाहती थी। तभी क्विजिंग का ध्यान उस जमीन पर पड़ा जहाँ ढेर सारी लाशें पड़ी थी। शॉक्ड होकर उसने पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। शुआ ने सजेस्ट किया कि उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। क्विजिंग ने खून को गौर से देखा और कहा कि बॉडीज कई घंटों से मरी हुई लगती हैं। उसने शक जताया कि शायद शाओयोंग के सप्लाईज को लेकर किसी ग्रुप्स में लड़ाई हुई थी। फिर उसने अंदाजा लगाया कि ऐसे में शाओयोंग शायद मर चुका है, लेकिन तुरंत ही उसने जोड़ दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या मरा, जब तक उसे सप्लाईज मिल जाएं। तभी अचानक वो एग्जीक्यूटिव जिसे शाओयोंग ने पहले गोली मारी थी बुरी तरह घायल होने के बावजूद उठ खड़ा हुआ। वो फोर्ट्रेस गेट तक पहुंच गए। क्विजिंग ने शिकायत की कि ये गेट बेकार है क्योंकि इससे दूसरी तरफ कुछ दिखाई ही नहीं देता। शुआ ने कहा कि अगर दरवाजा लॉक है तो शायद शाओयोंग ठीक ही होगा। तभी शंचन बाहर आया और पूछा कि ये दो औरतें कौन हैं और इन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। शुया ने कहा कि वो शाओयोंग की दोस्त हैं और क्विजिंग ने सीधा खुद को उसकी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कर दिया। चोंचन ने जाकर अंदर बताया कि दो औरतें बाहर खड़ी हैं और उनमें से एक कह रही है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। शुजिंग ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या शाओयोंग की कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई है। शुया ने कहा कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी और मैटर डिस्कस करने हैं। लेकिन शुया ने नोटिस किया कि क्विजिंग हथियारबंद थी और उसे शक हुआ कि शूसंग सच में अंदर घुस पाएगा क्या, क्योंकि उसने कई पिस्तौल और हथियारबंद लोग साथ लाए थे। जब शाओयोंग सामने आया तो उसने ठंडे लहजे में पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। माइंड से एबिलिटी यूज करके उसने तुरंत देख लिया कि उनके एक्सक्यूजेस झूठ हैं। शुया ने फेक कंसर्न दिखाते हुए कहा कि वो बस यह देखने आए हैं कि केओस में वो कैसा है, लेकिन शाओयोंग जानता था कि वो उसे मारने आए हैं। उसने सीधा पूछा कि अगर वो गलत नहीं है तो शूसंग अपने लोगों के साथ पास ही होगा। उसने पूछा कि कितने आदमी और कितने हथियार लाए हो। दोनों स्टंड रह गए, शौक में कि शाओयोंग को सब पता है। उसने उनके पैरों के पास वार्निंग शॉट्स चलाए और बोला कि झूठ बोलना बंद करो। शुया ने उसे काम करने की कोशिश की, बोली कि फाइट का ये सही समय नहीं है क्योंकि वो आर्म्ड है। लेकिन क्विजिंग ने चैलेंज करते हुए कहा कि उसे पता है शाओयोंग में उन्हें किल करने की गट्स नहीं है। शाओयोंग ने कामली रिप्लाई किया कि उन्हें मारना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसके पास उससे भी बेहतर प्लान है। उसने गेट खोल दिया और दिखाया कि उसने ज़ॉम्बीज की एक पूरी होड़ वहीं छोड़ रखी थी ताकि इंट्रूजर्स को निपटा सके। वो क्रिएचर्स सीधे क्विजिंग और शुया पर टूट पड़े। दोनों भागते हुए चिल्लाईं और शूचोंग को हेल्प के लिए आवाज दी। उसी वक्त शाओयोंग ने अपने लोगों को अलर्ट किया कि पास में इन्फेक्टेड मौजूद हैं और सबको पीछे हटने व एरिया खाली करने का आदेश दिया। बाकी सबने लड़कियों को वहीं छोड़ दिया। उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन क्विजिंग मरने का इरादा नहीं रखती थी। उसने डिलिबरेटली शुया को धक्का देकर गिरा दिया। शुया को ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया और क्विजिंग मौका पाकर भाग गई। भागते हुए भी वो नर्वस थी, लेकिन खुद को समझा रही थी कि उसने सही किया और शुया डिजर्व करती थी। इधर शाओयोंग ने मिशन कंप्लीट कर दिया और 10 पॉइंट्स और कमा लिए, जिससे उसका टोटल 18 हो गया। तभी सिस्टम ने उसे नई टास्क दी, बेस के बाहर का पूरा एरिया क्लियर करना, यानी ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना। रिवॉर्ड था 10 और पॉइंट्स। बेस पर शनशन ने पूछा कि क्या सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। शाओयोंग ने समझाया कि अब अपोकलिप्स ऑफिशियली शुरू हो चुका है क्योंकि इन्फेक्शन हवा के जरिए फैल गया है। सब इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ज़ॉम्बी तभी बनेंगे जब मरेंगे। उसने सबको बुलाकर मीटिंग करने को कहा और आदेश दिया कि अगले 2 दिन कोई भी बेस से बाहर नहीं जाएगा। डोर्स और विंडोज बंद रहेंगे। अगर इस समय ज़ॉम्बीज से कांटेक्ट अवॉइड किया तो शरीर इन्फेक्शन के साथ बेहतर अडेप्ट करेगा और म्यूटेशन का रिस्क कम होगा। जांग ने बताया कि चोंग बुरी तरह इंजर्ड है। इन्फर्मरी में चोंग पहले से ही वायरस से अफेक्ट होकर म्यूटेशन की प्रोसेस में था। शहर के सेंटर में केओस फैल चुका था, न सिर्फ ज़ॉम्बीज की वजह से बल्कि लोगों की वजह से भी। जांग अपनी विंडो से सब देख रहा था और खुद से कह रहा था कि सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसने अपनी वाइफ और बेटे से कहा कि वो रात में वेयरहाउस जाएगा सप्लाईज लेने और उन्हें अंदर लॉक रहने को कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो धीरे से गोल्फ क्लब लेकर आर्म हुआ। किसी की आवाज सुनकर उसे थोड़ा रिलीफ हुआ कि वो योंगटाओ था, लेकिन वो राहत बेकार थी। योंगटाओ ने उसे लात मारकर गिरा दिया और अपनी गैंग को सौंप दिया। शंग ने आर्ग्यू किया कि उसने हमेशा योंगटाओ के साथ अच्छा किया, लेकिन योंगटाओ ने उसे जांग का स्लेव कहा। शंग ने कहा कि अगर वो न होता तो योंगटाओ सड़क पर होता, लेकिन योंगटाओ ने जवाब दिया कि भले उसने पैसे कमाए, ज़ोंग
ने कई हाउसेस खरीद लिए। उसने डिमांड किया कि शंग उसे वेयरहाउस का एड्रेस और कीज दे। शंग ने रिफ्यूज कर दिया। गुस्से में योंगताओ ने उसकी वाइफ को टारगेट करने की धमकी दी। शंग के बेटे ने रेजिस्ट करने की कोशिश की और योंगताओ को काटा, लेकिन उसे भी पीटा गया। शंग ने उन्हें कावड़ कहा और कहा कि उसे ले जाओ, लेकिन उसके परिवार को छोड़ दो। योंगताओ ने कहा कि जब तक शंग कोऑपरेट करेगा उसका परिवार सेफ रहेगा और सबको वेयरहाउस की तरफ ले जाने का आदेश दिया। वेयरहाउस पहुंचने पर योंगताओ निराश हुआ कि सामान बहुत कम बचा है। जंग ने कहा कि उसने सब एक बड़े क्लाइंट को बेच दिया। तभी योंगताओ को शोयोंग याद आया और बोला कि अगर वो उसके फैक्ट्री से सप्लाईज ले आए तो सारी जिंदगी के लिए खाना होगा। शंग ने वॉर्न किया कि उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि शाओयंग ने बहुत स्टॉक किया है, जिसमें हथियार भी हैं। जंग ने कहा कि लगता है शाओयंग ने दुनिया के अंत को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। योंगताओ ने कहा कि वो उनका प्रॉब्लम है और जंग को शाओयंग से नेगोशिएट करने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि अगर उसने किया तो उसका बेटा सेफ रहेगा। उधर शाओयंग के बेस पर सब लोग इन्फर्मरी में इकट्ठा थे, जहां चोंग अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके दोस्तों का दिल टूट गया। यिमिंग ने सजेस्ट किया कि उसे तुरंत मार देना चाहिए, ये कहते हुए कि वो पहले ही मर चुका है और अगर वो छूट गया तो सबके लिए खतरा होगा। जंग ने कहा कि क्या वो इतनी आसानी से अपने भाई को छोड़ रहा है, लेकिन शाओयंग ने कंफर्म किया कि रिकवरी का कोई चांस नहीं है। उसने यिमिंग को चाकू थमा दिया और कहा कि अगर वो इतना चाहता है तो खुद ही कर ले। उसे याद दिलाया कि यिमिंग शुरू से ही वेपन चाहता था और ये उसका चांस है, लेकिन तभी जंग ने नाइफ ले लिया और कहा कि वो खुद करेगा। शाओयंग ने पूछा कि क्या वो स्वर है, क्या उसने जो बातें कही वो सिर्फ एक्ट नहीं थी, क्या वो सच में आखिर में किलर बनने के लिए तैयार है। जंग ने कामली रिप्लाई किया कि उसे अपने भाई पर भरोसा है। शाओयंग ने जेंग को अप्रूव किया और उसे आगे बढ़ने दिया, लेकिन जैसे ही जेंग चोंग को मारने वाला था, शाओयंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने स्ट्राइक रोक दी क्योंकि उसे सिस्टम में कुछ खास दिखाई दिया था। सिस्टम से नोटिफिकेशन आया था कि एक रेयर टाइप का म्यूटेंट डिटेक्ट हुआ है। शाओयंग ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि ये एक स्पेशल सिचुएशन है जिसे उसे अकेले चेक करना है। इन्फर्मरी में चोंग के साथ अकेले रहकर शाओयंग ने उसका नाम कंफर्म किया और बताया कि उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। शहर में दूसरी तरफ शंग ज़ॉम्बी होर्ड से भागते हुए कार पर से कंट्रोल खो बैठा और कार एक पोल से जा टकराई। बाहर निकलते ही सामने एक ज़ॉम्बी आ गया। शंग ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे काट लिया गया। इसके बावजूद उसने क्रोबार से उस ज़ॉम्बी को मार गिराया। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास इन्फेक्शन के आगे झुकने से पहले बहुत कम समय बचा है, लेकिन फिर भी वो शाओयंग के बेस की तरफ पैदल चल पड़ा। उधर बेस पर सब लोग हथियार लेकर बाहर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे थे। शानचान ने कंप्लेंट की कि नया प्रोटेक्टिव गियर बहुत अनकंफर्टेबल है। शाओयंग ने समझाया कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि ज़ॉम्बीज को मौत का कोई डर नहीं होता और वो एक्सप्लोसिव फोर्स से अटैक करते हैं। एक्सपीरियंस न होने की वजह से ऑर्डिनरी लोग आसानी से काटे जा सकते हैं, इसलिए गियर जरूरी है। शो ने कॉर्नर पर एक ज़ॉम्बी स्पॉट किया और सबको अलर्ट किया। ये उनका पहला रियल ट्रेनिंग था। ज़ॉम्बी के चार्ज करते ही शाओयंग ने इंस्ट्रक्शंस दोहराए, डिस्टेंस मेंटेन करो और वाइटल पॉइंट्स एम करो। उसने आसानी से डॉज किया और बताया कि अटैक का बेस्ट मोमेंट वो है जब ज़ॉम्बी स्ट्राइक मिस करे। चबी लड़के ने सबसे पहले अटैक किया और ज़ॉम्बी के सिर पर छुरा मारा, लेकिन डैमेज कम हुआ और वो खुद भी घायल हो गया। शाओयंग ने कहा कि वेपन सही तरह से पकड़ना जरूरी है। ज़ॉम्बी ने उस पर जंप किया, उसने ब्लेड से डिफेंड किया। शाओयंग ने माना कि डिफेंस बुरा नहीं था, लेकिन उसे कंपेनियंस की हेल्प चाहिए। तभी जंग ने बेसबॉल बैट उसकी गर्दन पर मारकर ज़ॉम्बी को गिरा दिया और ट्रेनिंग सफलतापूर्वक खत्म हुई। इसके तुरंत बाद ग्रुप ने मिलकर चोंग को मार गिराया, जबकि शाओयंग देखता रहा और बोला यही सही तरीका है लड़ने का। लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आ गया। शाओयंग ने बिना मेहनत के उसका सिर पकड़कर पटक दिया और काल्मली समझाया कि सराउंडिंग से नजर कभी मत हटाओ, क्योंकि किसी भी वक्त नया ज़ॉम्बी आ सकता है। इसी बीच शंग अभी भी बेस की तरफ बढ़ रहा था और सोच रहा था कि इतने ज़ॉम्बीज इस एरिया में क्यों इकट्ठे हैं। तभी उसे दूर से आवाजें सुनाई दी और उसने देखा कि एक ग्रुप ज़ॉम्बीज को मार रहा है। उनमें खुद शाओयंग भी था, जो क्रीचर्स को हंट कर रहा था। लेकिन तभी एक कार के नीचे छिपा ज़ॉम्बी, जो शुया जैसा दिख रहा था, शंग की टांग पकड़ लेता है। जब वो उसे काटने ही वाला था, उसी वक्त शाओयंग ने गोली मारकर उस ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया। शंग ने खून से सनी लाश को हटाया और राहत की सांस ली कि आखिरकार उसे कोई जिंदा इंसान दिखा। लेकिन शाओयंग ने शंग की टांग पर बाइट देखते ही बिना हिचकिचाए बंदूक उसकी कनपटी पर तान दी। शंग ने गोली चलाने से पहले उससे बात करने की गुहार लगाई। उसने बताया कि योंगडाओ ने उसे बेट्रे किया है और उसकी फैमिली को बंधक बनाया हुआ है। वो मजबूरन शाओयंग के बेस से सप्लाई लाने आया था। उसने माना कि वो कोई संत नहीं है, लेकिन उसने अपने वाइफ और बच्चों के लिए आखिरी बार मदद मांगी। उसने कहा कि वो इनोसेंट हैं और उन्हें बचाना जरूरी है। शाओयंग ने सोचा कि जब केओस शुरू हुआ था तब शंग ने सेल्फिश होकर सप्लाईज खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन इनडायरेक्टली उसी की वजह से फोर्ट्रेस स्टॉक्ड रहा। वो पहले ही हेल्प करने की तरफ झुक चुका था। तभी सिस्टम ने और मोटिवेट किया। उसे नई मिशन मिली, प्रोटेक्ट द फैमिली, जिसमें शंग की फैमिली को बचाना था। शाओयंग ने शंग को भरोसा दिलाया कि वो सिचुएशन संभालेगा। शंग ने एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए कहा कि अगर अगला जन्म हुआ तो वो उसका कर्ज चुकाएगा। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि उसे तुरंत किल कर दिया जाए, क्योंकि वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। लेकिन शाओयंग ने उसे कहा कि पास में एक मोटरसाइकिल लेकर दूर निकल जाओ, बिल्कुल आइसोलेट रहो, ताकि किसी और के लिए खतरा न बनो। शंग ने सिंसेरिटी से एग्री किया और छोटा बाइक लेकर लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद जितना दूर हो सके निकल पड़ा। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद शाओयंग ने समझाया कि ज़ॉम्बीज को जलाना जरूरी है ताकि वो वापस न उठे। इसी के साथ उसने बेस को क्लियर करने का मिशन पूरा किया और सिस्टम से 10 और पॉइंट्स कमा लिए। अब उसका टोटल 28 हो चुका था। उसने ग्रुप से कहा कि ये सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग थी, लेकिन अब वो लोग खुद को डिफेंड करने और छोटी हॉर्ड्स को हराने लायक बन चुके हैं। शाओयंग ने मंजूरी दी और शंग को अगला काम सौंप दिया। उसने उसे वेपन स्टोरेज की चाबी दी और समझाया कि अब फोर्ट्रेस की जिम्मेदारी उसी की होगी। शन थोड़ा परेशान दिखा, बोला कि शाओयंग का अकेले सिटी जाना बहुत रिस्की है, वहाँ पूरा हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। जंग ने सुझाव दिया कि वो यिमिंग और शंग साथ चलें, लेकिन यिमिंग उतना तैयार नहीं था। शाओयंग ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, अभी वो सब उस लेवल की मिशन के लिए रेडी नहीं है। उसने कहा कि उसे शंग पर भरोसा है कि वो उसकी गैरमौजूदगी में सब कुछ संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद शाओयंग अपनी कार में बैठा हथियार चेक कर रहा था। निकलने से पहले उसने नोटिस किया कि सिस्टम स्टोर अब भी खाली है, क्योंकि आइटम्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने में टाइम लेते हैं। उसने तय किया कि मैनुअली रिफ्रेश करेगा, भले ही इसमें कीमती पॉइंट्स खर्च हों। जैसे ही उसने ऐसा किया, 2 नए बॉक्स सामने आए, एक लेवल 1 ब्लैक टेक्नोलॉजी बॉक्स, एक मीडियम सप्लाईज बॉक्स और एक लेवल 1 वेपन बॉक्स। अगला मैनुअल रिफ्रेश 4 पॉइंट्स का था। शाओयंग ने खुद से कहा कि उसे बिना सोचे समझे पॉइंट्स खर्च करना बंद करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि ये वैल्यू देगा। उसने सबसे पहले ब्लैक टेक्नोलॉजी बॉक्स खरीदा, जिसकी कीमत थी 20 पॉइंट्स। अब उसके पास सिर्फ 6 बचे। अचानक एक तेज लाइट चमकी और सामने आया फिजिकल स्ट्रेंथिंग पोशन प्लस 5। शाओयंग खुश होकर हंसा और बिना देर किए उसने उसे इस्तेमाल कर लिया। उसकी स्ट्रेंथ अब बढ़कर 13 पॉइंट्स हो गई, जो एक नॉर्मल इंसान की ताकत का लगभग 260% था। इधर शांग के घर पर उसका परिवार अब भी बंधक था। योंगडाओ उस रूम में लौटा जहां वो सब बंद थे। उसके कुछ आदमी औरत पर हमला करने लगे, उसे जमीन पर फेंक दिया और उसके कपड़े फाड़ने लगे।
किसी ने चिढ़कर कहा कि ये सारा शोर बहुत डिस्गस्टिंग है, लेकिन दूसरा बोला कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। तभी तीसरे ने चेतावनी दी कि औरत के पास अब खोने को कुछ नहीं है, वो अगर भिड़ गई तो बुरा हाल कर देगी। उसने ये भी कहा कि जब उसका पति वापस आएगा तो हालत बिगड़ सकती। योंगडाओ ने सबको रोक दिया, बोला कि उसके आने तक इंतजार करें और फिर परिवार को फिर से कमरे में बंद कर दिया। सिटी में शाओयोंग अपनी कार चला रहा था, रास्ते का एनालिसिस कर रहा था कि कहां तक जाना सेफ रहेगा। अब उसके रिफ्लेक्स और रिएक्शन सुपरह्यूमन जैसे थे, वो आसानी से हर ऑब्स्टेकल को डॉज कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक ऐसी एवेन्यू पर पहुंचा जो ज़ॉम्बीज़ से पूरी भरी हुई थी, उसे कार रोकनी पड़ी। समझ गया कि अंदर रहना और खतरनाक होगा, तो उसने पैदल जाने का फैसला किया। 2 ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ झपटे, लेकिन शाओयोंग अब डरने वालों में से नहीं था। उसने एक ज़ॉम्बी को उठाकर दूसरे पर फेंका, फिर इन्वेंट्री से चाकू निकाला और सिर्फ 2 सटीक वार में दोनों के सिर उड़ा दिया। उसने महसूस किया कि अब वो किसी भी नॉर्मल ज़ॉम्बी के सामने हार नहीं सकता। उसके सेंसेस इतने तेज थे कि वो खुद को लगभग इंसान से ज्यादा कुछ महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसने करीब 800 मीटर दूर से एक शोर सुना। सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, रैंडम एनकाउंटर मिशन डिटेक्टेड। मतलब कुछ लोग एक बड़े ज़ॉम्बी हॉर्ड से घिरे हुए थे और मदद की सख्त जरूरत थी। वो सब एक कन्वीनियंस स्टोर में फंसे थे। बाहर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ थी, अंदर कुछ बड़े लोग और एक बच्चा भी था जो डरा हुआ रो रहा था। एक पुलिस ऑफिसर भी था जिसके पास सिर्फ एक पिस्टल थी, जो इतने ज़ॉम्बीज़ के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, अब बचेंगे कैसे। अचानक बाहर से जोरदार आवाजें आने लगी। ज़ॉम्बीज़ चीख रहे थे, खून हर तरफ बिखर गया था। एक ज़ॉम्बी का सिर स्टोर की खिड़की से टकराकर फट गया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऑफिसर ने कहा कि बाहर जाकर देखना होगा कि क्या हुआ है। जैसे ही उन्होंने बैरिकेड हटाई और बाहर निकले, सब हैरान रह गए। पूरा हॉर्ड मरा पड़ा था। किसी ने कहा कि शायद कोई म्यूटेंट ज़ॉम्बी रहा होगा जिसने ये किया, लेकिन बच्चे के पिता ने झिड़कते हुए कहा, ऐसे म्यूटेंट सिर्फ गेम्स में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। वो बेटे को पढ़ाई के बजाय ऐसी बकवास सोचने पर डांटने लगा। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इस टाइम झगड़ा बंद करो और चुपचाप आगे बढ़ो। जब वो सब धीरे धीरे साइडवॉक पर चल रहे थे, तभी उनकी नजर शाओयोंग पर पड़ी, जो सिस्टम चेक कर रहा था। उसने अभी अभी मिशन पूरा किया था और 5 पॉइंट्स रिवॉर्ड पाए थे। बच्चा उसे देखकर बोला, हे मस्ट बी ए म्यूटेंट। लेकिन ऑफिसर ने कहा, नहीं, ये तो बस एक और सर्वाइवर है। शाओयोंग ने हंसते हुए कहा कि बच्चे की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये भी बताया कि म्यूटेंट्स सच में एग्जिस्ट करते हैं, बस बहुत रेयर होते हैं। ऑफिसर खुश हुआ कि कोई और सर्वाइवर मिला है और बोला कि बाहर रहना बहुत खतरनाक है, वो चाहे तो उनके साथ चल सकता है। शाओयोंग ने पूछा, क्या सिर्फ तुम लोग ही बचे हो? ऑफिसर ने बताया कि नहीं, वो सप्लाईज लेने निकले थे और बाकी लोग अब भी रिंग में हेल्प का इंतजार कर रहे हैं। शाओयोंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, जिनयू की मेंशन वहीं पास में। बच्चे के पिता ने लोकेशन कंफर्म की और शाओयोंग को उनके साथ जुड़ने का निमंत्रण दिया। उसने समझाया कि उनके कप्तान के पास हथियार है और अगर सब साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी। शाओयोंग ने खुद को बस एक कमजोर निर्दोष सर्वाइवर की तरह दिखाया और उनकी मेहमान नवाजी के लिए दिल से शुक्रिया कहा। सब धीरे धीरे सावधानी से रंगक्षिंग गार्डन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में बच्चे के पिता ने पूछा कि शाओयोंग का जिन्यू की मेंशन के पास क्या काम है, क्या वो किसी को बचाने जा रहा है, गर्लफ्रेंड या कोई रिश्तेदार। फिर उसने कहा कि इस दुनिया के अंत जैसे हालात में ये सोचना बेहतर है कि शायद वो लोग पहले ही मर चुके हों। ऑफिसर ने हामी भरी और कहा कि अब अपोकलिप्स में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसान भी हैं, निर्दयी और भ्रष्ट। उसने बताया कि इस इलाके में एक खतरनाक ग्रुप है जिसका बेस माउंटेन विलेज में है। वो लोग दूसरों को मारकर खुद जिंदा रहते हैं। उसने कहा कि उसके कुछ साथी भी उन्हीं के हाथों मारे गए थे, पर बोला कि इस बारे में बाद में और बात करेंगे। तभी बीच बातचीत में बच्चे ने चीख कर कहा, पीछे ज़ॉम्बी। ऑफिसर ने फौरन पलटकर देखा और वक्त रहते गोली मार दी। ज़ॉम्बी का सिर उड़ गया, मगर उस एक आवाज ने पूरे हॉर्ड को आकर्षित कर लिया। अब चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उमड़ पड़े। ऑफिसर ने शांत रहने की कोशिश की और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। तभी उसने एक बस देखी और चिल्लाया, रन टू द बस। शाओयोंग ने मन ही मन सोचा कि ये आदमी डिसीजन लेने में अच्छा है, बस उस सिचुएशन में अच्छी कवर थी, लेकिन अगर वो पलट गई तो सब खत्म। उसने ऑफिसर के डिसीजन को 10 में से 7 नंबर दिए। शाओयोंग आखिरी में बस में दाखिल हुआ और ठीक वक्त पर दरवाजा बंद किया। बाहर ज़ॉम्बीज़ बस पर जोर जोर से टकराने लगे, उसे गिराने की कोशिश करते हुए। ऑफिसर दरवाजा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथों में दम नहीं बचा था। तभी शाओयोंग उठा और एक ही हाथ से दरवाजा बंद किया। सीधे एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर उसका जबड़ा कुचल गया। ऑफिसर हैरान रह गया, इतनी ताकत आई कहां से। शाओयोंग ने कहा कि वो दरवाजा संभाल रहा है, लेकिन सबको चेताया कि हॉर्ड से छुटकारा पाने के लिए खिड़कियां तोड़नी होंगी और ऊपर से लड़ना होगा। सबने मिलकर खिड़कियां तोड़ी और ऊपर से ज़ॉम्बीज़ के सिर पर हथियार घोंपने लगे। ऑफिसर की पिस्टल की गोलियां खत्म होने लगी और उसकी टेंशन बढ़ गई। शाओयोंग ने बड़ी आसानी से अपनी इन्वेंट्री से एक क्रॉसबो निकाला और उसे थमाते हुए कहा, यूज दिस, इट्स बेटर। ऑफिसर चौंक गया, पूछा, इतना हथियार कहां से मिला? शाओयोंग मुस्कुराया, बोला, कहीं पड़ा था, ऐसे मौके के लिए बचा रखा था। ऑफिसर ने क्रॉसबो उठाया और ज़ॉम्बीज़ को सटीक तरीके से खत्म करने लगा। कुछ देर में उन्होंने हॉर्ड का खतरा काफी हद तक कम कर दिया और बस से बाहर निकल आए। बच्चा खुशी से चिल्लाया, हम जीत रहे हैं, 2 बार बच चुके हैं, हम लोग डेस्टिन्ड हैं जिंदा रहने के लिए। शाओयोंग हल्का सा मुस्कुराया, मगर बोला कि अब भी हालात पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। उसने सबको सावधान रहने की सलाह दी। मन ही मन वो अपनी बेस के बारे में सोचने लगा। उम्मीद कर रहा था कि वहाँ सब ठीक हो। उधर बेस पर यिमिंग ने कहा कि वो रात में गार्ड ड्यूटी करेगा। उसका एक दोस्त ताना मारते हुए बोला, वाह, अब जाकर कुछ करने का मन हुआ। यिमिंग चिढ़ गया और बोला, मैं हमेशा करता हूँ, तू अपने काम से काम रख। दूसरे साथी ने कहा कि यिमिंग आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहा है। शंग ने व्यंग्य में कहा, अगर इतना दम है तो आज रात अकेले पेट्रोलिंग कर ले। रात में यिमिंग वॉच टावर पर चढ़ गया। उसने चारों ओर देखा और खुद से बड़बड़ाया, सब सो रहे हैं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो स्टोरेज रूम की चाबी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन शन की नींद खुल गई। यिमिंग ने फौरन रिएक्ट किया, शन के चेहरे पर मुक्का मारा और चाबी लेकर भाग गया। आवाज सुनकर सब जाग गए। जैंग ने पूछा क्या हुआ, तो शेंग ने बताया, यिमिंग ने वेपन स्टोरेज की चाबी चुरा ली है। सब उसके पीछे भागे। भागते भागते यिमिंग इन्फर्मरी में पहुंचा और चोंग को आजाद करने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि चोंग का एक हाथ पहले से खुला हुआ था तो हैरान रह गया। सोचने लगा, किसी ने पहले से ही उसे ढीला क्यों छोड़ा। फिर मुस्कुराया, बोला, परफेक्ट, अब यही काम आएगा। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो देखा कि यिमिंग ने चोंग को छोड़ दिया है। शिंग ने घबराकर कहा, वो बच्चा, वो अब मॉन्स्टर बन गया है। शनशान ने कहा कि अब यिमिंग के पास सारे हथियार होंगे, लेकिन शन ने सबको याद दिलाया कि शाओयोंग का दिया हुआ प्लान याद रखो। उसने कहा कि किसी को भी काटे जाने से बचना। सबने मिलकर चोंग को फिर से काबू में किया, इन्फर्मरी में फेंका और दरवाजा लॉक कर दिया। अजीब बात यह थी कि चोंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बहुत शांत था, जैसे किसी ट्रांस में हो। शाओयोंग को यह गड़बड़ लगी। वो सोचने लगा कि आखिर उसने किसी पर हमला क्यों नहीं किया। शन ने कहा कि तब तक शायद यिमिंग अब तक पूरी तरह हथियार बंद हो चुका होगा। कुछ देर बाद यिमिंग सामने आया, हाथ में एक सब मशीन गन लेकर। उसने कहा, ये गन तो कबाड़ है, क्योंकि गोदाम में बस यही बची थी, और फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, शाओयोंग,
तुम सबको शुरू से ही बेवकूफ बना रहे थे। भले ही वो घटिया सी गन थी, लेकिन यिमिंग ने सबको अपने अपने रूम में लौट जाने का ऑर्डर दे दिया। जांग ने गुस्से में पूछा कि अब वो करने क्या वाला है। उसे याद दिलाया कि शियाओयोंग ने ही सबकी जान बचाई थी, मगर यिमिंग बोला कि वो बात अब मायने नहीं रखती, क्योंकि शियाओयोंग बाद में इसी बात का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकता है। उसने कहा कि शियाओयोंग हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझता है और एक बार सबको बचा लेने के बाद शायद वो उन्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना देगा। शंग ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसने कभी किसी को इतना एहसान फरामोश नहीं देखा। बाकी साथियों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यिमिंग चिल्लाया कि सब चुप रहो और अपने रूम में चले जाओ। उसी वक्त चोंग अपनी इन्फर्मरी काकी लेकर बाहर निकल आया। उधर रंगशंग गार्डन में शियाओयोंग उन सर्वाइवर्स के साथ चल रहा था जिन्हें वो रास्ते में मिला था। पुलिस वाला जो उन्हें लीड कर रहा था, उसने बताया कि बस एक और क्रॉसिंग और फिर राउंड अबाउट पार करने के बाद जीनियस मेंशन आ जाएगा। उसने ये भी बताया कि उस रेसिडेंशियल एरिया का लेआउट किसी भूल भुलैया की तरह है, जहां ज़ॉम्बीज कभी भी छिपकर अटैक कर सकते हैं। उसने शियाओयोंग को सावधान रहने को कहा और बताया कि अगर वो लौटना चाहे तो वो सब लोग रंगशंग गार्डन के बिल्डिंग नंबर 8 में रहेंगे। शियाओयोंग ने शुक्रिया कहा। एक आदमी ने पूछा कि क्या उसे सच में अकेले जाने देना ठीक है। आखिर उसने ज़ॉम्बीज को मारकर उनकी बहुत मदद की थी। पुलिस वाले ने कहा कि उन्हें मेंशन के अंदर की हालत पता नहीं, और अगर सब लोग अंदर गए और होर्ड ने घेर लिया तो वहीं मर जाएंगे। उसने कहा कि उनका काम यहीं तक था। अब शियाओयोंग अपने मन से जा रहा है। जीनियस मेंशन के बाहर एक विशाल ज़ॉम्बी होर्ड था। योंगटाओ ने कहा कि बिना सिग्नल के वो शंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। पता नहीं टास्क पूरा हुआ या नहीं। गंजा आदमी बोला कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज रात वो अपना सारा गुस्सा निकाल कर रहेगा, वरना नींद नहीं आएगी। कुछ ने मजाक में कहा कि शायद शंग अब मर चुका होगा और इस बार वो उस औरत को बिना पछतावे के एंजॉय करेंगे। सुनहरे बालों वाला आदमी बोला कि बाद में पछताना मत, लेकिन बात करते करते उसने देखा कि नीचे के सारे ज़ॉम्बीज किसी ने अभी मारे हैं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ये सोचकर कि शायद कोई और ग्रुप पहुंच गया। अगले ही पल उसकी गर्दन एक झटके में कटकर नीचे गिर पड़ी। रूम के अंदर वो औरत और उसका बेटा अपने सबसे बुरे पल झेल रहे थे। बच्चे को कोने में फेंक दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी का सिर कटकर जमीन पर गिरा हुआ है। शियाओयोंग दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल शांत चेहरे से पूछता हुआ, क्या तुम शंग के बेटे हो? उसी वक्त अंदर कमरे में वो औरत कुछ राक्षस जैसे मर्दों के बीच पिट रही थी। तभी दरवाजा जोरदार लात से खुला और जो भी सामने आया उसका सिर तुरंत उड़ गया। बाकी लोग सन्न रह गए। यंगता दीवार पर पटक दिया गया और गंजे आदमी ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? जवाब में उसे सीधे चेहरे पर एक किक पड़ी। उधर बेस पर यिमिंग अब भी सबको अपने रूम्स में भेज रहा था। शिंग ने शनशन से कहा कि फिलहाल यिमिंग की बात मान लो, उसके पास हथियार है। यिमिंग चिल्लाया कि अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ प्लान करने की सोची भी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि अगर उसने आज अपनी ताकत नहीं दिखाई तो कोई उसे लीडर नहीं मानेगा। उसने घोषणा की कि पहला शिकार वही बूढ़ा आदमी होगा। सबको लगा शंग अब मारा जाएगा। तभी इन्फर्मरी से एक अजीब आवाज आई। दरवाजा खुला और चोंग बाहर आया। उसकी आंखों में पागलपन और मुंह से झाग निकल रहा था। यिमिंग बोला, ऐसे ज़ॉम्बी को जो चाबी चला सके मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसने गन उठाई, मगर ट्रिगर दबाने पर क्लिक की आवाज आई। गन खाली थी। उसे नहीं पता था कि शियाओयोंग कभी किसी को लोडेड हथियार नहीं छोड़ता। उसी पल चोंग ने मौका पकड़ा और यिमिंग का पेट चीर दिया। उसके मरने के बाद चोंग ने उसका शरीर घसीटकर इन्फर्मरी में फेंक दिया। सबको हैरानी हुई कि उसने और किसी पर अटैक क्यों नहीं किया। चोंग ने दरवाजा बंद किया, चाबी फेंकी और अंदर अकेला बैठ गया। इधर शियाओयोंग ने योंगडाओ और उसके गुंडों को पकड़ लिया था। उसने उस छोटे बच्चे को बुलाया। औरत ने कांपते हुए पूछा कि वो क्या करने वाला है, लेकिन बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं माँ। शियाओयोंग ने उसे एक चाकू दिया और कहा कि जिन राक्षसों ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतना दर्द दिया, अब उन्हें खत्म करना तुम्हारा हक है। गुनहगार रहम की भीख मांगने लगे, मगर शियाओई की आंखों में अब डर नहीं था। औरत ने कहा, वो तो बस एक बच्चा है। शियाओयोंग बोला, अब दुनिया बदल चुकी है। अब ये वही बच्चा है जो अपनी माँ की रक्षा करेगा और अपने डर को मारना सीखेगा। थोड़ी देर झिझकने के बाद शियाओई ने हिम्मत जुटाई और उन दरिंदों को खत्म कर दिया। फिर रोते हुए पूछा, क्या पापा सच में मर गए? शियाओयोंग ने दर्द भरी आवाज में सिर हिला दिया। माँ और बेटा दोनों टूट गए। औरत ने फिर धीमे से कहा, कृपया मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ ताकि वो जिंदा रह सके। शियाओयोंग ने उस औरत की तरफ देखा और बोला कि वो दोनों को अपने साथ ले जाएगा। उसने मर चुके शंग से मन ही मन वादा किया कि वो उनकी फैमिली की हिफाजत करेगा। कुछ देर बाद वो लोग जिन्यू के मेंशन से बाहर निकल आए। रास्ते में शियाओई ने पूछा कि रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज पड़े हैं उन्हें किसने मारा। शियाओयोंग ने शांति से जवाब दिया, मैंने। ये सुनकर बच्चा हैरान रह गया। फिर शियाओयोंग ने उस औरत से पूछा कि क्या वो इलाके को अच्छे से जानती है। उसने कहा कि हाँ, उसे यहाँ के हर मोड़ का पता है, जिससे ग्रुप को काफी मदद मिलेगी। उधर शहर के दूसरे छोर पर कुछ क्रिमिनल्स रांगशन गार्डन की बिल्डिंग नंबर 8 में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अंदर मौजूद टीम के पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे कि वो बैंडिट्स का मुकाबला कर सके। बिल्डिंग में मौजूद पुलिस वाले ने सबको चेताया कि उन गुंडों की मीठी बातों पर भरोसा मत करना, वो चाहे कितनी भी विनम्रता से बात करें, लेकिन अगर दरवाजा खोला तो सब मर जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद दया की भीख मांगने से जान बच जाए, लेकिन एक डरी हुई औरत बोली कि वो मरना पसंद करेगी, पर उन जानवरों के हाथ नहीं लगना चाहती। पुलिस वाले ने सबको कहा कि उन्हें किसी भी हाल में रेजिस्ट करना होगा और सीढ़ियां पकड़कर रखना उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वहीं से घुसने का सिर्फ एक रास्ता है, बाहर। एक क्रिमिनल ने अपने लीडर से कहा कि अंदर वाले लोग हथियारबंद हैं और वो पुलिस वाला बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनके लीडर ने कहा कि फ्रंट से हमला नहीं करेंगे, बल्कि बिल्डिंग की बिजली और पानी काट देंगे ताकि अंदर वाले खुद भूख प्यास से हार मान लें। मगर शियाओयोंग पहले से ही AK-47 लेकर तैयार बैठा था। शियाओई ने जिज्ञासा से पूछा, क्या वो लोग बुरे हैं? शियाओयोंग ने ठंडे स्वर में कहा, वो वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को चोट पहुंचाई थी। उधर बिल्डिंग में पुलिस वाले ने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। तभी गोलियों की आवाज आई। पहले लगा कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन जल्दी ही समझ आया कि गोलियां बाहर के क्रिमिनल्स पर चल रही हैं। उसने देखा शियाओयोंग सड़कों पर खड़े उन गुंडों को बिना हिचकिचाए काट रहा था, जैसे किसी मशीन से गोलियां बरस रही हों। जो कुछ बचे थे उन्होंने पिस्टल से जवाब देने की कोशिश की, मगर उनके सारे शॉट्स मिस हो गए। क्रिमिनल्स का लीडर शियाओयोंग की हिंसा देखकर डर गया। उसने अपने साथी को ऑर्डर दिया कि उस पागल को गोली मारो, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ शियाओयोंग ने तेजी से साइड लिया, उसकी पिस्तौल पकड़कर गर्दन पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। सब खत्म। सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद शियाओयोंग बिल्डिंग नंबर 8 में दाखिल हुआ। अंदर के लोग डर के मारे हथियार उठाकर खड़े थे, ये सोचकर कि शायद कोई और गुंडा है, लेकिन जब उन्होंने शियाओयोंग को पहचाना तो सबकी जान में जान आई। पुलिस वाले ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। शियाओयोंग ने उन्हें बताया कि अब बाहर आना सेफ है। उसी वक्त सिस्टम से उसे नया मिशन मिला, रंगशांग गार्डन के 5 सर्वाइवर्स को रिक्रूट करना। इसके बदले उसे 25 पॉइंट्स मिलते। उसने पूछा कि वो लोग कौन हैं। पुलिस वाले ने बताया कि वो बकिशन नाम के खतरनाक गैंग के लोग हैं जो शहर के साउथ हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। शियाओयोंग ने पूछा कि वहां तक जाने का रास्ता कौन जानता है। एक आदमी ने कहा कि वो लोग बहुत हैवी वेपन से लैस हैं और उनके पास ढेरों रिसोर्सेज हैं। दूसरे ने बताया कि उन्होंने पूरे गांव को बंधक बना रखा है। शियाओयोंग कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई। शूशेंग और क्यूईजिंग का बेस भी साउथ में था।
शायद यही गैंग उस समय उसके बेस पर हमला कर चुकी थी। उसने पूछा कि क्या बकीशन वाले पहले से वहां रहते थे। आदमी ने कहा नहीं, उन्होंने बाकी सबको मारकर जगह हथिया ली थी, जिससे पता चलता है कि वो कितने क्रूर हैं। शायोंग ने तय किया कि अब उससे निपटना जरूरी है। उसने पुलिस वालों से कहा कि मरे हुए गुंडों की बॉडीज चेक करो, जितना एमओ मिले निकालो। उसने कहा कि जो AK-47 मिले वो अपने पास रख लो, क्योंकि जल्द ही बाकिशन अपने लोगों की मौत का बदला लेने जरूर आएंगे। उसने बताया कि शायद 10 और आदमी भेजे जाएंगे, इसलिए बिल्डिंग को कुछ दिन और डिफेंड करना पड़ेगा, जब तक वो बाकी हिसाब नहीं निपटा देता। किसी ने कहा कि वो अकेले ऐसा नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। पुलिस वाले ने भी हामी भरी, ये बहुत रिस्की है और यहाँ ज्यादा देर रहना भी सेफ नहीं। लेकिन शायोंग ने शांत स्वर में कहा, इसकी चिंता मत करो, ये मेरे और बाकीशान के बीच का पर्सनल मामला है। उसने वादा किया कि वो सबको ईस्ट की तरफ अपने फोर्ट्रेस में लेकर जाएगा और तब तक सबको सतर्क रहने को कहा। उधर बाकिशन बेस पर दीवारों पर लटके ज़ॉम्बी शव किसी भयानक सजावट जैसे लग रहे थे। अंदर एक बड़ी टेबल के चारों ओर मीटिंग चल रही थी, जिसमें शुसांग भी मौजूद था। एक चश्माधारी आदमी शेफलिन चाचिक ने पूछा, शुआंग, सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं? शुआंग ने जवाब दिया कि उसने कुछ लोगों को भेजा है, वो जल्द लौट आएंगे। तभी काइजी नाम के मेंबर ने कहा कि उनके बहुत से साथी अब मेंशन में रह रहे हैं और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट लूट कर नहीं जी सकते। शुआंग ने कहा कि उसने सब अरेंज कर लिया है और उसके लोग सब कुछ लेकर लौटेंगे। लिन ने तंज मारा, अब तक तुम्हारा एक ही काम था और वो भी पूरा नहीं हुआ। शुआंग ने गुस्सा रोकते हुए कहा, इस बार सब ठीक रहेगा। कुछ देर बाद शुशेंग ने पूछा कि उसके लोग अब तक लौटे क्यों नहीं। किसी ने बताया कि 1 घंटे पहले रीइंफोर्समेंट भेजा था, पर वो भी नहीं लौटा, सब मारे गए। शुशेंग दंग रह गया, आम सिविलियंस ने हमारे हथियारबंद लोगों को कैसे खत्म कर दिया। गुस्से में उसने ऑर्डर दिया कि अब की बार पूरा गैंग तैयार हो जाए। उधर शाओयोंग अपने बेस की तरफ लौट रहा था। शानशान ने कार की आवाज सुनी और दौड़कर बाहर आई। शाओयोंग ने मिशन पूरा किया, जिम्मेदारी ली और सिस्टम से 25 और पॉइंट्स पाए। अब उसके पास कुल 36 पॉइंट्स थे। शानशान ने चैन की सांस ली कि वो जिंदा लौट आया। शाओयोंग ने कहा कि उसे यिमिंग ने ही बचाया था। शानशान चौंक गई, क्या तुम्हें पहले से पता था? शाओयोंग ने बस इतना कहा, जंग, शानशान और उसके बेटे को इन्फर्मरी ले जाओ। बाद में किसी ने पूछा, क्या तुम्हें सच में पता था कि यिमिंग गद्दार था? शाओयोंग ने कहा, पक्का नहीं था, पर शक था, इसलिए मैंने डिपो में सिर्फ नकली हथियार छोड़े थे ताकि कोई और नुकसान न हो। तभी शांग ने गंभीर चेहरे से कहा, हमें एक और बड़ी दिक्कत है, चोंग का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा। शाओयोंग ने कहा कि उसे पहले से पता था कि चोंग कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि एक स्पेशल म्यूटेंट ज़ॉम्बी था जो बेहद रेयर होते हैं। जब वो इन्फर्मरी में दाखिल हुआ तो उसने चोंग से पूछा कि क्या वो उसकी बात समझ सकता है। उसने कहा, अगर समझ रहा है तो 3 बार पलक झपका, और चोंग ने वैसा ही किया। शाओयोंग ने फिर समझाना शुरू किया कि अपोकलिप्स के बाद कुछ इन्फेक्टेड लोग म्यूटेशन से गुजरे थे। ये रेयर म्यूटेंट्स आम ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ज्यादा पोटेंशियल होता है और उनमें अपने पुराने यादों के कुछ हिस्से बच जाते हैं। उसने कहा कि वो लोग बेहद लकी हैं कि चोंग उन्हीं रेयर टाइप्स में से एक है। चलते वक्त चोंग ने जानबूझकर यिमिंग के सिर पर पैर रखा और अपने साथियों की ओर देखकर एक छोटी सी शरारती मुस्कान दी, जैसे मजाक में हाथ हिला रहा हो। शाओयोंग ने सोचा अब और देरी की जरूरत नहीं है और उसने आदेश दिया कि यिमिंग का काम तमाम कर दो। चोंग ने यिमिंग की लाश खींचकर बाहर फेंक दी। जंग ने पूछा कि क्या चोंग उसे अब भी याद करता है। चोंग ने एक पल उसे देखा, फिर उसका बैग पकड़ने का नाटक किया। जंग ने झुंझलाकर कहा, तू अब भी वही हरामी है, मरकर भी हाथ नहीं रोक सकता। साफ था कि चोंग जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। बाद में शाओयोंग ने अपना सिस्टम चेक किया, उसे म्यूटेंट कंपेनियन हासिल करने के लिए नया अचीवमेंट मिला था। 10 पॉइंट्स और जुड़ गए, जिससे उसका टोटल 40 हो गया। सिस्टम स्टोर में अब 3 चीजें थीं, लेवल 1 मेडिकल बॉक्स, लेवल 1 वेपन्स बॉक्स और लेवल 2 हाईटेक बॉक्स, जिसकी कीमत 50 पॉइंट्स थी। शाओयोंग ने नोटिस किया कि ये पहली बार था जब उसने लेवल 2 बॉक्स देखा था, लेकिन दाम देखकर बोला, थोड़ा महंगा है। उसने पहले बाकी दोनों बॉक्स खरीदे और लेवल 2 वाला बाद के लिए छोड़ दिया। खरीदने के बाद उसके पास 36 पॉइंट्स बचे। पहले बॉक्स में उसे मिला एक इंटरडिमेंशनल इन्फेक्शन ब्लॉकर, जो किसी इन्फेक्शन को रोक सकता था या शुरुआती स्टेज में खत्म कर सकता था, चाहे व्यक्ति पहले से कंटामिनेटेड क्यों ना हो, लेकिन पूरी म्यूटेशन को रिवर्स नहीं कर सकता था। दूसरे बॉक्स में उसे मिली स्नाइपर राइफल और काफी गोला बारूद। उसने सोचा कि ये दोनों बॉक्स काफी काम के हैं, अब वो फ्यूचर में किसी को ज़ॉम्बी बनने से लिटरली रोक सकता है। फिर उसने अपना अगला मिशन देखा, अगर वो रांगशंग गार्डन के सर्वाइवर्स को रिक्रूट कर लेता तो 25 पॉइंट्स और मिलते। उसने तय किया कि लेवल 2 वाला बॉक्स बाद में खोलेगा और मिशन अगले दिन शुरू करेगा। उधर चोंग यिमिंग की लाश को बाहर फेंक रहा था। अगले सुबह शाओयोंग ने ग्रुप को टारगेट प्रैक्टिस सिखानी शुरू की, बोतलों और डिब्बों पर गोली चलाकर। कुछ देर बाद उसने शंग से कहा कि सबको इकट्ठा करो, क्योंकि रांगशंग गार्डन में और भी सर्वाइवर्स हैं जिन्हें आज बेस पर लाना है। इस मिशन पर चोंग को भी उसके साथ भेजा गया। रास्ते में उन्हें एक छोड़ी हुई बस मिली जो बीच सड़क पर अटकी थी। उन्हें अंदर के ज़ॉम्बीज को जबरन हटाना पड़ा। उसके बाद शाओयोंग ने चोंग को उसकी मुज़ल की चाबी दी और कहा, जब तक हम अकेले हैं इसे पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन रंगशंग गार्डन पहुंचते ही फिर से लगा लेना, वरना लोग डर जाएंगे। इस बीच शू खंग अपनी टीम को तैयार कर रहा था। उसका मकसद साफ था, इस बार रेंग खंग गार्डन का मिशन हमेशा के लिए खत्म करना। बस मिल जाने के बाद शाओयोंग ने बिना किसी झिझक के रास्ते की हर ज़ॉम्बी को कुचलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। बीच बीच में छोड़ी हुई गाड़ियों के बीच से निकलते हुए। ट्रैफिक नहीं था तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से रास्ता साफ करता चला गया। वहीं बिल्डिंग 8 में सर्वाइवर्स का ग्रुप बचा हुआ खाना बांटने में लगा था। मुश्किलें बहुत थी मगर सब जिंदा थे। तभी एक लड़के ने, जो अपने पिता के साथ था, किसी गाड़ी की आवाज सुनी। ग्रुप के पुलिस अफसर ने पहले बाहर जाकर चेक करने का फैसला किया ताकि सबकी सुरक्षा बनी रहे। दूर से देखकर उसने महसूस किया कि आने वाला शाओयोंग नहीं बल्कि शुसांग और उसकी गैंग थी, हथियारों से लैस, पूरी तरह लड़ाई को तैयार। अफसर ने तुरंत चेताया, ये वही बैंडिट्स हैं, बेक्वेशन माउंटेन वाले दुश्मन हैं। किसी ने कहा, इस बार हम भी तैयार हैं, बंदूकें हैं हमारे पास। मगर अफसर ने उन्हें याद दिलाया कि दुश्मन के पास जगह का एडवांटेज है। उसने खुद छत पर जाकर स्नाइपर पोजीशन ली और बाकी सबको कहा कि पहले से तय की गई प्लान पर चलो। उधर शूखंग और उसके लोग पीछे हटकर बेहतर फायरिंग एंगल लेने लगे। उन्होंने अपनी सबमशीन गन्स तैयार की और बिल्डिंग पर कोऑर्डिनेटेड हमला शुरू कर दिया। शूजांग ने लाउड स्पीकर उठाया ताकि धमकी दे सके, लेकिन उससे पहले ही उसकी टीम का एक आदमी हेडशॉट से मारा गया और दूसरा पैर में गोली लगने से गिर पड़ा। ये सब रूफटॉप पर बैठे ऑफिसर ने किया था, अपनी AK-47 से। दुश्मन हैरान थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि बिल्डिंग वालों के पास सिर्फ पिस्तौल है। शूजांग गुस्से में बोला, इनके पास ऑटोमेटिक राइफल कहां से आई? हालात बिगड़ते देखकर उसने रिट्रीट का आदेश दिया, लेकिन कहा, मेरे इशारे के बाद एक अधीर आदमी जल्दी भागने लगा और उसके सिर में गोली लगी। आखिर सिग्नल मिलने पर सब भागने लगे, लेकिन एक एक कर मारे गए। शोंग ने बचने के लिए अपने ही लोगों को चारा बना दिया, कार में घुस गया और एक घायल साथी को वहीं छोड़ दिया, जिसे ऑफिसर ने तुरंत ढेर कर दिया। उधर शाओयोंग रास्ते में शूसोंग की कार से गुजरा, लेकिन उसने उन्हें जाने दिया। उसके पास और जरूरी मिशन था। जब वो बिल्डिंग 8 पहुंचा तो देखा कि AK-47 वाकई काम आई थी। जमीन पर पड़े लाशों को देखकर चोंग की भूख जागी। शाओयोंग ने कहा, खाओ,
ये दुश्मन थे, वैसे भी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। चोंग ने उनका मांस खाकर अपनी भूख और ताकत दोनों वापस पा ली। जैसे ही वे आगे बढ़े, शाओयोंग ने कहा, ऑफिसर होंगी ने अच्छा काम किया, बहुतों को ठिकाने लगाया। खिड़की से लोग पहचान गए कि वो शाओयोंग है और नीचे आकर उससे मिले। होंगले और उसका ग्रुप नीचे इकट्ठा हुआ। शाओयोंग ने पूछा, तुम लोगों ने ही उन बैंडिट्स को खत्म किया? होंगी ने गर्व से कहा, हाँ, तुम्हारे दिए हथियार से काम आसान हो गया। तभी एक अजीब आवाज आई। एक ज़ॉम्बी उनकी ओर आ रहा था। सब डर गए, हथियार तान दिए। वो चोंग था, लेकिन क्योंकि किसी ने उसे पहले नहीं देखा था, माहौल अचानक टेंस हो गया। शाओयोंग ने सबको शांत किया और बताया कि चोंग उसके साथ है। फिर भी होंगी को थोड़ा अजीब लगा कि वो एक ज़ॉम्बी को अपने साथी के रूप में रखता है। शाओयोंग ने समझाया कि चोंग कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है और रास्ते में वो सब कुछ डिटेल में बताएगा। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बस में बैठकर रवाना हुए। निकलने से पहले शाओयोंग ने चोंग से कहा कि जितना जल्दी हो सके खा लो। थोड़ी देर बाद चोंग ने अपनी मजल पहनी, जो एक मास्क की तरह काम करती थी ताकि बाकी यात्रियों को डर न लगे। एक बच्चे ने पूछा, क्या उसने खुद ये मास्क पहना है? शाओयोंग ने मुस्कुराते हुए चेतावनी दी, ऐसे सवाल उससे सामने मत पूछना, वो जल्दी ऑफेंड हो जाता है और फिर कुछ भी कर सकता है। जब चोंग बस में चढ़ा तो उसकी भारी देह से पूरी गाड़ी हिल गई। होंगी ने हैरान होकर कहा, डैम, कितना हैवी है ये। खाना खत्म करने के बाद चोंग ने बस की चाबी शाओयोंग को लौटाई और कुछ शब्द बड़बड़ाए। सबने नोट किया कि वो इंसानी मांस खाने के बाद इवॉल्व हो गया था। अब वो कुछ बेसिक शब्द बोल सकता था, जैसे कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो। इसका मतलब था कि वो आगे और ताकतवर और समझदार बनने वाला है, भले ही वो पूरी तरह इंसान नहीं था। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही, जबकि दूसरी तरफ शूसंग बुरी तरह हार चुका था। बेस पहुंचने पर उसे जोर से डांटा गया। उसने सफाई दी कि उसे पता नहीं था कि दुश्मनों के पास ऑटोमेटिक राइफल थी, लेकिन उसके बॉस ने बात नहीं मानी और ताना मारा। कैसे कुछ गरीब लोग ऐसी गन ले आए? शूजांग ने कहा कि अगर यकीन नहीं है तो कोई भेजकर खुद चेक कर लो। तभी काई ने उसे जोरदार किक मारी और कमरे से बाहर फेंकते हुए कहा, लूजर। एक और साथी ने कहा, काई तो बस उस औरत के पीछे पड़ा है जो शूसंग के पास रहती है। काई ने झट से इनकार किया, ऐसा कुछ नहीं है, और सार्कास्टिक टोन में खुद को डिफेंड करने लगा। बॉस ने सबको शांत किया और कहा कि सब्र करो, सही वक्त आने पर सबका हिसाब होगा। शूसंग ये सब सुन रहा था, अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। कमरे में अकेला रहकर उसने गुस्से में सब चीजें तोड़ फोड़ डाली। उसका साथी किंगा उसे शांत करने आया, बोला, कंट्रोल रखो भाई, अभी वक्त नहीं है। लेकिन शूसंग ने कहा, अब कुछ पैक करने की जरूरत नहीं, हम आज रात निकल रहे हैं, ये जगह अब सेफ नहीं है। उसने आदेश दिया कि आधी रात को सारे बचे हुए लोग इकट्ठा हों, हम यहाँ से भागेंगे। दूसरी तरफ शाओयोंग की बस सर्वाइवर्स के साथ बेस पहुंच गई थी। उसने रंग गार्डन से सिर्फ 5 लोगों को रिक्रूट करने का मिशन लिया था, लेकिन 8 सर्वाइवर्स लेकर लौटा, जिससे उसे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। अब उसके सिस्टम में कुल 66 पॉइंट्स थे। उसने चोंग से कहा, कल रात हम सिटी के साउथ वाले हिस्से में निकलेंगे। होंगी ने पूछा, वहाँ तो बहुत खतरनाक इलाका है, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? शाओयोंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बुशान के लोगों से एक अधूरा हिसाब बाकी है। रात में शाओयोंग ने अपने कमरे में बैठकर सिस्टम फिर से खोला। अब वो लेवल 2 वाला हाईटेक क्रेट खरीदने के लिए तैयार था। उसने 50 सिस्टम पॉइंट्स खर्च किए, अब उसके पास सिर्फ 16 बचे थे। उसने सोचा, उम्मीद है ये डील वर्थ होगी। क्रेट खोलने पर उसे मिला फिजिकल एनहांसमेंट सेरम प्लस 20, और ये देखकर वो खुद हैरान रह गया कि लेवल 2 बॉक्स में इतना कीमती आइटम निकला। उसने तुरंत सेरम खुद पर लगाया। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़कर 33 पॉइंट्स तक पहुंच गई, जो किसी आम इंसान की ताकत से 6 गुना ज्यादा थी। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हो गए कि उसने उड़ते हुए कीड़े को हवा में ही पकड़ लिया। अगले दिन उसने अपनी अगली एक्सपीडिशन के लिए तैयारी शुरू की। ये मिशन बाकी बचे अकाउंट्स क्लियर करने वाला था। उधर होंग हथियारों की प्रैक्टिस कर रहा था और उसने देखा कि शाओयोंग निकल रहा है। उसने पूछा, कुछ मदद कर सकता हूँ? शाओयोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बस जगह संभाल कर रखना। होंगले एक बेहतरीन मार्क्समैन है, बाकी सर्वाइवर्स को ट्रेन करो। होंगी ने कहा, दैट्स माय थिंग। और फिर शाओयोंग और चोंग अपनी बस लेकर मिशन पर निकल पड़े। दूसरी ओर बुशन बेस में शूसंग अपने ग्रुप के साथ रात के बीचों बीच भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, सामने चीफ डोंगशू, काईजे और क्विजिंग रास्ता रोककर खड़े थे। डोंगशू ने ठंडी आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो शूसंग? शूसंग ने झूठ बोलते हुए कहा, रंगशंग गार्डन जा रहा हूँ, मिशन पूरा करने। डोंगशू ने हंसते हुए कहा, सच दिखाओ। उसके आदमियों ने तुरंत एक लाश फेंकी। शू एक्सन के एक मैसेंजर की। एक सबऑर्डिनेट बोला, वो हमारा आदमी था। शू खंग घबराकर बोला, मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। फिर डोंगशू और उसके लोगों ने बिना किसी झिझक के गोलीबारी शुरू कर दी। शूसंग के सारे साथियों को वहीं खत्म कर दिया। अब सिर्फ शूसंग जिंदा बचा था। डोंगशू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हारी कार में किसी की जुबान ज्यादा चल गई थी। तभी शूसंग ने देखा कि उसके बगल में खड़ी क्विजिंग सब कुछ बता चुकी थी। उसे समझ आ गया कि गद्दारी उसी ने की है। गुस्से में उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे बिट्रे करने की? काई ने पूछा कि अब वो शूसंग के साथ क्या करने वाले हैं, तो डोंगशू ने बिना हिचक के आदेश दिया, उसे तुरंत मार दो। शूसंग को सफाई देने का कोई मौका नहीं मिला। उसे फांसी पर लटका दिया गया, बेस के बाहर, ताकि बाकी गद्दारों को सबक मिले। जब शाओयोंग बस लेकर पहुंचा तो सबसे पहले उसकी नजर उसी दृश्य पर पड़ी। उसने शूसंग की लटकती लाश को देखा और बुदबुदाया। उसने जैसा किया वैसा अंजाम पाया, लेकिन उसके मन में कुछ और था। उसने उस ज़ॉम्बी बने शरीर को नीचे उतारा और कहा, भले इसका अंत कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन ये अब भी मेरी बदला लेने में मदद कर सकता है। उधर बीक्यूशन बेस के अंदर एक गंदा और शर्मनाक सीन चल रहा था। क्विजिंग ने बेहद भड़काऊ कपड़े पहने थे और वो लीन के साथ एक इंटीमेट मोमेंट में थी। तभी क्वाजी को बाहर से अजीब आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, सारे गार्ड मरे पड़े थे। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और जैसे ही उनका ध्यान उधर गया, शाओयोंग पीछे से चुपचाप आया। एक पल में उसने क्वाजी का गला काट दिया, बिना आवाज, बिना चेतावनी। फिर उसने एक और चाकू हवा में घुमाया, जो सीधे लिन के सिर में जा घुसा। खून दीवारों तक उछला और क्विजिंग पर भी जा गिरा। वो डर के मारे कांप उठी। उसने शाओयोंग को पहचान लिया। तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो? शाओयोंग ने ठंडी नजरों से देखा और व्यंग्य भरे लहजे में कहा, काफी मजे ले रही हो, है ना? सोचो, शूखंग ये सब देखता तो क्या सोचता? क्विजिंग कुछ बोल भी नहीं पाई। तभी शाओयोंग ने ज़ॉम्बी बने शूसंग को आजाद कर दिया। वो अपने पुराने साथी को नजरअंदाज करता हुआ सीधे क्विजिंग पर झपटा। अब वो बंधी हुई थी, चीख नहीं पा रही थी, और शूसंग ने उसे उसी क्रूर तरीके से नोच डाला जैसे उसने खुद किसी वक्त उसके साथ किया था। बाद में शाओयोंग ने चोंग को आदेश दिया कि बेस में बिखरी हुई लाशों से अपनी भूख मिटा ले। तभी उसकी नई सुपर ह्यूमन सुनने की शक्ति ने पास की इमारत से कुछ आवाजें पकड़ी। वो बंधकों की थी, जिन्हें कुछ बदमाश धमका रहे थे। उनमें से एक बोला, ये बच्ची तो मीट के लिए परफेक्ट है, लेकिन उनके लीडर, एक मोटा आदमी, बोला, नहीं, ये बहुत दुबली है, उस मोटे लड़के को पकड़ो। बच्चा अपनी माँ की बाहों से छीना गया और वो औरत रोती गिड़गिड़ाती रह गई। तभी बाहर जोरदार धमाका हुआ। लीडर बोला, शॉटगन की आवाज है, लेकिन दूसरा डरकर बोला, लेकिन बॉस, शॉटगन तो सिर्फ तुम्हारे पास है। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। लीडर ने अपने एक आदमी को आगे भेजा, लेकिन अगले ही पल वो दरवाजे से खींच लिया गया। चोंग वहां था, एक शिकारी की तरह। बाकी गुंडे गोलियां चलाने लगे।
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चोंग ने कांच की खिड़की को ऐसे तोड़ा जैसे वो पेपर हो और बॉस की गर्दन मरोड़कर बाकी सबको बेरहमी से खत्म कर दिया। सिर्फ बंधक जिंदा बचे। सब चोंग को देख डर गए। ये कौन सा ज़ॉम्बी है जो इंसानों पर हमला नहीं करता? तभी शाओयोंग अंदर आया और बोला, गुड जॉब चोंग, तुम्हें मास्क तक हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। चोंग ने हंसते हुए कहा, मास्क सब कुछ और मजेदार बना देता है। बच्चों में से एक बोला, वो मॉन्स्टर है, उसने सबको मार डाला। शाओयोंग ने शांति से कहा, रिलैक्स, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। एक माँ बोली, मैंने ऐसा प्राणी पहले भी देखा है, शहर के पूर्वी हिस्से में। शाओयोंग थोड़ा हैरान हुआ, इतनी जल्दी ये म्यूटेशन फैल रहे हैं? उसे लगा था इसमें अभी 1-2 महीने लगेंगे। डेकोर नाम का शहर, जो उनके बेस से ज्यादा दूर नहीं था, अब उसका अगला टारगेट था। उसे एहसास हुआ कि चोंग जैसे और भी रेयर म्यूटेंट्स मौजूद हैं। कुछ ज़ॉम्बी अपनी यादें और दिमाग का हिस्सा बचाए रखते हैं, जिससे वो हाई क्लास किलर्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन पागलपन की हद तक अस्थिर होते हैं, जो किसी को भी मार डालते हैं। चोंग ने डरकर पूछा, क्या मैं भी वैसा बन जाऊंगा? शाओयोंग मुस्कुराया, नहीं, तुम अलग हो, तुम लकी हो। जब तक मैं हूँ तुम कभी अपना होश नहीं खोगे। फिर शाओयोंग ने पूछा, यहाँ और कोई जिंदा है? लोगों ने बताया कि कुछ और लोग नीचे के कमरों में बंद हैं। वो नीचे गए तो नजारा किसी नरक से कम नहीं था। पूरा बेस इंसानी लाशों और अवशेषों से भरा था, जैसे कोई ह्यूमन स्लॉटर हाउस हो। शाओयोंग ने गहरी सांस ली और कहा, शायद यही वजह है कि इस इलाके में कोई और सर्वाइवर नहीं बचा। उसे शक हुआ कि या तो यह मांस व्यर्थ गया या फिर किसी ने इसे ज़ॉम्बीज को खिलाने के लिए जमा किया था। किसी ने बताया कि करीब 1 किलोमीटर दूर साउथ गेट के पास एक और बिल्डिंग है जहां और लोग बंद हैं। शाओयोंग ने सिर हिलाया और तभी उसके सिस्टम में नया मिशन पॉप हुआ। मकसद था अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना और उसे और बेहतर बनाना, ताकि सिस्टम में सबसे हाई स्कोर हासिल किया जा सके। उस वक्त शाओयोंग के पास सिर्फ 2 प्रोग्रेस पॉइंट थे और अगर वो ये मिशन पूरा कर लेता तो उसे 20 सिस्टम पॉइंट मिलते, जो उसके पास मौजूद 36 पॉइंट्स में जुड़ जाते। जिस सेल्स ऑफिस का जिक्र लोगों ने किया था, वहां तैनात गार्ड्स को अचानक नॉर्थ गेट की तरफ से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड बाद चोंग वहां पहुंचा और बिना किसी दिक्कत के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसी जगह पर कुछ औरतें बंधक बनाकर रखी गई थी, जो टूटे हुए कमरे में कैद थी। जब गोलियों की आवाज और दरवाजा तोड़ने की कोशिश सुनी तो वो डर के मारे सिमट गईं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दरवाजा शाओयोंग ने खोला है तो उनके चेहरे पर राहत आ गई। उसने सबको बाहर निकलने की इजाजत दी। कुछ ही देर में शाओयोंग के पीछे सर्वाइवर्स की लंबी लाइन बन गई, जो उस तबाह इलाके से गुजर रही थी जहां चारों तरफ लाशें पड़ी थी। रास्ते में एक औरत ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम सच में हमें रहने के लिए सेफ जगह दोगे? शाओयोंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन हर किसी को काम करना होगा। लोगों ने तुरंत हामी भरी, मानो उन्हें किसी चमत्कार पर यकीन हो गया हो। सब बस में सवार होकर बेस की तरफ रवाना हो गए। बेस पहुंचते ही शनशो ने राहत की सांस ली। आखिरकार हम वापस आ गए। लेकिन जंग ने चेताया, गेट अभी मत खोलो जब तक शाओयोंग खुद ऑर्डर न दे। शाओयोंग ने कहा, ये मेरी किला है, लेकिन हर किसी को सीधे अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसने बताया कि उसने फोर्ट्रेस के बगल में एक छोटा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया है। वो जगह उतनी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन फिर भी उस नरक जैसी जगह से कहीं बेहतर थी, जहां से वो सब बचकर आए थे। उसने साफ कहा कि वहां कई बिल्डिंग्स अधूरी हैं और सबको मिलकर काम करना होगा। जो खुद को साबित करेगा उसे फोर्ट्रेस के अंदर आने का मौका मिलेगा। सुबह के वक्त विशन गांव में एक डिलीवरी ट्रक रुका। आगे की सीट पर एक औरत बैठी थी। वो अधीर हो रही थी क्योंकि रेडियो पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने झुंझलाकर कहा, बॉस तो पूरे निकम्मे हैं। शक होने पर वो एक कमरे में गई और वहां लिन और काइजी की लाशें देखी। खून, टूटी दीवारें और शाओयोंग के नरसंहार के निशान हर जगह फैले थे। शूसोंग ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने एक ही पंच में उसे उड़ा दिया, फिर बाकियों को चाकू से खत्म कर दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब हमें खुद ही सब संभालना होगा। जो रूल तोड़ेगा मरेगा। जब वो पूरे गांव से गुजरी तो उसने तबाही की लकीर देखी। सैकड़ों लाशें बिखरी पड़ी थी। उसके एक आदमी ने कहा, रुई, यहाँ तो कोई जिंदा नहीं बचा। रुई ने बस इतना कहा, मीट अभी भी काफी है, सब ट्रक में लाद दो। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर ताजा टायरों के निशान पर पड़ी और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे पता चल गया कि कोई हाल ही में यहाँ से गुजरा है। उधर शाओयोंग अपने नए मिशन का विश्लेषण कर रहा था, एक्सपेंड द कम्युनिटी। ये वैसा मिशन नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। इस बार मकसद था सबसे ज्यादा स्कोर जुटाना, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे अहम फैक्टर थी। उसने सोचा, ये जमीन भले बर्बाद दिखती हो मगर है तो उपजाऊ। उसे याद आया कि उसके कुछ दुश्मनों का अहंकारी परिश्रम भी इसी जमीन को उपजाऊ बनाने में काम आया। फिर उसे रेयर म्यूटेंट्स की बात याद आई और वो उस जगह गया जहां नए सर्वाइवर्स ठहरे थे। बहुत से लोग उसे सेवियर कहकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। शाओयोंग ने सख्त लहजे में कहा, ऐसा मत करो। फिर उसने उसी औरत से पूछा जिसने पहले उस म्यूटेंट के बारे में बताया था, वो प्राणी तुमने कहाँ देखा था? उसने कहा, डेकोर सिटी के मार्केट में, हम वहाँ सप्लाई लेने गए थे, तभी वो आया। बहुत लोग मारे गए, पूरा इलाका पैनिक में था। मैं और मेरी बेटी किसी तरह भागे और बुशन पहाड़ों की तरफ निकले, लेकिन हमें डकैतों ने पकड़ लिया। डेकोर सिटी? शाओयोंग ने नाम दोहराया। शानशन ने कहा, वहाँ मत जाना, हमारे पास अब काफी सामान है। लेकिन जियांग बोला, हम एक ही जगह ठहर नहीं सकते, जितने ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे उतना बेहतर होगा सबके लिए। शाओयोंग ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे बड़ा खतरा ये है कि डेकोर सिटी बस 2 किलोमीटर दूर है। अगर वो क्रीचर वहाँ आजाद घूम रहा है तो वो हमारे बेस तक भी पहुंच सकता है। वो औरत डरते हुए बोली, वो बहुत खतरनाक है। जो भी उसके पास गया वो नहीं बचा। शाओयोंग ने ठंडी मुस्कान दी, डोंट वरी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसने जैंग से कहा, चोंग को बुलाओ, अब वक्त है डेकोर सिटी जाने का, उस चीज को खत्म करने का। उधर डेकोर सिटी में एक पुराना रियल एस्टेट ऑफिस था जहाँ कुछ सर्वाइवर्स जमा थे। उनमें से एक घमंडी आदमी अपने सेक्रेटरी से बहस कर रहा था। हमें पास के सुपरमार्केट से सप्लाई लेने जाना चाहिए। मैनेजर ने कहा, वो इलाका मैं जानता हूँ, वहाँ कुछ न कुछ बचा होगा। लेकिन दूसरे आदमी ने उदास स्वर में कहा, शायद अब वहाँ कुछ नहीं, सब लूटा जा चुका होगा। सेक्रेटरी ने सबको पॉजिटिव रखने की कोशिश की, सबको याद दिलाया कि चाहे मार्केट लूटा हुआ हो फिर भी कुछ काम का सामान मिल ही जाता है। जब वो लोग आखिरकार उस सुपरमार्केट में दाखिल हुए तो अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी देर में उन्हें कुछ सामान तो मिला पर बहुत कम। तभी अचानक अंधेरे से कुछ अजीब सी आवाज आई। कुछ ज़ॉम्बीज़ की छोटी भीड़ सामने आई जिन्हें बड़ी मुश्किल से खत्म किया गया। मगर उस जगह का माहौल अब और भी डरावना लगने लगा। उन्होंने फैसला किया कि जितना जल्दी हो सके सामान उठाओ और निकलो। पर अंधेरे की गहराई में एक म्यूटेंट चुपचाप उन्हें देख रहा था, सही वक्त का इंतजार करते हुए। जब बाकी लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे तो सेक्रेटरी एक पुराने बिस्तर पर लेट गई और बोली, हम इसे टेम्पररी बेस बना सकते हैं। इस बीच मैनेजर और एक आदमी बाहर गए सिगरेट पीने और प्लान पर बात करने। उस आदमी ने पूछा, क्या यहाँ रहना सेफ रहेगा? मैनेजर ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद नहीं। उन्होंने देखा कि मॉल में बहुत सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं, जिससे इसे डिफेंड करना मुश्किल है। और इतना सारा सामान, ये तो दूसरे सर्वाइवर्स को भी खींच लाएगा। तभी अचानक एक आदमी की गर्दन पर ब्लेड चमका। एक पल में उसका गला कट गया। हमला उसी म्यूटेंट ने किया था जो मुस्कुराते हुए बोला, फ्रेश मीट।
बेस्ट टेस्ट। एक और आदमी डर के मारे भागने लगा, पर कुछ कदम ही चला था कि उसे बीच से 2 हिस्सों में काट दिया गया। बाकी सब पैनिक में इधर-उधर भागने लगे, लेकिन म्यूटेंट गरजा, कोई नहीं बचेगा, और फिर सबका कत्ल शुरू हो गया, एक-एक करके, बेहद खौफनाक तरीके से। सेक्रेटरी सबसे ज्यादा पास पहुंची थी दरवाजे के, पूरे डर के साथ भागती हुई। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ा, मगर वो चोंग था। उसने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। उसी वक्त शाओयांग आया और बोला, डर मत हो, सब ठीक है। सेक्रेटरी ने उसे पहचान लिया, वही लड़का जिसने वो जमीन खरीदी थी। उसने कहा, तुम वही हो ना शाओयांग? और वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, और तुम? निंग वनवन, उसने डरते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें भागना चाहिए, यहाँ कोई मॉन्स्टर है। शाओयांग बोला, रिलैक्स, सब कंट्रोल में है, वो जानवर ज्यादा देर नहीं बचेगा। निंग ने जब साइड में देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। चोंग उस विशाल म्यूटेंट से भिड़ा हुआ था और उसकी ताकत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। म्यूटेंट गुर्राया, तुम अकेले मुझे रोकने आए हो? चोंग ने ठंडे स्वर में कहा, ट्राई तो कर ही सकते हैं, और फिर उसने एक जबरदस्त धक्का मारकर उसे दूर फेंक दिया। म्यूटेंट हंसते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, तुम्हारे जैसे एक और को देखा है मैं, अब मजा आएगा। उसने बताया कि उसने कई लोगों को खाकर अपनी एवोल्यूशन तेज कर ली है, लेकिन वो भी चोंग की ताकत देखकर हैरान था। चोंग का एक पंच उसे दीवार में दे मारा और फिर एक किक सिर पर। म्यूटेंट ने तुरंत बचते हुए छत पर चढ़कर कहा, अब देखो असली पावर। और फिर वो म्यूटेट होकर और भी खतरनाक बन गया। लड़ाई इतनी तेज थी कि आंखों से देखना मुश्किल था। जैंग ने कहा, चोंग मुश्किल में है, ये दुश्मन बहुत पावरफुल है। लेकिन शाओयांग मुस्कुराया, नो प्रॉब्लम, अगर आज इसे नहीं मारा तो कल ये और भी खतरनाक बनेगा। उसने बिना सोचे अपनी इन्वेंटरी से AK-47 निकाली, जिससे निंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, ये गन तुमने हवा में से कहां से निकाल ली? शाओयांग बोला, बस 1 मिनट रोकना इसे। चोंग ने म्यूटेंट के हाथ पकड़ लिए और शाओयांग ने सीधा उसके सिर पर फायर कर दिया। गोली लगी, पर म्यूटेंट मरा नहीं। उसने कहा, तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो, अब मैं तुम्हें खुद खाऊंगा। जंग चौंक गया, पर शाओयांग रुका नहीं। लगातार कई सेकंड तक फायरिंग की, जब तक उसका सिर कीचड़ की तरह न बन गया। लड़ाई खत्म हुई। शाओयांग ने चोंग से पूछा, तुमने इसका बॉडी नहीं खाया, शायद इससे तुम और स्ट्रांग बन जाते। तभी सिस्टम से आवाज आई, मिशन कंप्लीट, +1 पॉइंट फॉर कम्युनिटी प्रोटेक्शन। शाओयांग मुस्कुराया और बोला, अब जब यहाँ तक आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। उसने अपने स्पेशल रिंग से पूरा सुपरमार्केट खाली कर दिया। जंग बस खड़ा देखता रहा, हर बार की तरह इंप्रेस होकर। शाओयांग ने हंसकर कहा, इन लाशों को मॉन्स्टर बनने देने से बेहतर है कि चोंग इन्हें खा ले। उधर कुछ दूरी पर रुए और उसकी टीम शाओयांग के बेस को दूरबीन से देख रही थी। वो गिनती कर रही थी कि अंदर कितने लोग हैं, कितनी गार्ड्स हैं, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कम लोग, कम हथियार, पर काफी रिसोर्सेज, ये जगह हमारे काम की है। ड्राइवर ने पूछा, क्या वो वही आदमी है जिसने बिक्यूशन में सबको हराया था? रुई ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बिल्कुल वही। याद है ना दिख, हमने कैसे चालाकी से उस ग्रुप को गिराया था? उसने बताया कि उसने पहले ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वार्न किया था कि वो जगह सेफ नहीं है। रुई के लिए वो जगह किसी डिवाइन गिफ्ट से कम नहीं थी, एक नई जगह जहां वो अपना बेस बना सके। साथ वाला आदमी मजाक में बोला, अब तो थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। जब ड्राइवर ने पूछा कि अब क्या प्लान है, रुई ने साफ कहा कि अभी अटैक नहीं करेंगे, पहले ठीक से प्लान बनाएंगे, रीग्रुप करेंगे और फिर भारी हथियारों के साथ लौटेंगे। उधर शाओयांग और उसका ग्रुप बेस की तरफ लौट रहा था। वान वान ने पूछा, वो जगह वाकई इतनी अच्छी थी? जांग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई वहां तो हॉट शॉवर्स तक है। वान वान का चेहरा चमक उठा, पर तभी शाओयांग की नजर कुछ अजीब सी हरकत पर पड़ी। उसने तुरंत कहा, सब आर्म्ड हो जाओ। जांग ने मशीन गन निकाली और तभी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के पास से गुजरी। शाओयांग ने रुई को देखा और तभी सिस्टम से एक नई नोटिफिकेशन आई, मिशन नेमेसिस विलेन वॉल्यूम 1। टास्क था दुश्मन के हमले को रोकना और 50 सिस्टम पॉइंट्स कमाना। वान वान ने घबराकर पूछा, क्या वो औरत हमारे बेस पर अटैक करने वाली है? थोड़ी देर बाद शाओयांग ने शियाशन से पूछा कि क्या उसने आज कुछ अजीब देखा। उसने कहा, दूर एक कार दिखी थी, पता नहीं हमारी तरफ आ रही थी या नहीं। उसने पलटकर पूछा, क्या तुमने भी कुछ नोटिस किया? शाओयांग ने कहा, दादा शाम को बोलो, सबको मीटिंग के लिए बुलाए, कुछ जरूरी बात करनी है। इस बीच साउथर्न सबर्ब्स की कोल माइन में कुछ सर्वाइवर्स घूम रहे थे, हाथ में कम्युनिकेटर्स लिए। उन्हें किसी मैसेज ने बुलाया था जिसमें एक सेफ बेस का वादा किया गया था। तभी एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी, रुई की। उसने पूछा, तुम लोग मैसेज देखकर आए हो, बेस देखना चाहते हो? वो सब उसकी खूबसूरती देखकर इंप्रेस हुए और बोले, हाँ। रुई ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग सही टाइम पर आए हो, मेरे साथ चलो। उन मर्दों की नजर में लालच था और रुई ने वो सब देख लिया था। थोड़ी देर बाद वो सब कोल माइन के अंदर बने नए बेस में पहुंच गए। सब हैरान थे, जगह बहुत बड़ी थी। एक आदमी बोला, वाह, आखिर एक अच्छी जगह मिली रहने के लिए। वैसे बाथरूम है? बहुत जरूरी है। रुई मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल है, मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद वही आदमी रुई के साथ बाथरूम में था। उसने रुई की नजरों से कुछ समझ लिया और बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, इतना शर्माओ मत। रुई की आंखों में कोई हिचक नहीं थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर उसके गले पर चाकू रख दिया। ठंडी आवाज में बोली, मैंने सोचा था तुम लोग सर्वाइवर्स के लायक हो, पर तुम सब निकले सिर्फ एक गंदे डिसअपॉइंटमेंट। कुछ सेकंड बाद रुई बाहर निकली, शांत, बिना किसी इमोशन के। बाहर उसके साथी पहले ही बाकी सबका काम खत्म कर चुके थे, सब मर चुके थे। रुई ने बस इतना कहा, ट्रांसपोर्ट बुलाओ, ये बॉडीज हटवानी है। उधर शाओयांग के बेस पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। हंगी ने पूछा, क्या सच में कोई हमारे बेस पर अटैक करने वाला है? और वो लोग कौन है? शाओयांग ने कहा, हमें एग्जैक्ट इन्फो नहीं है, पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसलिए तैयार रहना होगा। उसने कहा कि चोंग और जंग उसके साथ चलेंगे ताकि अधूरी बिल्डिंग्स को पूरा किया जा सके और फिलहाल रिफ्यूजीज को वहां शिफ्ट किया जाए। कई लोगों ने वॉलंटियर किया, यहाँ तक कि शनशोन का बेटा भी आगे आया। माहौल थोड़ा टेंस था, तो वान वान ने कहा कि वो भी साथ जाएगी। शाओयांग ने समझाया कि वो एरिया अभी तक सेफ लग रहा है। बेस की डिफेंस की जिम्मेदारी होंगली और ग्रैंडपा शेन को दी गई। बाकी ग्रुप अबेंडेंड बिल्डिंग्स की तरफ गया, जहां पहुंचते ही उन्हें दर्जनों जंबीज को खत्म करना पड़ा, पर किसी को चोट नहीं लगी। चोंग ने मौके का फायदा उठाकर अपना मील ले लिया। शाओयांग ने कहा कि फिलहाल वो सब यहीं रुकेंगे क्योंकि अगले कुछ दिन में अटैक की संभावना है। कई रिफ्यूजीज ने लड़ाई में मदद की पेशकश की। शाओयांग ने कहा, फेयर इनफ, पर पहले इस जगह को साफ करो, बाद में मैं वेपन्स और एम्यूनिशन भेज दूंगा। सब ऑन ऑर्डर फॉलो करेंगे और रेडियो से कांटेक्ट में रहेंगे। उधर रुई अपने सभी हथियार तैयार कर रही थी। अब साफ था उसके पास एक म्यूटेंट सोल्जर भी था। रुई ने अपनी टीम को समझाया, ये कोई सिंपल टारगेट नहीं है, इस बेस के लोगों ने पूरा गांव साफ कर दिया था। किसी ने पूछा, वो क्या किसने था? रवि ने कहा, ईस्टर्न सबर्ब्स का ग्रुप, और अब टाइम आ गया है इसे खत्म करने का। उसने घोषणा की, अटैक कल सुबह शुरू होगा। रात में शाओयांग सिस्टम चेक कर रहा था, उसके पास 46 पॉइंट्स थे। उसने सोचा अब क्या खरीदा जाए और एक साथ 3 चीजें खरीदी। लेवल 2 अवेकन पावर्स बॉक्स 25 पॉइंट्स, लेवल 2 पोस्ट अपोकैलिप्टिक फार्मर्स बॉक्स और लेवल 1 सप्लाईज बॉक्स। अवेकन पावर्स बॉक्स में उसे नई स्किल मिली, फिजिकल स्ट्रेंथ ओवरलोड। इससे उसकी ताकत 25% तक बढ़ सकती थी, पर इफेक्ट खत्म होने के बाद शरीर कुछ देर के लिए कमजोर हो जाता। उसने जल्दी कैलकुलेट किया, उसकी स्ट्रेंथ अभी 33 पॉइंट्स थी, ओवरलोड के साथ वो 40 पार कर जाएगा, यानी एक नॉर्मल इंसान से करीब 8 गुना ताकतवर।
वो इस नई स्किल को टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड था। अगली सुबह रुई ने अपनी पूरी फोर्स के साथ शोयोंग के बेस पर चढ़ाई शुरू की। उसने प्लान बताया, पहला ग्रुप शेल्टर में घुसेगा और सारे रिफ्यूजीज को खत्म करेगा। दूसरा ग्रुप मेटल गेट खोलेगा। म्यूटेंट मुस्कुराया, मैं तो बहुत भूखा हूँ। उधर शियोंग के बेस पर रोंगली इलाके का सर्वे कर रहा था। उसने कहा, यहाँ से कवर तो अच्छा मिलेगा पर व्यू थोड़ा कम है। चोंग ने कहा, नो इश्यू। रोंगली ने पूछा, क्यों? तब शियोंग को याद आया कि वो पहले स्नाइपर रहा था। रोंगली ने कहा, बस कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है। शियोंग ने पूछा, क्या 100 से 200 मीटर तक एक्यूरेट शॉट ले सकते हो? तभी हुंगी बोला, 500 मीटर तक ले सकता हूँ बॉस। शियोंग मुस्कुराया, परफेक्ट, इतना काफी है। उसी वक्त जंग भारी सामान उठाए वहां आ गया। जब उसने क्रेट खोला, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अंदर था बैरेट स्नाइपर राइफल, एक एलाइट लेवल का हथियार। हंगी हैरान रह गया, बोला, भाई मुझे तो इसे छूने में भी डर लग रहा है, इतना हाई लेवल वेपन। शियोंग ने मुस्कुराकर कहा, यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना सिर्फ 2 मैगजीन है, यानी कुल 10 बुलेट्स, एक भी फिजूल नहीं जानी चाहिए। हुंगी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जैसे उसे किसी युद्ध का खजाना मिल गया हो। शियोंग ने फिर जंग से पूछा, बाकी लोग तैयार हैं? अगर हाँ तो सबको अलर्ट कर दो, दुश्मन किसी भी वक्त पहुंच सकता है। थोड़ी देर बाद शनशन ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, कुछ अजीब लग रहा है। हंगी ने भी सिर हिलाया, हाँ मुझे भी दिखा, शायद वही लोग हैं। उधर रुई के एक सबऑर्डिनेट ने नोटिस किया कि जिस इलाके में रिफ्यूजीज होने चाहिए थे वो खाली है। उसने कहा, लगता है ज़ॉम्बीज़ ने खा लिया सबको। ड्राइवर ने पूछा, मैडम रुकें और चेक करें। रुई ने ठंडी आवाज में कहा, नो नीड, स्पीड बढ़ाओ। उसने समझाया कि अगर दुश्मन उन्हें हाई स्पीड में आते देखेगा तो उसे डिफेंस तैयार करने का टाइम नहीं मिलेगा। रुई की सारी यूनिट्स एक साथ आगे बढ़ी। दूसरी तरफ शनशन ने कंफर्म किया, वो दुश्मन है, फायर ओपन करो। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो गई। रुई के कई व्हीकल्स हिट हुए और कुछ ड्राइवर्स वहीं मारे गए। एक गाड़ी तो सीधे ब्लास्ट हो गई, आग के गोले में बदलकर। रवि गुस्से में बुदबुदाई, हमें इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? लेकिन उसने हार नहीं मानी, चिल्लाई, आगे बढ़ो, वॉल तक पहुंचो। अब रुई ने अपने म्यूटेंट सोल्जर को ऑर्डर दिया, स्टील गेट काट डालो। अंदर किले में शान ने सबको वार्न किया, गेट काटने की कोशिश हो रही है, फायर करो। बाहर की सड़क पर भी सर्वाइवर्स ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की चीखों के बीच काय के कंधे में गोली लगी और जैंग चिल्लाया, सब संभल कर, ये लोग भारी हथियारों से लैस हैं। किसी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, एम्यूनिशन काफी है। पर तभी गेट की धातु चीख उठी। म्यूटेंट ने आखिरकार उसे फाड़ दिया। रुई की आंखों में एक शातिर चमक थी। उसने कहा, अब देखते हैं ये मेरे प्यारे म्यूटेंट को कैसे रोकते हैं। अंदर शियोंग ने होंगली को सिग्नल दिया, वेट करो जब तक मैं बोलूं। निशाना सबसे बड़े टारगेट पर लगाना है, एक ही शॉट में खत्म कर देना। जैसे ही म्यूटेंट अंदर दाखिल हुआ, सबका खून जम गया। नॉर्मल बुलेट्स उसके शरीर में धंस ही नहीं रही थी और जो लगी वो घाव पल में भर गया। रुई ने बाहर से हंसकर कहा, लगता है पहली बार किसी इवॉल्व्ड म्यूटेंट को देख रहे हैं। शियोंग ने धीरे से कहा, नॉर्मल गन उस पर काम नहीं करेंगी, लेकिन ये करेगी। होंगली ने एक गहरी सांस ली, फिर बैरेट का ट्रिगर दबाया। धड़ाम। गोली ने सिर्फ म्यूटेंट का सिर नहीं उड़ाया, उसका आधा गला और सीना भी साथ में फट गया। रुई की आंखें हैरानी से चौड़ी रह गईं। वो बड़बड़ाई, क्या इनके पास ऐसे हथियार हैं? उसी वक्त शियोंग AK-47 लेकर मैदान में कूदा। गोलियों की बौछार में रुई की टीम पिन हो गई। कुछ भागने की कोशिश करने लगे। रुई ने गुस्से में अपने ही एक आदमी को पकड़कर गोलियों के सामने फेंक दिया ताकि खुद बच सके। शियोंग ने चिल्लाया, हुंगी वो भाग रही है। बैंग। होंगली ने फिर फायर किया। गोली रुई की टांग में लगी। वो गिर पड़ी, दर्द से चीखी, पर उसके साथ ही किसी तरह उसे कार में खींचकर भाग निकले। वो बच तो गई, लेकिन बुरी तरह घायल थी। शियोंग ने ठंडे लहजे में कहा, कोई बात नहीं, बदला बाद में लिया जाएगा। सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया, मिशन पूरा हुआ। नेमेसिस विलन वॉल्यूम 1 रिवॉर्ड प्लस 50 सिस्टम पॉइंट्स। इसके साथ ही बेस की जीत से कम्युनिटी का मोरल भी बढ़ा और उसे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। अब उसके पास कुल 76 सिस्टम पॉइंट्स थे, लेकिन इसके साथ ही नई मिशन लाइन खुली, नेमेसिस विलन वॉल्यूम 2 ऑब्जेक्टिव, रुई की बेस पर अटैक करके कैनिबल्स को खत्म करो। रिवॉर्ड प्लस 50 सिस्टम पॉइंट्स। शियोंग ने सबको कहा, अब हमें पता है वो लोग कहां भागे हैं, अगली बार शिकार हम करेंगे। लोगों ने खुश होकर चीयर किया। किसी की जान नहीं गई थी, बस कुछ घायल थे। शियोंग ने तुरंत ऑर्डर दिया कि सब इंजर्ड लोगों को इन्फर्मरी ले जाओ, उनके घाव डिसइंफेक्ट करो। बेस में जो बॉडीज हैं उन्हें बाहर निकालो और जो रिफ्यूजीज दूसरी बिल्डिंग में भेजे गए थे उन्हें वापस लाओ। वो बेहद सेटिस्फाइड था। सिस्टम पॉइंट्स बढ़ चुके थे, बेस सुरक्षित था और मन में सिर्फ एक ख्याल, अब उनकी बारी है। उधर रुई अपने बेस लौट रही थी, एक टांग के बिना। उसके आदमियों ने जब रुई को उस हालत में देखा तो सबके चेहरे हैरानी से जम गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? रुई ने चिढ़ते हुए कहा, मैं थोड़ी केयरलेस हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि दुश्मन के पास ऐसे हथियार हैं। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सबऑर्डिनेट्स उसे शक भरी नजरों से देख रहे हैं तो उसने गुस्से में पूछा, ऐसे क्यों घूर रहे हो सब? मुझे मांस खाना होगा रिकवर करने के लिए, और तुम सब मेरी बात मानोगे, समझे? तभी वो आदमी जिसने पहले म्यूटेंट को कंट्रोल किया था हंसकर बोला, तो अब तुम इतनी नीचे गिर गई हो कि मुझसे ऐसे बात कर रही हो? रवि की आंखों में आग भड़क उठी। उसने चीखते हुए कहा, तो अब तुम सब मेरे खिलाफ बगावत करोगे? और तुरंत ऑर्डर दिया, इसको पकड़ो। लेकिन कोई भी नहीं हिला, सन्नाटा छा गया। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारी एक टांग चली गई है, नंबर 2 म्यूटेंट मर चुका है, अब सबसे ताकतवर मैं हूँ, और सच कहूँ तो सब तुमसे तंग आ चुके हैं। रुई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम सब सच में बगावत कर रहे हो मुझसे? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ अपने ही लोगों की नफरत मिली। अगले ही पल सबने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला। रुई अपने ही आदमियों के हाथों मारी गई। कुछ देर बाद उन्होंने उस आदमी को थर्ड बॉस कहा, लेकिन उसने खुद को फर्स्ट घोषित कर दिया। तभी किसी ने कहा, हमारी डिफेंस बहुत कमजोर हो गई है, रुई मर चुकी है, म्यूटेंट गया और कई लोग भी खो गए हैं। अगर वो आदमी फिर से सामने आ गया तो हम नहीं बचेंगे। नया बॉस समझ गया कि वो शियोंग यानी टेंटिकल मैन की बात कर रहे थे। उसने कहा, शेल्टर बाद में ढूंढ लेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद शियोंग और जांग कोल माइन पहुंचे। उन्होंने कंफर्म किया कि यही वो जगह थी जहां कैनिबल्स छिपे थे। योंग ने कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ो और थोड़ा शोर करो ताकि जो भी छिपे हों वो घबरा जाए। रास्ते में रुई की बुरी तरह बर्बाद लाश मिली। होंगी ने देखा और बोला, ये लोग तो मॉन्स्टर थे, अपने ही साथियों को मार दिया। शियोंग ने शांत लहजे में कहा, कुछ नया नहीं, ऐसा होना तय था। जैंग को वो बड़ा म्यूटेंट याद आया जिससे उन्होंने लड़ा था। उसने कहा, वो चोंग से काफी अलग था। हंगी ने सिर हिलाया और पूछा, मैंने इवॉल्व्ड प्राणी के बारे में सुना है, लेकिन असल में वो क्या होता है? कोई उस लेवल तक पहुंचता कैसे है? शियोंग ने कहा, मानव मांस खाकर। वो बोला, ज़ॉम्बीज़ और म्यूटेंट्स इसी तरह नई एबिलिटीज पाते हैं और एवॉल्व करते हैं। हंगी ने पूछा, तो क्या हमें भी जिंदा रहने के लिए ह्यूमन फ्लेश खाना पड़ेगा? शियोंग ने कहा, नहीं, वो बस फास्टेस्ट तरीका है, लेकिन एक बेहतर रास्ता भी है। उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ कोर निकाला और दिखाया।
उसने समझाया, जो भी इंसान या ज़ॉम्बी पावर्स रखता है वो म्यूटेंट कहलाता है। उन्हें इवॉल्व होने के लिए एक्सोटिक एनर्जी चाहिए होती है। हर मांस और खून में थोड़ा बहुत एनर्जी होती है, भले ही बहुत कम, लेकिन रेयर म्यूटेंट्स के शरीर में ये एनर्जी बहुत कंडेंस्ड होती है। जैसे जैसे एपोक्लिप्स बढ़ेगा और ज्यादा म्यूटेंट ज़ॉम्बीज और एक्सोटिक कोरल्स सामने आएंगे। हंगी ने पूछा, मतलब ज़ॉम्बीज के अंदर भी एनर्जी होती है? तो फिर हम ज़ॉम्बी का मांस क्यों ना खा लें? जैंग ने तुरंत कहा, मैं वो नहीं खाऊंगा। शाओयोंग ने समझाया, नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता, इन्फेक्शन हो जाएगा। सिर्फ म्यूटेंट्स जैसे चोंग ही ऐसा कर सकते हैं। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मिशन नेमेसिस विलेन वॉल्यूम 2 कंप्लीट। शाओयोंग को मिले 50 पॉइंट्स और उसका टोटल हो गया 126। उसने सोचा कि अब जब सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं तो इमीडिएट खतरा खत्म है, लेकिन तभी एक साइलेंट ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपटा। शाओयोंग ने बिना वक्त गंवाए उसे खत्म कर दिया। वो ज़ॉम्बी बिल्कुल साउंडलेस मूव कर रहा था, यानी कुछ स्पेशल था। योंग ने उसके अंदर से एक और कोर निकाला और जंगल हुंगी को दिया। जैंग ने मना कर दिया, लेकिन हुंगी ने दोनों कोर एक साथ खा लिए क्योंकि वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। कुछ देर बाद उसने सच में अपनी बॉडी में पावर की लहर महसूस की। शाओयोंग ने कहा, तुम इवॉल्व हो जाओगे, लेकिन याद रखना ये ताकत भी एपोक्लिप्स को डोमिनेट करने के लिए काफी नहीं होगी। हुंगी ने वादा किया कि वो घमंडी नहीं बनेगा। खतरा टल चुका था, इसलिए योंग ने कहा कि सब लोग बेस लौट चलें। उधर ईस्ट साइड की स्टील मिल में बेस के लोग किसी ग्रुप को आते देख रहे थे। सामने वाला आदमी बोला, हम कोल माइन के थर्ड बॉस हैं, याद है? गार्ड ने कहा, रुको, मैं लीडर को रिपोर्ट करता हूँ। तभी एक गंजा आदमी बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और एक और औरत ने पूछा, नंबर 2 और रूई कहाँ है? थर्ड बॉस ने झूठ बोला, हम पर हमला हुआ, वो दोनों मारे गए। ये सुनकर गंजे आदमी ने कहा, ठीक है, इन्हें अंदर ले जाओ, सेफ डॉरम में। कुछ देर बाद स्टील मिल के अंदर डॉर्मेटरी में कोल माइन के एक आदमी ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बॉस ने कहा, तू ज्यादा सोच रहा है, लेकिन उसने जिद की, नहीं, ये जगह बेस से ज्यादा जेल जैसी लग रही है। देखो चारों तरफ लोहे की सलाखें हैं। तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखी। एक आदमी अंदर आया और ठंडी आवाज में बोला, सब बाहर निकलो। चारों तरफ स्टील मिल के सोल्जर्स ने उन्हें घेर लिया था। माइन बॉस ने घबराकर पूछा, आखिर तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? चश्मा पहनी एक औरत ने ठंडी आवाज में कहा, जो इंसान अपने लीडर से गद्दारी करे उसके साथ क्या होना चाहिए? थर्ड बॉस ने सफाई दी, हमने कोई धोखा नहीं दिया, रोए उस हमले में मारी गई, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। औरत ने कहा, ठीक है, तो लींग बताएगा सच्चाई क्या है। ली चुंग आगे बढ़ा और बोला, मैं खुद कोल माइन गया था, वहाँ रुई की लाश मिली। नंबर 2 पूरी तरह गायब था और पूरा इलाका जंग के निशानों से भरा पड़ा था। साफ दिख रहा था कि तुम लोगों ने रुई के खिलाफ बगावत की। थर्ड बॉस चिल्लाया, झूठ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? गंजे आदमी ने ठाका लगाया, सबूत? इस एपोकलिप्स में अब सबूत की क्या वैल्यू रह गई? सच तो ये है कि अगर रुई और उसके सेकंड बॉस की पावर्स न होती तो हम कोल माइन बहुत पहले ले चुके होते। उसने आगे कहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम चाहें तो तुम्हें यहीं खत्म कर सकते हैं। तभी किसी ने कहा, रुको, इन्हें मारना बेवकूफी होगी, शायद इनसे काम की जानकारी मिल जाए। चश्मे वाली औरत ने रुचि दिखाई और वो आदमी बोला, ईस्ट में एक बेस है, बहुत सारे लोग और सामान है वहाँ। रॉय और उसका सेकंड बॉस वहीं हमला करने गए थे, लेकिन हार गए। अगर मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगा। औरत ने पूछा, वो बेस हमारी ताकत के मुकाबले कितना स्ट्रॉन्ग है? आदमी ने कहा, लगभग बराबर, लेकिन मैंने वहाँ किसी इवॉल्व्ड इंसान को नहीं देखा। गंजे आदमी ने पूछा, फिर हारे कैसे? जवाब मिला, क्योंकि उनके पास हैवी हाई कैलिबर हथियार थे। औरत ने कहा, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सबने दया की भीख मांगी, मगर सबको वहीं मार डाला गया और इस तरह कोयल मायने में कोई सर्वाइवर नहीं बचा। स्टील मिल के बॉस ने पूछा, अब अगला कदम क्या होगा? औरत ने कहा, उन्हें जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा, लेकिन सीधे हमला करना रिस्की है। उनके पास हैवी वेपन्स हैं। पहले जानकारी इकट्ठी करनी होगी और खुद इवॉल्व भी होना पड़ेगा ताकि हम सेफली लड़ सकें। उसने स्काउट्स को ऑन ऑर्डर दिया कि दुश्मन बेस पर जासूसी करें। उधर शाओयोंग अपने सिस्टम में पॉइंट्स चेक कर रहा था, कुल 126 पॉइंट्स। उसने शॉप में देखा कि लेवल 1 सप्लाई बॉक्स और लेवल 2 ब्लैक टेक्नोलॉजी बॉक्स कुल 55 पॉइंट्स के थे। उसने कहा, ये दोनों तो काफी अच्छे लग रहे हैं और खरीद लिए। अब उसके पास 71 पॉइंट्स बचे। सप्लाई बॉक्स में मिला 500 किलोग्राम लोटस रूट पाउडर, 200 किलोग्राम कोको बटर केक और 150 लीटर कुकिंग ऑयल। ब्लैक टेक्नोलॉजी बॉक्स से निकले 20 यूनिट्स ऑफ फिजिकल एनहांसमेंट सीरम। उसने बिना देरी किए वो सीरम खुद पर इस्तेमाल किया। तभी शाशन कमरे में आई और बोली, बेस पर एक बहुत संदिग्ध आदमी आया है। वो आदमी खुद को मैसेंजर बता रहा था, कह रहा था कि वो दुश्मन नहीं है और लीडर से मिलना चाहता है। जब पूछा गया कि किसे ढूंढ रहा है तो उसने कहा, शाओली। जैसे ही शाओयोंग सामने आया उसका टोन एकदम दोस्ताना हो गया। उसने कहा, मेरा नाम शुक सिंह है, मैं वेस्ट की स्टील मिल से आया हूँ। अंकल सोंग ये सुनकर चौंक गया। उसने समझाया कि वेस्ट साइड की वो स्टील मिल इस रीजन की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, कोल माइन के पास, जो अब एक बड़ा सर्वाइवल बेस बन चुका था। शाओयोंग ने पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? शुक सिंह ने कहा, दुनिया बर्बाद हो चुकी है, हम सब सर्वाइवर हैं, हमें एकजुट होना चाहिए। हमारे लीडर ने मुझे नए एलाइज ढूंढने भेजा है। काई ने तुरंत चेताया, इस पर भरोसा मत करो, ये पिछले कई दिनों से यहाँ घूम रहा है, सब जगह मैप से निशान बना रहा था। योंग ने उसका मैप लिया और अपनी माइंड्स आई एबिलिटी से उसका एनालिसिस किया और तुरंत समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। बिना एक पल गंवाए उसने उसकी कनपटी पर पिस्टल रख दी और कहा, हाँ सच बोलो वरना यहीं मरोगे। शुक सिंह ने कहा, हम बस सतर्क थे, हमें दुश्मन नहीं चाहिए। योंग ने जंग से पूछा, क्या हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड है? जंग ने कहा, नहीं। आखिर में शाओयोंग ने कहा, ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। सब हैरान रह गए कि उसने उसे जाने क्यों दिया, मगर योंग के दिमाग में प्लान था। उसने उसका मैप लौटाया और सोचा, ये स्टील मिल सिस्टम के लिए काफी पॉइंट्स की होगी। कहानी 5 महीने आगे बढ़ती है। स्टील मिल में फिर से लोगों के गायब होने की अफवाहें फैलने लगी। कुछ आदमियों ने कहा, वो मॉन्स्टर वापस आ गया है। जब वो लोग कचरे के ढेर के पास पहुंचे तो अजीब सी आवाज सुनी और गार्ड्स के आने का इंतजार करने लगे, मगर तभी एक आदमी की गर्दन पर चाकू चला और वो वहीं ढेर हो गया। बाकी लोगों ने चिल्लाकर कहा, लीचंग, डंप में मॉन्स्टर है। लीचंग ने पूछा, क्या वो टेंटिकल मैन है? जवाब मिला, और कौन हो सकता है? वो कचरे के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन लियांग को ये अचानक हमला कुछ अजीब लगा। उसने सबको छिपने को कहा और जो एवॉल्व्ड थे उन्हें साथ चलने का आदेश दिया। उसने कहा, अगर किसी पर अचानक हमला हो तो भाग जाना, मूर्ख मत बनना। उन्होंने पूरा इलाका खंगाल डाला, मगर वहाँ सिर्फ पैरों के निशान बचे थे। लियांग ने सोचा कि कोल माइन बंद होने के बाद से लोग स्टील मिल से गुम हो रहे हैं। पहले 3 बेस थे जहाँ मॉन्स्टर हमला करता था, अब सिर्फ यही बचा है। फिर भी उसने तय किया, ये टेंटिकल मैन नहीं था। उधर शाओयोंग अपने बेस में सोच रहा था कि इस बार वो अपनी पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा आगे तक सर्वाइव कर चुका है। उसने महसूस किया कि सभ्यता को फिर से बनाना असंभव नहीं है। अब उसका मिशन था एक यूटोपिया बनाना जहाँ लोग एक साथ जी सकें। कई महीने बीत चुके थे लेकिन सिस्टम से कोई नई मिशन नहीं आई थी। तभी शासन वापस बेस लौटी। योंग ने उससे और जंग से पूछा, शिकार के दौरान कुछ अजीब देखा? दोनों ने कहा, नहीं, हमारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि किसी को शक तक नहीं हुआ कि हम ही किलर्स थे। योंग ने पूछा, श्वी कैसा कर रहा है? उन्होंने बताया, वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसने एक ज़ॉम्बी अकेले मार गिराया।
उसकी माँ ने गर्व से सिर हिलाया। योंग ने कहा, बहुत बढ़िया, और सारे म्यूटेंट कोर्स संभाल कर रखो। तभी सिस्टम ने नई मिशन दिखाई। मिशन नेमेसिस विलन वॉल्यूम 3। ऑब्जेक्टिव, सभी खतरों का सफाया करो और संभावित साथियों की मदद करो। रिवॉर्ड 80 पॉइंट्स। शियाओ योंग सोच में था कि सिस्टम जिस मिशन की बात कर रहा है, क्या वो स्टील मिल वाले लोगों के लिए ही था, और क्या सच में उसे उनकी मदद करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद हुंगी ने कहा कि शियाओ यांग का अकेले वहां घुस जाना बहुत खतरनाक होगा। अंकल सोंग ने बताया कि पिछले 5 महीनों से स्टील मिल वाले लोग लगातार जासूस और स्काउट भेज रहे हैं ताकि उनके बेस की ताकत का पता लगाया जा सके। अगर शियाओ योंग अकेला गया तो वो सीधा उनके निशाने पर होगा। लेकिन शियाओ योंग ने शांत लहजे में कहा कि उसकी मौजूदा शक्ति के सामने अब किसी के लिए उसे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है। वैसे भी मिशन का मकसद ये जानना था कि क्या उस जगह पर कोई संभावित साथी मौजूद हैं या नहीं। उसने अपने साथियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि उसके न होने पर भी वो इस किले की रक्षा अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। उधर स्टील मिल में लियांग बॉस के दरवाजे के सामने रिपोर्ट देने के लिए खड़ा था। गार्ड ने उसे रोका, कहा कि अंदर सिर्फ 2 लीडर्स ही जा सकते हैं। झुंझलाए ली चांग ने उसे गले से पकड़ लिया, मगर अगले ही पल माफी मांग ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अब अपने आप पर काबू खोने लगा है। ये तब से हो रहा था जब से वो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में था। अंदर से लिंग की आवाज आई कि उसे अंदर आने दो। लिंग ने उसकी रिपोर्ट ध्यान से सुनी, जिसमें उसने बताया कि उसे गायब लोगों के बारे में अलग थ्योरी मिली है। उसे नहीं लगता कि ये टेंटिकल मैन का काम है, क्योंकि उसने क्राइम सीन पर एक औरत के पैरों के निशान देखे थे, जबकि मारे गए लोग सारे मर्द थे। लिंग समझ गई कि इसका मतलब है कि शायद उनके बीच ही कोई और कातिल छिपा हुआ है। उसने चेताया कि ये बात किसी को मत बताना, वरना लोग डर के मारे पागल हो जाएंगे। फिर वो उसके करीब आई और पूछा, कोई प्लान है तुम्हारे पास? ली चोंग झेंप गया, बोला नहीं, और चुपचाप कमरे से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसे एहसास हुआ कि वो कुछ जरूरी बात पूछना भूल गया। अंदर लिंग दूसरे बॉस से बात करने लगी, जिसे ली चोंग ने देखा तक नहीं था। उस आदमी ने पूछा, तो अब पक्का हो गया कि वो फीमेल फुटप्रिंट्स थी? लिंग ने सिर हिलाया। अब काम और बढ़ गया। आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे तो वैसे भी बॉडीज ड्रेन करना पसंद, और तुम्हें सफाई करना। परफेक्ट टीम है हमारी। उधर शियाओ यांग स्टील मिल की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में आने वाले हर जंबी को खत्म करते हुए। उसे पता था कि वो अब मंजिल के करीब है और इसीलिए उसे डिस्गाइज चाहिए। उसने बाल काटे, चेहरे पर मिट्टी मल ली, कपड़े बदले और चश्मा पहन लिया। गेट पर पहुंचा तो एक गार्ड ने रोका, कौन हो तुम? शियाओ योंग ने मासूमियत से जवाब दिया कि वो अकेला बचा हुआ है और बस किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आया है। गार्ड ने शक से पूछा कि जब सब मर गए तो वो कैसे जिंदा बचा रहा? शियाओ योंग बोला, हमारे बेस में 10 लोग थे, सब एक होड़ में मारे गए, बस मैं बचा, शायद किस्मत ने साथ दिया। गार्ड ने कहा, तो तुम काफी स्ट्रांग हो गए। शियाओ ने झूठा विनम्र चेहरा बनाकर कहा, थोड़ी बहुत ताकत आ ही जाती है जब मौत से रोज लड़ना पड़ता है। लेकिन फिर गार्ड ने कहा कि अंदर जाने से पहले टेस्ट देना होगा। शियाओ ने सोचा कि ये लोग बहुत फ्रेंडली नहीं है। तभी ली चेंग आया और पूछा, कौन है ये? गार्ड ने बताया कि ये अकेला सर्वाइवर है और उसे इवैल्यूएशन एरिया ले जाने वाला था। शियाओ को शक हुआ कि शायद ये उसे किसी आइसोलेटेड जगह ले जाकर मारने वाले हैं, मगर ली चेंग ने कहा कि उसे अंदर आने दो, चाहे वो अपने लिए कुछ हथियार भी उठा ले। शियाओ ने सावधानी से पूछा, क्या मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ? कहीं अंदर घुसते ही गोली न मार दो। ली चेंग ने ठंडे लहजे में कहा, ये एपोकलिप्स है भाई, सावधानी जरूरी है। अगर डर है तो जा सकता है, हम जबरदस्ती नहीं करते। शियाओ ने हामी भरी और अपने हथियार जांच के लिए सौंप दिए। उसने नोटिस किया कि ली चेंग बाकी दरिंदों जैसा नहीं था, उसमें कुछ सिद्धांत बाकी थे। साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि स्टील मिल के लोग बुशान ग्रुप से अलग थे, कम जंगली, थोड़ा ज्यादा संगठित। लियांग ने उससे पूछा कि क्या वो सिर्फ एक चाकू से ही जिंदा बचा रहा और क्या वो इवॉल्व नहीं है। शियाओ ने अपनी पहचान छिपाते हुए ऐसा जताया जैसे उसे इवॉल्व का मतलब ही नहीं पता, जबकि हकीकत में उसकी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा थी। लियांग ने बताया कि इस बेस का नियम है, जो भी इवॉल्व है उसे पहले बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए शियाओ को एक रिसेप्शन रूम में भेजा गया, जो देखने में जेल की सेल जैसी लग रही थी। कुछ देर बाद गंजा बॉस अंदर आया, शियाओ को शक भरी निगाहों से देखा और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? शियाओ यांग ने किरदार में रहते हुए कहा, जैंगवाई। बॉस ने ठंडे चेहरे से उसे घूरा, फिर अचानक अपनी कुल्हाड़ी उसके सिर की तरफ फेंक दी। शियाओ मुश्किल से बचा। तभी उसे एहसास हुआ कि यही उनका टेस्ट। वो जान गया कि अगर वो इवॉल्व ना होता तो यहीं खत्म हो जाता। बॉस ने बर्फ जैसे लहजे में कहा, अगर मर भी जाता तो कोई घाटा नहीं होता, आम इंसान तो वैसे भी बोझ है। फिर उसने कहा कि अब जब तुम इवॉल्व हो तो सच्चाई जान लो, हमारे जैसे लोगों को साथ रहना चाहिए, लेकिन ये राज बहुत कम लोग जानते हैं और तुम्हें इसे मरते दम तक गुप्त रखना होगा। उसने धमकी दी कि अगर शियाओ योंग ने किसी को कुछ बताया तो वो उसे वहीं खत्म कर देगा। डराने के लिए उसने लगभग उसका गला पकड़ ही लिया था, लेकिन शियाओ योंग ने झटके से बच लिया। एक पल को शियाओ योंग के मन में आया कि वो यहीं इसे खत्म कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिस्टम उसे इस वक्त रिवॉर्ड देगा या नहीं। बॉस ने जब उसकी रिफ्लेक्स देखी तो माना कि लड़का स्किल्ड है, लेकिन बोला कि इवॉल्व्ड की ताकत इससे बहुत आगे होती है। फिर उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि उसे खाली कमरे में ले जाकर नए कपड़े दे दो। उसके बाद शियाओ योंग को बेस के बाकी अहम मेंबर्स से मिलवाया गया। वहां उसने डोंग से मुलाकात की, जिसकी ताकत लीडर हुआंग लिंग के बराबर थी। दोनों मिलकर इस जगह को कंट्रोल करते थे। हांग लिंग ने कहा कि वो किस्मत वाला है जो इस बेस तक पहुंच गया, अब उसे अकेले जिंदा रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही ये भी समझाया कि यहाँ खाने रहने का हक कमाने के लिए उसे अपनी वर्थ साबित करनी होगी। शियाओ योंग ने हामी भरी और वादा किया कि वो ऑर्डर्स मानेगा। तभी बिन नाम का एक अफसर बोला कि उसका टाइम सही है, क्योंकि वे लोग अभी पेट्रोलिंग पर निकलने वाले थे और शियाओ योंग उनके साथ जाएगा। गेट पर जिसने उसे रिसीव किया था वही गार्ड भी इस टीम में था। उसने बिन से पूछा कि ये नया बंदा कौन है। बिन ने कहा, कोई चॉइस नहीं थी, बॉस का डायरेक्ट ऑर्डर है। पीछे खड़ा एजिंग शियाओ योंग को गौर से देख रहा था, जैसे उसे कहीं देखा हो। चलते हुए बिन ने उसे चेताया कि उसकी इवॉल्व होने की बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। बेस में सिर्फ 2 लीडर डोंग और हांग लिंग ही जानते थे कि इंसानी मांस खाकर इवॉल्व हुआ जा सकता है। इनके अलावा सिर्फ 4 लोग उस इवॉल्व स्क्वाड में थे, खुद बिन, एंग, एजिन और दापंग। ये सब एक ही फैमिली के थे। एंग बिन का भाई था, दांग उनका कजिन था और वो और चंग हन लिंग के नेफ्यूज थे। पूरा परिवार ये सीक्रेट छिपाए हुए था और अगर ये बात बाहर निकली तो सबको पता चल जाएगा कि शियाओ योंग ने ही बताया है। शियाओ योंग को याद आया कि बिन करीब 5 महीने पहले उसके पुराने बेस से गुजरा था। उसने एक और अफसर चिंग के बारे में पूछा तो बिन ने बताया कि वो बहुत टैलेंटेड और पावरफुल विदेशी है, लेकिन उसे सीक्रेट के बारे में कुछ पता नहीं। बिन ने साफ चेताया कि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो शियाओ योंग को बिना झिझक मार दिया जाएगा। शियाओ योंग ने नोटिस किया कि चंग वाकई टैलेंटेड है
और अगर उसे ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएं तो वो बाकी लीडर्स से भी ऊपर जा सकता है। टीम आगे बढ़ी और एक छोटे सर्वाइवर बेस पर पहुंची। इंटेल के मुताबिक वहां सिर्फ 7 लोग थे, कोई भी इवॉल्व नहीं और हथियार भी बहुत कम थे। शाओयोंग को समझ नहीं आया कि वो इन लोगों का शिकार क्यों करने जा रहे हैं। बिन ने समझाया कि वो इन्हें मारने नहीं जा रहे बल्कि रिक्रूट करने वाले हैं। शाओयोंग ने कहा कि अब जब शाओयोंग इस ग्रुप का हिस्सा है तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि अब वो ऑर्डिनरी ह्यूमंस नहीं रहे बल्कि फूड चेन के टॉप पर एक नई स्पीसीज है। शाओयोंग ने पूछा कि क्या वो लोगों को रिक्रूट करके बाद में स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। बिन बोला कि जरूरी नहीं, सबको रिक्रूट किया जाए, कुछ को वहीं मार दिया जाता है उनकी वर्थ देखकर। उसने कहा कि इस बार बस देखो और सीखो। उधर सर्वाइवर बेस पर लोग दीवार बना रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा ज़ॉम्बी होड़ आ रहा है। डरकर उन्होंने अपने कमजोर हथियारों से डिफेंड करने की कोशिश, लेकिन कुछ लोग वहीं मारे गए। शाओयोंग को अब समझ आया कि ये क्रूल प्लान था, ज़ॉम्बीज को जानबूझकर इन पर छोड़ना ताकि कमजोर खुद खत्म हो जाए। बिन ने माना कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसलिए वो किसी को भी नहीं रख सकते। वो ज़ॉम्बीज से कमजोरों को मरने देते हैं और सिर्फ काबिल लोगों को साथ ले जाते हैं। तभी जब एक औरत ज़ॉम्बीज से घिरने वाली थी तो ए चेंग कूदकर उसके आगे आ गया और सारे दुश्मनों को मार गिराया। बाकी इवॉल्व्ड स्क्वाड ने भी मिलकर ज़ॉम्बीज को खत्म किया और बचे लोगों को बचा लिया। उन्होंने अपना परिचय दिया, हम स्टिल मिलकर इवॉल्व्ड हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। सर्वाइवर्स उन पर भरोसा करने लगे और शुक्रगुजार थे। उनकी ताकत देखकर शाओयोंग ने अंदाजा लगाया कि उनकी स्ट्रेंथ करीब 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बराबर होगी, जो जांग और उसके पुराने ग्रुप जितनी थी। अचानक शाओयोंग को पास की बिल्डिंग से एक डरावनी एनर्जी महसूस हुई। उसने देखा तो कुछ नहीं था, सोचा शायद उसका भ्रम हो, तभी उसे काम में बुला लिया गया। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर सच में कुछ छिपा था, कुख्यात म्यूटेंट टेंटेकल मैन। इधर सर्वाइवर्स ने बताया कि उनके पास अंदर कुछ सप्लाईज बची हैं। बिन ने शाओयोंग को ऑर्डर दिया कि वो सब सप्लाईज इकट्ठा करे, ट्रक में लोड करे और लाशों को बाद में उठाने के लिए अलग रखे। बिन बाकी सर्वाइवर्स को साथ लेकर चला गया। शाओयोंग ने सोचा ये अकेले में काम करने का एकदम सही मौका है। सर्वाइवर्स खुश थे कि अब उन्हें बचा लिया गया है। एक औरत ने पूछा, क्या नहाने के लिए पानी मिलेगा? तो जवाब मिला, गर्म पानी भी मिलेगा, टेंशन मत लो। तभी आइंग ने दूर कुछ अजीब हरकत नोटिस की। बिन ने तुरंत सबको अलर्ट रहने को कहा। चैंग ने उस औरत को अपने पीछे खड़ा कर उसकी रक्षा की, लेकिन आइंग या नैंस की नजर में कुछ गड़बड़ थी। उसने कहा, कुछ आ रहा है, मैं गलत नहीं हूँ। फिर अचानक उसकी गर्दन के आर पार एक टेंटेकल धंस गया। वो दैत्य जैसे ही अपने अगले शिकार पर झपटा, उसके भीतर खून की प्यास जल रही थी। उस वक्त शाओयोंग थोड़ी दूरी पर था, ज़ॉम्बी के कोर इकट्ठे कर रहा था और सोच रहा था कि 2 कोर मिल गए, नॉट बैड, एक ठीक ठाक नतीजा। लेकिन तभी दूर से चीखें सुनाई दी। टेंटेकल मैन ने ग्रुप पर हमला कर दिया था। बिन को टेंटेकल्स ने जकड़ लिया और हड्डियों तक कुचल डाला। बाकी सबके होश उड़ गए, यहाँ तक कि चंग तक कुछ कर नहीं पाया, बस देखता रह गया। उस पल चंग ने भागने के बजाय उस औरत को धक्का दिया ताकि वो पहले बच सके। वो लगभग टेंटेकल्स से मारी जाने वाली थी कि तभी शाओयोंग बिजली की तरह वहां पहुंचा। उसने एक ही बार में सारे टेंटेकल काट डाले और उसे बचा लिया। उसने उस प्राणी को गौर से देखा और बुदबुदाया, सो दिस इज द फेमस टेंटेकल मॉन्स्टर। चैंग ने कहा कि नहीं, ये असली वाला नहीं है, ये तो उसके बच्चों में से एक है। टेंटेकल मॉन्स्टर की खासियत ये थी कि वो आम इंसानों को छोटे छोटे टेंटेकल्ड म्यूटेंट्स में बदल देता था, असली के मुकाबले कमजोर लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक। यहाँ तक कि एंग ने भी माना कि अगर असली वाला सामने आ जाए तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। केओस के बीच चैंग ने कहा कि वो रीइंफोर्समेंट्स लेने जा रहा है और बाकी सर्वाइवर्स भी उसके साथ भाग गए। शाओयोंग ने मन में सोचा कि ये रीइंफोर्समेंट वाली बात तो बस भागने का बहाना है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी दर्जनों टेंटेकल्स ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराया। उसने उस क्रीचर को ध्यान से देखा, मानो उसकी हर हरकत को स्टडी कर रहा हो। एक स्मार्ट मूव में शाओयोंग ने उसी के टेंटेकल्स को पकड़कर उसे खुद के खिलाफ खींच लिया। उसने महसूस किया कि दिखने में भले ही वो दैत्य बड़ा हो, पर असल ताकत उसके पास ज्यादा है। उसने सोचा, टाइम टू टेस्ट समथिंग न्यू, और अपनी फिजिकल ओवरड्राइव एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। उसने उस राक्षस को जमीन पर घसीटते हुए इतनी जोर से खींचा कि सारे टेंटेकल्स फटकर अलग हो गए और आखिर में उसने एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वो औरत उसे देखती रह गई। डर उस मरे हुए क्रीचर से नहीं था, बल्कि शाओयोंग से था। उसके चेहरे की ठंडी नजर में वो इंसान नहीं, कोई और ही चीज देख रही थी। शाओयोंग ने उसकी आंखों में झांका और खुद को याद दिलाया, आई एम स्टिल ह्यूमन, नॉट अ मॉन्स्टर। तभी रीइंफोर्समेंट सच में पहुंच गया। चंग और होंगलिंग सबसे आगे थे, हालात का जायजा ले रहे थे। चंग ने बाकी को बताया कि उनके साथी उस टेंटेकल क्रीचर के ऑफस्प्रिंग से मारे गए। जब दाऊंग ने सुना तो गुस्से में सबको यूजलेस कहकर पहला सिपाही वहीं गोली मार दिया ताकि बाकी डर जाएं। तभी शाओयोंग सामने आया, अपने कंधे पर उस मरे हुए क्रीचर के अवशेष फेंकते हुए। चंग और होंगलिंग की आंखें फटी रह गईं। हैंगलिंग ने पुष्टि की कि ये सच में टेंटेकल मॉन्स्टर का ऑफस्प्रिंग ही है। शाओयोंग ने ठंडे लहजे में कहा कि उसने उसे खत्म कर दिया और उन साथियों का बदला लिया जो मारे गए थे। लीडर्स एक दूसरे को देखने लगे, सोचते हुए कि क्या वो सच में इतना ताकतवर है। शाओयोंग ने कहा कि उस क्रीचर की बॉडी के साथ साथ उन्हें रेस्क्यूड ग्रुप का सामान भी ट्रक में लोड करना चाहिए। बाद में एक प्राइवेट मीटिंग में दाऊंग ने पूछा कि क्या वो क्रीचर चैंग से भी ज्यादा ताकतवर था। चैंग ने कहा, यस, मेरे भाई तो पल भर में मारे गए और अगर मैं या चैंग सामने होते तो हमें भी दिक्कत होती। दाऊंग सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि जब उसने शाओयोंग से पहली बार बात की थी, उसकी रिफ्लेक्सेस असामान्य थी। शायद वो सच में उस स्तर का है। लेकिन हांगलिंग ने कहा कि ज्यादा बड़ा चढ़ाकर मत सोचो, शायद वो क्रीचर ने बाकी पर एम्बुश कर दिया। इसी बीच ली चंग कमरे में आया और मृत साथियों के लिए संवेदना जताई। दपंग ने ठंडे स्वर में कहा, अपोक्लिप्स में सबको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, अब सीधा मुद्दे पर आओ। चंग ने कहा कि उसे लगता है नया लड़का शाओयोंग उतना ही ताकतवर है जितना चंग और उसे ऑफिसर बनाने पर विचार होना चाहिए। दाऊंग ने तुरंत मना कर दिया, बोला, हमें उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हांगलिंग ने काम होकर कहा कि उसकी ताकत ऑफिसर के लायक है, पर पहले उसे खुद को ट्रस्टवर्थी साबित करना होगा। चंग ने पूछा, किलिंग अ टेंटेकल मॉन्स्टर्स ऑफस्प्रिंग अलोन, इजंट दैट प्रूफ इनफ? हैंगलिंग बोली, इंप्रेसिव है, पर सब कुछ हल नहीं हो जाता इससे। मैं उसे अकेले मरने नहीं भेजूंगी, अब हम सब मिलकर कदम उठाएंगे। उसने कहा कि वो बेस के सबसे ताकतवर लोगों को इकट्ठा करेगी ताकि असली टेंटेकल मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। बाद में शाओयोंग सब सुनता रहा। उसने सोचा, अभी तो आया ही था और इतने खतरनाक मिशन पर भेज रहे हैं, क्या ये सही है? हैंगलिंग ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, यू आर स्ट्रांग इनफ टू फेस इट। दाऊंग ने कहा कि अगर मिशन कामयाब हुआ तो शाओयोंग तीसरे नंबर का कमांडर बन सकता है। उसने पूछा, चंग, तुम्हें दिक्कत तो नहीं अगर वो तुम्हारे ऊपर हो जाए? चंग ने बिना झिझक कहा, नो प्रॉब्लम। दपंग ने फैसला सुनाया, 2 दिन बाद मिशन शुरू होगा। शाओयोंग ने भीतर ही भीतर सोचा कि ये पेशकश जरूरत से ज्यादा साफ लग रही है, शायद इसीलिए क्योंकि वो खुद खतरे को समझ नहीं पा रहे। उसने अपनी माइंड्स आई खोली और सबकी असली नीयत देखी। दोनों लीडर्स बस उसे मरते देखना चाहते थे, जबकि चंग को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रात के करीब काई ने सबको बुलाया और बताया कि शाओयोंग ने रेडियो पर संपर्क किया है। हंगली ने कॉल रिसीव की और पूछा, व्हाट्स द अपडेट? शाओयोंग ने कहा कि परसों साउथ सबर्बन पार्क में एक बड़ा मिशन होगा। उसे चाहिए कि बेस के सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स, खासकर चोंग, वहां आएं।
इट्स टाइम टू एंड द स्टील मिल थ्रेट। होंगली ने टीम तैयार करनी शुरू की। उसने कहा कि ग्रैंडपा सोंग नहीं जाएगा, वो स्किल्ड है लेकिन अब बहुत बूढ़ा हो गया है, रिस्क ज्यादा है। सोंग मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं बेस की रक्षा करूंगा, तुम्हें सबको शुभकामनाएं। हुंगी ने सिर हिलाया और टीम को असेंबल करने का आदेश दिया। जांग काई, शान जुआन, लू चाओ शी और चोंग सब तैयार थे। शुआई जो सबसे छोटा लड़का था वो भी साथ जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने कहा कि ये काम बड़ों के लिए है। शुआई जिद पर अड्डा रहा, बोला कि उसे भी अपोकैलिप्स के लिए तैयार रहना है, वो अब बच्चा नहीं है। सोंग ने उसकी मां को शांत किया, कहा कि लड़का अब अपने दम पर जंबी मार सकता है। हेले ने भी हामी भरी, बोला कि ये अच्छा है अगर वो जल्द एक्सपीरियंस ले ले। ऑपरेशन वाले दिन सब लीडर्स लियांग और शाओयोंग के साथ इकट्ठा हुए, एक ऐसी मिशन के लिए जो सबकी किस्मत तय करने वाली थी। शाओयोंग थोड़ा परेशान था कि क्या वो लोग उसे सही सलामत बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन दाओंग ने भरोसा दिलाया कि उसके पास पूरा प्लान है। बिल्डिंग पर नजर डालते हुए शाओयोंग ने देखा कि उसकी टीम ऊपर पोजीशन ले चुकी थी, हाथ में बाइनोक्यूलर और लॉन्ग रेंज हथियार, सही वक्त का इंतजार करते हुए। हंगली ने सबको याद दिलाया कि खुद शाओयोंग ने ही कहा था कि पार्क के पास कोई नहीं रहेगा, और अब वो लोग रस्सियों की तैयारी कर रहे थे ताकि सही वक्त पर नीचे उतरकर पीछे से अटैक किया जा सके। इस बीच लीडर्स एक बच्चे को चारा बनाकर लाए थे। कुछ हद तक दरिंदगी थी। लिंग ने बताया कि उसे खुद उस बच्चे को पार्क तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो टेंटिकल मॉन्स्टर बार-बार अपने बेटे की बातें कर रहा था। वो लोग उसे झूठी उम्मीद देना चाहते थे ताकि सही वक्त पर अटैक कर सकें और बच्चे को असली खतरे से बचा सकें। लेकिन बच्चा डर गया और बोला कि वो चारा नहीं बनना चाहता। डीप भड़क गया, पूछा कि क्या वो लीडर्स की बात नहीं मानेगा, और गुस्से में उसे पार्क में धक्का दे दिया। उसी वक्त हंगली ने सिग्नल दिया सभी को नीचे उतरने का। बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था, तभी मॉन्स्टर की गर्जना गूंजी, जैसे वो अपने बेटे को बुला रहा हो। वो प्राणी किसी इंसान जैसा ही लग रहा था, शंख जैसा। जिंगलिंग ने चेताया कि मॉन्स्टर आ चुका है, अब बच्चे को निकालने का वक्त है। लाई चंग आगे बढ़ा, लेकिन लीडर्स ने उसे रोक लिया, बोले अभी सही टाइम नहीं है, ये जिम्मेदारी शाओयोंग की है। शाओयोंग बिना झिझक आगे बढ़ा, बच्चे तक पहुंचा और उसे खतरे से बाहर फेंक दिया, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया और अपने बेटे को लौटाने की मांग करने लगा। शाओयोंग ने उस प्राणी को पहचान लिया, चेहरे पर भारी भाव था। लियांग उसे बचाने के लिए झटपटा रहा था, लेकिन लीडर्स उसे रोक रहे थे। लिंग ने सवाल उठाया कि अगर शाओयोंग की मदद नहीं की गई तो वो मर जाएगा, पर बाकी लीडर्स बोले यही तो प्लान है। वो देखना चाहते थे कि क्या ये नया लड़का वाकई इतना स्ट्रांग है कि मॉन्स्टर की औलाद से अकेले भिड़ सके। अगर मर गया तो उनके लिए वो बस डिस्पोजेबल था। लिंग को झटका लगा, बोली तो ये सब पहले से प्लान था, क्यों? तब शाओयोंग ने सच्चाई बताई, वो सब कैनिबल्स थे जो इंसानों का मांस खाते थे। ली चोंग दंग रह गया ये सुनकर, तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ये पूरा एक जाल था। होंगली और उसके बेस वाले पूरे दम से हमला कर चुके थे। शाओयोंग और बाकी टीम ने भी मॉन्स्टर पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके। मॉन्स्टर जब आगे बढ़ा, उसने बच्चे को देखकर ठिठक गया। वो कोई और नहीं बल्कि शंघा था, जिसे शाओयोंग पहचान गया। बच्चा डरकर बोला कि मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो प्राणी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। जंग ने सबको सावधान किया कि ये सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं है। चोंग आगे बढ़ा, उसकी स्पीड और स्किल देखकर सब हैरान रह गए। वो टेंटेकल से ऐसे बच रहा था जैसे हवा में बह रहा हो। इस बीच स्टील मिल के म्यूटेंट्स और एवोल्यूड लोग गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। चिंग ने पूछा कि क्या दुश्मन के पास भी कोई म्यूटेंट है, और लिंग को हैरानी हुई कि कोई म्यूटेंट इंसानों के साथ कैसे लड़ रहा है। चोंग अब एक पावरफुल स्टेट में था। भले ही सारे टेंटेकल्स ने उसे जकड़ लिया, फिर भी वो खुद को ऐसे छुड़ा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाओयोंग दूर से देख रहा था, संतुष्ट, जैसे उसे आखिरकार एक ऐसा प्रतिद्वंदी मिल गया जो उसके लोगों के लायक है। डेपिंग ने कहा कि क्या ये नया लड़का अब तक बस खेल रहा था। शाओयोंग ने बिना किसी परेशानी के मॉन्स्टर के टेंटेकल्स काट दिए। शिंग को कुछ याद आया, शू ने उस नए लड़के को शाओयोंग कहा था। फिर उसे याद आया वो बात, कोल माइंस में हुए नरसंहार का लीडर भी तो शाओयोंग नाम का था। डोंग समझ गया, उन्हें धोखा दिया गया था। लिंग ने नतीजा निकाला, ये पूरी ग्रुप शाओयोंग के बेस से आई है। वो सब जो मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने रूई को हराया और कोल माइंस पर कब्जा किया था। लिंग ने माना कि जीत की कोई गारंटी नहीं है, भले ही जीत गए कीमत भारी होगी। चिंग ने पूछा अब क्या करें, तो लिंग ने कहा दंग मुझे कवर देना, मैं कुछ डिसाइसिव करने जा रही हूँ। डेपिंग ने अपना कुल्हाड़ा इतनी ताकत से फेंका कि जंगल में धमाका हो गया और एक रास्ता खुल गया। हंगी की टीम पीछे धकेल दी गई और लिंग ने मौका पाकर शुई की ओर दौड़ लगा दी। काई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लिंग ने एक किक मारकर उसे उड़ाया। तभी पता चला कि वो भी एवोल्यूड थी। उसने शुई को पकड़ लिया, बोली तू ही है असली चाबी इस सबकी, और उसकी स्किल्स को पहचानने के बावजूद सीधे उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। शानजाब और भी गुस्से में आगबूला हो गया और एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसी बीच चोंग ने मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर की गर्दन पकड़ ली, लेकिन शाओयोंग शांत रहा। उसने सबको भरोसा दिलाया कि अब वो मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देगा। तब लिंग ने धमकी दी कि अगर सबने हथियार नहीं फेंके तो वो शुआई को मार देगी। होंगली ने गिड़गिड़ाकर कहा कि उसकी जगह उसे बंधक बना ले, लेकिन लिंग ने उनकी हालत देखकर समझ लिया कि उसने सही नब्ज पकड़ ली है। किसी ने धीमी आवाज में कहा कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी मां को क्या जवाब देंगे, लेकिन लिंग ने सबको मजबूर किया कि अपने हथियार नीचे फेंक दे, और होंगली ने मजबूरी में बात मानी। लिंग ने शाओयोंग को ऑर्डर दिया कि वो अपने लाए हुए मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके दूसरे टेंटिकल मॉन्स्टर को हराए, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि दुश्मन इतनी तेजी से पलटवार करेगा। सिर्फ लिंग ही बच पाई, बाकी चिंग और एक और एवोल्ड वहीं खत्म हो गए। लिंग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वो सोच रही थी कि शुई को पकड़कर वो मॉन्स्टर को काबू में ले लेगी, लेकिन शाओयोंग बस हल्के से मुस्कुराया, जबकि वो और चोंग पूरी तरह शांत खड़े तमाशा देख रहे थे। होंगली घबरा गया जब उसने देखा कि मॉन्स्टर शुई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शाओयोंग ने उसे आश्वस्त किया कि बच्चे को कोई खतरा नहीं। मॉन्स्टर जब उसके करीब पहुंचा तो उसने बस एक शब्द कहा, बेटा। तभी शाओयोंग ने उसका असली नाम बताया, शिन्हा। उसने उसे याद दिलाया कि उसने अपना वादा निभाया था, उसकी बीवी और बेटे को सुरक्षित रखा था। बच्चा हैरान था, पूछा कि क्या वो सच में उसका पिता है, और शाओयोंग ने कहा हाँ। उसकी सारी बातें सच निकली। शंघा दरअसल एक म्यूटेंट था, चोंग की तरह। शुआई का पहला रिएक्शन था, वो सीधा जाकर अपने पिता को गले लगा बैठा, जैसे बरसों का बिछड़ा प्यार अचानक लौट आया हो। डिपेंजिंग इस अजीब सिचुएशन को देखकर हैरान रह गया और तुरंत सबको पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन शंघा ने किसी को इतनी आसानी से जाने देने का इरादा नहीं किया था। उसने एक गंजे आदमी को पकड़कर चीर डाला। उधर लिंग मदद करने की जगह खुद भागने लगी। उसे लगा कि डपंग के साथ मिलकर भी उन मॉन्स्टर्स को हराने का कोई चांस नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा रास्ता था भाग निकलना। लेकिन तभी एक टेंटिकल ने पीछे से उसे जकड़ लिया, उसका चेहरा जमीन में दे मारा और उसे घसीटते हुए वापस खींच लिया। दाऊंग ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल डिजर्व करती थी। फिर उसने ली शेंग की तरफ देखा और कहा, अब बस हम दो बचे हैं, चल टेंटिकल्स काटते हैं। लेकिन तभी शाओयोंग बिल्कुल खामोशी से लियांग के पीछे आ खड़ा हुआ, बोला हिलो मत, अगर साथ दिया तो जिंदा निकल जाओगे। लिंग बिल्कुल मदद नहीं कर पाई। दाऊंग को झटके से पकड़कर जमीन में मारा गया, उसका नाक टूट गया, माथा फट गया, कई दांत निकल गए और फिर उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया। लिंग की मौत भी उतनी ही दर्दनाक थी, उसका शरीर मसलकर बस मांस का ढेर रह गया। शाओयोंग ने वो सब देखकर कहा, मिशन नेमेसिस वॉल्यूम 3 पूरा हो गया।
उसने सारे खतरों को खत्म कर दिया था। उसे 80 पॉइंट्स मिले, अब उसका टोटल 151 था। मिशन में जिन पोटेंशियल एलाइज का जिक्र था वो दरअसल शांजे और लिंग ही थे। शाओयंग ने तब लिंग से पूछा कि अब भी कोई शक है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ली चंग ने पूछा, क्या वो लोग सच में ईस्टर्न बेस से हैं? शाओयंग ने कहा, हाँ। ली चंग ने अगला सवाल किया, क्या सच में लोग इंसानों का मांस खाकर इवॉल्व होते हैं? शाओयंग ने शांत आवाज में समझाया कि इवॉल्व्ड लोग यूं ही पैदा नहीं होते, ताकत हासिल करने के लिए उन्हें इंसानी मांस खाना पड़ता है। लीगन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि उसने खुद एक भूखी माँ बेटी को खाना दिया था, शायद वही मांस इंसानों का था। ये सोचकर उसका पेट मचल गया और वो वहीं उल्टी करने लगा। उसे याद आया कि वो बच्ची मॉन्स्टर ने नहीं मारी थी, बल्कि उसे स्लॉटर हाउस ले जाया गया था। वो सोचते ही पागल हो गया। डेपिंग की लाश को उठाकर बार बार पटक दिया जब तक वो बिखर न गई। वो शाओयंग की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, क्या तुम्हारे बेस वाले भी ऐसे ही बनते हैं ताकतवर? हुंगी ने जवाब दिया, नहीं, हम वैसा नहीं करते। शाओयंग ने कहा, हमारा तरीका अलग है, और उसने एक ज़ॉम्बी कोर फेंका ताकि ली चोंग देख सके। उसने बताया कि म्यूटेंट ज़ॉम्बी के कोर भी इंसान को इवॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका आसान नहीं पर ज्यादा इफेक्टिव है और उसके कोई भयानक साइड इफेक्ट्स नहीं। शाओयंग ने आगे कहा कि जो लोग इंसानी मांस खाते हैं वो ज्यादा हिंसक बनते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हैं और धीरे धीरे खून के प्यासे जानवर बन जाते हैं। ली चोंग ने सिर झुकाकर माना, हाँ, मैं खुद वो महसूस कर रहा हूँ। शाओयंग ने चेताया कि इसका पूरा इलाज नहीं है, क्योंकि एक बार शुरू हो जाए तो जिंदगी भर असर रहता है, लेकिन अगर वो अब रुक जाए तो हालात सुधर सकते हैं। फिर वो शंघाई की तरफ मुड़ा, बोला, अब बात कर सकते हैं? शंघाई ने टूटी फूटी आवाज में कहा, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया। शाओयंग ने उसकी बात समझ ली और सहजता से जवाब दिया। उसने बाकी सबको बताया कि शिन्हा चोंग की तरह ही अभी भी थोड़ा बहुत सोच सकता है। वो अपनी यादें संभाले हुए है, बस उसका शरीर अब डरावना रूप ले चुका है। फिर भी शिन्हा ने उसे भरोसा दिलाया कि शिन्हा ने शाओयंग से कहा कि वो ठीक है, उसे अपने बेटे की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब सुरक्षित है। शाओयंग ने पूछा कि क्या वो यहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो इस जगह का आदी हो चुका है। शंजा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और शाओयंग की तारीफ की कि वो बहुत समझदार है, जो हर चीज इतनी जल्दी समझ जाता है। फिर शाओयंग ने ली चंग की तरफ देखा और कहा कि अब जब सारी थ्रेट्स खत्म हो चुकी हैं, तो अब बाकी बचे सर्वाइवर्स का ध्यान उसे ही रखना होगा, जो स्टील मिल में है। लेकिन ली चंग ने झिझकते हुए कहा कि अब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। उसने इंसानों का मांस खाया था और अब डरता है कि कहीं वो खुद पर से कंट्रोल ना खो दे। शाओयंग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि शायद आने वाले वक्त में वो उनके जैसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें बात करनी होगी। फिलहाल लियांग उसके साथ बेस लौटेगा और अगर वो कभी ट्रांसफॉर्म या आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो शाओयंग खुद निगरानी रखेगा। उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। उधर सिटी एस की बॉर्डर पर एक झुंड म्यूटेंट ज़ॉम्बीज ने घना धुआं जैसा धुंध फैलाया हुआ था। कुछ सर्वाइवर्स अपने पीछे छूटे साथी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देर हो चुकी थी। वो न सिर्फ ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया, बल्कि खुद भी उनमें से एक बन चुका था। एक लड़की थककर बोली कि अब वो और नहीं दौड़ सकती, लेकिन दूसरे ने चिल्लाकर कहा, अगर यहाँ रुके तो सब मर जाएंगे। बहुत मेहनत के बाद उन्हें हवा का झोंका महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि वो बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने बिना रुके भागना जारी रखा जब तक चांद की रोशनी नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि आखिरकार वो उस दमघुंटू धुंध से बाहर आ गए हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। तभी एक मांसखोर पौधे जैसी ज़ॉम्बी ने उन पर हमला किया और एक औरत को मार डाला। माहौल और भी भारी हो गया। उसकी मौत पर एक सर्वाइवर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन बाकी को आगे बढ़ना ही पड़ा। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। भागते हुए उन्हें एहसास था कि पीछे वो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। आगे दौड़ता हुआ आदमी बोला, मुझे ये जगह पहचान में आ रही है, ये तो सिटी एम का पार्क है। सबको थोड़ी राहत मिली, लेकिन किसी ने कहा, यार ये जगह कुछ अजीब लग रही है, सुनसान। लीडर ने समझाया कि शायद पूरी सिटी को इवैक्यूएट कर लिया गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने किसी इंसान जैसी परछाई देखी। वो शंघाई था। ग्रुप घबरा गया और भागने लगा, जबकि शंघाई बस खड़ा रहा बिना किसी रिएक्शन के। एक काले बालों वाली लड़की ने कहा, फॉरेस्ट के बाहर प्लांट मॉन्स्टर क्या कर रहा है? तभी पूरा झुंड प्लांट ज़ॉम्बीज का फिर सामने आ गया। चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया। कुछ ने अपनी मौत स्वीकार कर ली, एक जमीन पर गिरकर रोने लगा और एक ने खुद को गोली मारने के लिए गन उठा ली ताकि ज़ॉम्बीज उसे ना खाएं। तभी अचानक टेंटिकल्स प्रकट हुए। वो शंघाई था जो पूरे झुंड को खत्म करने के लिए आया था। उसने सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। बाद में बेस लौटते वक्त शाओयंग ने हवा को महसूस करते हुए कहा, आज तो हवा कुछ ज्यादा तेज है। वो हर चीज पर सोचते हुए चल रहा था। उसने यूटोपिया मिशन पूरी करने के लिए 20 पॉइंट्स पाए और 60 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोनस के रूप में। अब उसका टोटल 231 पॉइंट्स था। उसने सिस्टम की नई शॉप खोलने का फैसला किया। वहाँ 3 मेन ऑप्शंस थे, लेवल 2 वेपन बॉक्स 20 पॉइंट्स, लेवल 3 सुपर पावर अवेकनिंग बॉक्स 100 पॉइंट्स और लेवल 2 ब्लैक टेक्नोलॉजी बॉक्स 50 पॉइंट्स। चोंग ने पूछा कि क्या और कोई लेवल 3 बॉक्स भी है, क्योंकि पिछली बार उसे फिजिकल ओवरलोड मिला था और वो जानना चाहता था कि इस बार क्या निकलेगा। शाओयंग ने बिना झिझक तीनों बॉक्स खरीद लिए। लेवल 2 वेपन बॉक्स से उसे एक आर्मर्ड जीप मिला। सुपर पावर अवेकनिंग बॉक्स से उसे मिला इम्प्रिजनमेंट मार्क, एक ऐसी क्षमता जिससे वो किसी दुश्मन पर दासत्व की मुहर लगा सकता था, उसे अपना सर्वेंट बना सकता था, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही व्यक्ति पर। ब्लैक टेक्नोलॉजी बॉक्स से उसे मिला 30 फिजिकल इनहेंसमेंट सेरम। फिर भी शाओयंग की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस नई एबिलिटी में थी। उसे पता था कि वो एक बार में सिर्फ एक टारगेट को कैद कर सकता है। फिलहाल चोंग और शंग दोनों स्टेबल थे, तो उसने तय किया कि फिलहाल इसे यूज करने का वक्त नहीं आया। उसी वक्त यूटोपिया मिशन अपडेट हुई। अब उसे बेस की डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमेटिक और इंडिपेंडेंट बनाना था, ऐसा सिस्टम जो उसकी गैर मौजूदगी में भी काम करे। साथ ही एक नई मिशन मिली, पेस्ट कंट्रोल। उसे पौधों जैसे म्यूटेंट्स को खत्म करना था और इसके बदले 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलेगा। उसने हंसते हुए कहा, लगता है सिस्टम बोल रहा है, अब खेती शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद रेडियो पर रिपोर्ट आई, शंग बेस लौट रहा है कुछ लेकर। जब शंघा अंदर आया तो लोग डर गए। वो बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था, लेकिन फिर सबने समझ लिया कि शायद वो शाओयंग के साथ है, क्योंकि उसके पास पहले से एक और ज़ॉम्बी साथी था। शंघा सबकी नजरों से थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन जब उसकी बीवी और बेटा सामने आए तो उसका डर गायब हो गया। वो बोला, सन, वाइफ, थोड़ी अजीब आवाज में। शाओयंग को उसका बोलने का तरीका अटपटा लगा, लेकिन बाकी लोगों की मदद से समझ गया कि उसका मतलब मेरी बीवी है। बस उसका दिमाग अभी थोड़ा उलझा हुआ था। इमोशन और खुशी के बीच जब सबने एक दूसरे को गले लगाया, तब शंघा ने शाओयंग को विस्तार से बताया कि वो मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं। वो सब उसी पार्क में दिखे थे जहाँ शेन्हा रुका हुआ था। उन सर्वाइवर्स में से एक जो उनके साथ आया था, उसने बताया कि वे एस सिटी से भाग कर आए हैं और वही मॉन्स्टर क्रीचर्स उन्हें वहां से लगातार पीछा करते हुए यहाँ तक ले आए। वो लोग असल में जंगल के साथ मर्ज हुए म्यूटेंट्स थे। शाओयंग ने तुरंत समझ लिया कि ये वही प्राणी है जिनका जिक्र उसकी यूटोपिया मिशन में था। वो सर्वाइवर कांपती आवाज में बोला कि उसके कुछ साथी अब उन्हीं पौधे जैसे ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। शाओयंग ने शंग को आदेश दिया कि बेस की सिक्योरिटी और मजबूत की जाए और कुछ वॉलंटियर्स को साथ चलने के लिए कहा।
ताकि वो खुद जाकर हालात संभाल सके। नतीजे में शाओयोंग, पहला काले बालों वाला सर्वाइवर, जंग और शान शान मिशन के लिए तैयार हुए। बातचीत के दौरान सर्वाइवर ने कहा कि पहले ये बेल जैसे मॉन्स्टर इतने बड़े नहीं थे। शाओयोंग ने शांत होकर कहा कि उन्हें फिर भी उस जंगल में जाना ही पड़ेगा, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं, क्योंकि वहीं दुश्मन का असली ठिकाना है। उसने समझाया कि अगर वो रूट पर वार नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन और तेजी से फैलेगा, लेकिन उससे पहले उसने कहा कि उसे एक जरूरी काम करना है, जैंग और शैन को और मजबूत बनाना, ताकि वो इस तरह की क्राइसिस का सामना कर सकें। आने वाले कुछ दिनों में वो लोग बाहर जाकर हंटिंग करेंगे और अपनी पावर बढ़ाएंगे। थोड़ी देर बाद एक अजीब म्यूटेंट दिखा, जिसका शरीर कुछ एक्वाटिक यानी पानी जैसा था। वो एक लाश को निगल रहा था। शाओयोंग ने बिना झिझके अपनी तलवार से उसे बीच से चीर दिया। उसके बाद बेस के लोग भारी हथियारों के साथ पहुंच गए ताकि म्यूटेंट्स के झुंड को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कई जंबी कोर इकट्ठे किए, लेकिन उसी दौरान एक और अज्ञात म्यूटेंट मिला, जो अब जंबीज को नहीं बल्कि इंसानों को ही टारगेट कर रहा था। वो गंध से उनका पीछा कर रहा था और बड़बड़ाता जा रहा था कि काफी वक्त हो गया असली ह्यूमन मांस खाए हुए। फिर भी उसे गुस्सा था कि ये सर्वाइवर्स बहुत अच्छे से हथियारबंद हैं। बाद में शाओयोंग ने अपने सिस्टम पॉइंट से टीम को स्ट्रॉन्ग किया और जंबी कोर बांटे। सब लोग प्लानिंग रूम में इकट्ठे हुए। उसने कहा कि सिर्फ 3 दिन की हंटिंग में उन्होंने बहुत सारे कोर जमा किए हैं। सबसे पहले कोर उन्हें मिलेंगे जिनके पास हथियार नहीं है, जैसे हुंगी और उसकी टीम। हुंगी ने तुरंत विरोध किया कि ये फेयर नहीं है, और जांग ने भी कहा कि सबने मिलकर लड़ाई की थी, लेकिन शाओयोंग ने सख्ती से कहा कि कोई डिस्कशन नहीं होगा। जिन्हें हथियार नहीं है उन्हें पहले मजबूत किया जाएगा ताकि वो खुद को डिफेंड कर सकें। बाकियों की बारी बाद में आएगी। सॉन्ग, जो एक बुजुर्ग सदस्य था, उसने हुंगी को हौसला दिया कि शर्म मत कर, तू हमेशा अच्छा लीडर रहा है और ये डिजर्व करता है। इसके बाद शाओयोंग ने शनशन को बुलाया और कहा कि उसे उससे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। शनशन थोड़ी शक्की नजरों से देखने लगी, पूछने लगी कि वो वहाँ क्या करने वाले हैं। बाहर बैठे बाकी लोग अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए और कान लगाकर सुनने लगे। तभी चोंग ने मजाक में कहा, लगता है शाओयोंग उसे मारने वाला है। तभी शाओयोंग ने दरवाजा खोल दिया क्योंकि उसने सबकी आवाजें सुन ली थी। सब चौंक गए। उसने जांग को अंदर खींचा और जोर से धक्का देकर गिरा दिया। असल में शाओयोंग शनशन को एक इंजेक्शन लगा रहा था, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बढ़ सके। शाओयोंग ने बताया कि म्यूटेंट्स और खुद को छोड़कर जंग और शनशन बेस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं। जंग ने कहा कि ये सब लीडर की ट्रेनिंग की वजह से है। फिर शाओयोंग ने शनशन की नई पावर को टेस्ट करने का फैसला किया, जंग के खिलाफ। जंग को औरतों से लड़ना पसंद नहीं था, लेकिन शाओयोंग ने कहा कि अगर वो जवाब नहीं देगा तो शनशन पूरी ताकत से वार करे, क्योंकि वो झेल सकता है। शनशन ने जैसे ही थप्पड़ मारा, इतनी जोर से कि उसकी खोपड़ी लगभग उड़ ही गई होती। जंग पीछे फेंका गया और चोंग व काई ने उसे पकड़ लिया, वरना और बुरी हालत होती। शाओयोंग ने बताया कि उसने शनशन को एक फिजिकल एनहांसमेंट सीरम दिया है और अब वो बेस की सबसे ताकतवर में से एक है। जंग ने झल्लाकर कहा कि पहले उसे मिलना चाहिए था, लेकिन काई ने हंसते हुए कहा, भाई शाओयोंग ने लड़की को प्रायोरिटी दी है, लगता है उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं बचा। इसके बाद शाओयोंग ने ग्रुप को तैयार किया ताकि वो सिटी में फैले उन मॉन्स्टर्स पौधों को खत्म कर सके। साथ में जाने वाले थे चोंग, जांग, ली चोंग और एक सर्वाइवर जो भले ही प्रॉब्लम का हिस्सा रहा था, लेकिन अब मदद करने को तैयार था। मगर उस आदमी ने साफ मना कर दिया, बोला कि वो मुश्किल से जान बचाकर भागा है, दोबारा वहां नहीं जाएगा। ली चंग ने समझाया कि वो उसकी फैमिली और साथियों को बचाने जा रहे हैं, मगर उसने कहा अब कोई जिंदा नहीं है। उसने बेस में ही रहकर काम करने का फैसला किया, जबकि दूसरा सर्वाइवर हिम्मत दिखाते हुए शाओयोंग के साथ जाने को तैयार हो गया। उसी वक्त सिटी के उपनगरों में एक दाढ़ी वाला म्यूटेंट अपने मन को सुस्त होते महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा कि उसे इंसानी मांस की जरूरत है। अचानक उसने कुछ आवाज सुनी और समझ गया कि वो इंसान है, तो वह उनकी दिशा में भागा। एक बिल्डिंग के अंदर उसके जैसे दूसरे इवॉल्व्ड म्यूटेंट्स बैठे थे। उसने कहा कि वो यहाँ टाइम पास करने नहीं आया। उसने एक बेस देखा है, इंसानों से भरा हुआ, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बहुत हथियारों से लैस है, इसलिए वो अकेला अटैक नहीं कर सकता। ग्रुप ने उसकी बात पर भरोसा करने का फैसला किया और उसे लीड द वे करने का टास्क दिया गया। ग्रुप की एक औरत ने हंसते हुए कहा कि मिशन पर जाने से पहले थोड़ा फन टाइम कर लेते हैं, और सब फिर से अपनी घटिया हरकतों में लग गए। गंदे मजाक, छेड़छाड़ और बेहुदा हंसी। फिर मिशन पर निकल पड़े। उधर शाओयोंग की अगुवाई में एक्सपेडिशन टीम घने जंगल के बीच से गुजर रही थी, जहां उनका टारगेट था प्लांट मॉन्स्टर्स। उस सर्वाइवर ने जो उनके साथ आने को राजी हुआ था, बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड इन्हीं क्रिएचर्स ने मारी थी और उसे यकीन था कि शायद कुछ और लोग अब भी जिंदा हों। शाओयोंग ने ग्रुप को एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में रखा। पीछे लियंग था, दोनों तरफ चोंग और जंग, बीच में कमजोर सर्वाइवर और सबसे आगे वो खुद। वो आदमी बार बार उनका शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन शाओयोंग ने साफ कहा कि वो किसी को बचाने नहीं, बल्कि इन मखलूकों को खत्म करने आए हैं ताकि ये और न फैले। तभी अचानक कुछ गीला और चिपचिपा शाओयोंग के चेहरे पर आ गिरा। उसने चिढ़कर पूछा, व्हाट द हेल इज दिस? तभी सर्वाइवर ने चेताया, सावधान रहो। अगले ही पल एक मांसाहारी पौधे ने उसकी गर्दन जकड़ ली और निगलने की कोशिश की, लेकिन शाओयोंग के चेहरे पर डर नहीं था, बस गुस्सा। उसने दोनों हाथों से उस पौधे को खींचा, उसके अंग फाड़ दिए, जुबान उखाड़ दी और उसका दिल चीर कर रख दिया। वो पौधा मरते मरते भी भागने लगा, लेकिन शाओयोंग ने जंग को आदेश दिया, पुल इट बैक, और पल भर में उसे घसीटकर मार डाला। मरते वक्त उस पौधे से एक अजीब सी धुंध निकली। शाओयोंग ने कहा, इस धुएं की स्मेल कुछ गड़बड़ है। उसने मुड़कर सबको चेताने की कोशिश, लेकिन देखा कोई भी वहां नहीं था। उधर वो सर्वाइवर भी किसी और तरह से उस धुंध के असर में आ चुका था। उसे लगा जैसे बाकी सब बस सो गए हों। तभी उसने देखा सामने जंगल में उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, उसे बेताबी से बुला रही है। वो खुश होकर उसकी तरफ भागा और जैसे जैसे पास पहुंचा, वो और अंदर जंगल की तरफ उसे खींचती गई। इसी बीच वो एवॉल्व म्यूटेंट्स जो पहले गंदे जोक्स में लगे थे, अब इंसानों के बेस की तरफ बढ़ रहे थे। बिना किसी सही प्लान के उनमें से एक ने अचानक गार्ड्स पर हमला कर दिया। हंग ली ने गोलियों की आवाज सुनी और तुरंत अलर्ट हो गया। गार्ड्स ने फायरिंग की, लेकिन नॉर्मल बुलेट्स उस म्यूटेंट के शरीर पर बेअसर थी। हंग ली ने बिजली की स्पीड से एक किक मारी और वो जानवर हवा में घूमता हुआ गिर पड़ा। इस बार गार्ड्स ने AK-47 उठाई और लगातार फायर किया। गोलियों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। होंगली ने आदेश दिया, घायल को इन्फर्मरी में ले जाओ। वो म्यूटेंट लगभग मर चुका था। एक बिकिनी पहनी औरत ने पूछा, ये ह्यूमन बेस वाले इतने स्ट्रांग हैं क्या? वो घायल म्यूटेंट चीखते हुए बोला, मुझे थोड़ा फ्लैश दो, मैं रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन उसी पल उसके साथियों में से एक ने उसे बूट से कुचल दिया ताकि उसे ग्रुप के खाने के काम लाया जा सके। एक गंजे म्यूटेंट ने पूछा, अब प्लान क्या है? सोने जैसे बालों वाली औरत बोली, हम बेवजह चीजों को मुश्किल बना रहे हैं। हम इवॉल्व्ड हैं, ज़ॉम्बीज नहीं। सीधे गेट तक चलते हैं और बात करते हैं। उधर जंगल में वो बहादुर सर्वाइवर अब भी अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा था। उसे अब थोड़ा अजीब लगने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उसे और अंदर बुला रही थी, तेजी से, बेचैनी में। जब वो आखिरकार पास पहुंचा तो उसने देखा उसी के सामने किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड का सिर काट दिया। वो हैरान रह गया और सामने शाओयोंग को देखकर चिल्लाया, तुमने उसे क्यों मारा? शाओयोंग हक्का बक्का रह गया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लेकिन सर्वाइवर कुछ देख ही नहीं पा रहा था। जब धीरे धीरे वो धुंध छटी
तो उसने डर से देखा कि वहाँ कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, वो तो एक ज़ॉम्बी थी जो उसे पकड़ने वाली थी। शाओयोंग ने चोंग को भी झकझोरकर होश में लाया, क्योंकि वो भी उसी धुंध के असर में था। जब सब दोबारा इकट्ठा हुए, ली चांग ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कई दिन उस धुंध में सोए रहे। शाओयोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो सपना आया कि मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रहा था। सबको पता था कि वो बस अपने रुखे और सीधे लहजे में बात कर रहा है। उसने कहा कि वो फ्लावर शायद कोई हेलुसिनोजेनिक गैस छोड़ता है जो इंसानों को हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद उसने उस मरे हुए पौधे को काटकर उसके अंदर झांका, ताकि समझ सके कि उसमें कोई म्यूटेंट कोर है या नहीं। अंदर से उसने देखा कि एक जड़ जैसी चीज मिट्टी से बाहर निकल रही थी। जब उसने उसे खींचा तो पाया कि वो असल में एक कोर ऑर्गन था जो उस क्रिएचर की एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता था। शाओयोंग ने उसे अपनी इन्वेंटरी में रख लिया ताकि बाद में स्टडी कर सके। फिर उसने उस सर्वाइवर जिंग कैसे पूछा, तुम्हें इन मॉन्स्टर प्लांट्स के बारे में कुछ पता है? ज्यादा नहीं, बस इतना कि ये किसी भी जिंदा चीज को निगल जाते हैं। लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो पहले एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसर्च में एक्सपर्ट था, शायद उसे इनके बारे में कुछ पता हो। शाओयोंग ने पूछा, वो आदमी अभी जिंदा है? जिंग ने कहा कि जब वो अपने ग्रुप के साथ भागा था तब वो वेटन पास के एक बेस में छिपा हुआ था। जिंदा है या नहीं ये पक्का नहीं। शाओयोंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, स्टिल इट्स वर्थ चेकिंग, हम वहां जाएंगे। उधर बेस के पास एक बिकनी पहनी औरत लड़खड़ाती हुई आई, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया हो। वह जमीन पर गिर पड़ी और गार्ड्स उसे देखकर आपस में बहस करने लगे। एक बोला कि पहले इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर अंदर ले जाएंगे, जबकि दूसरा जिद कर रहा था कि उसे तुरंत बचाना चाहिए, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। गार्ड्स की झिझक देखकर वो औरत चालाकी से अपने शरीर का इस्तेमाल करने लगी और देखते ही देखते उसने उस गार्ड को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। उसके साथी जो पास में छिपे हुए थे हंसते हुए बोले कि वो तो अपने रोल में गजब की एक्सपर्ट है। कुछ देर बाद हालात इतने बेहुदे हो गए कि वो दोनों कार के पीछे ऐसे लिपट गए जैसे किसी आउट ऑफ कंट्रोल कपल का सीन चल रहा हो। इधर शाओयोंग की टीम जंगल पार करते हुए शहर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े रोशनी तेज होती गई और जिंकाई ने बताया कि वे लगभग बेस के पास पहुंच चुके हैं। तभी एक औरत की आवाज आई। जिंकाई ने उसे पहचान लिया, वो थी आंट यंग। पहले तो उसे लगा ये फिर कोई इल्यूजन है, लेकिन इस बार आसपास कोई धुंध नहीं थी, माहौल फिर भी तनाव रहित नहीं था। आंट यंग ने बाकी सबको तैयार रहने को कहा। उसे लगा जिंकाई को किसी ने बंधक बना रखा है। हालात गर्म हो रहे थे, तभी शाओयोंग ने आदेश दिया कि कोई हमला न करे, लेकिन अचानक उन पर तीर चले जो शाओयोंग और चिंग की छाती पर लगकर ऐसे उछल गए जैसे किसी दीवार से टकराए हों। शाओयोंग आगे बढ़ा और शांत आवाज में कहा कि वे दुश्मन नहीं है। जिंकाई ने आंट यंग को समझाया कि ये लोग बाहर से आए हैं और इन्हीं ने उसे बचाया है। आंट यंग ने बाकी साथियों के बारे में पूछा, लेकिन जिंकाई ने भारी मन से बताया कि उनमें से ज्यादातर मर चुके हैं, बस कुछ ही लोग बचे हैं। उस सर्वाइवर ग्रुप के लोग चोंग और जंग को देखकर थोड़ा डर गए थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज ही डर पैदा कर रही थी। शाओयोंग ने माहौल हल्का करने को कहा तो चोंग बोला, मैं थोड़ा अगली हूँ पर दिल से अच्छा हूँ। जंग ने मसल्स दिखाते हुए बोला, मैं स्ट्रांग हूँ, इवन नेकेड। शाओयोंग ने थककर सिर हिलाया और बोला, मुझे नहीं लगता इससे कुछ मदद हुई। आखिर जिंकाई ने समझदारी से बात संभाली और आंट यंग को यकीन दिलाया कि सब सेफ है। उसने बात मान ली और उन्हें अंदर आने दिया। इस बीच शेनशन बेस लौट आई और होंगली से पुराने स्टीलवर्क्स के गेट खोलने की अनुमति मांगी। दुश्मन कार के पीछे छिपे थे, लेकिन शेनशन अंदर घुसने में कामयाब रही। उन लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि शेनशन इवॉल्व्ड ह्यूमन है, इसलिए वो उसे पकड़ना चाहते थे। अंदर जाकर शेनशन ने घायलों की हालत देखी और बताया कि उसे शाओयोंग से एक इन्फेक्शन इनहिबिटर मिला था जो शायद ज़ोंबी इन्फेक्शन रोक सकता है। लेकिन हंगली ने कहा कि घायलों में ज़ोंबी इन्फेक्शन के लक्षण नहीं दिख रहे, शायद हमला किसी इवॉल्व्ड ह्यूमन ने किया हो। तभी वही बिकनी वाली औरत बोली कि उसे ऐसे ही लोगों के बारे में पता है। उसने बताया कि वहाँ इवॉल्व्ड ह्यूमंस और म्यूटेंट्स का एक बहुत खतरनाक ग्रुप है जो जोंबज से भी ज्यादा डरावना है। हंगली ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो बोली कि उसे वेस्ट की तरफ से बचाया गया है और वो बस सर्वाइव करने आई है। उसने कहा कि शायद अनजाने में वही उन दुश्मनों को यहाँ तक ले आई। वो बार बार माफी मांगने लगी और जिसने उसे पहले बचाया था उसने भी कहा कि ये उसकी गलती नहीं है। हंगली ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ब्लेम नहीं करेगा और उससे दुश्मनों के बारे में जानकारी लेना काम आ सकता है। लेकिन बाद में जब शान अकेली हुई उसने होंगली से कहा कि उसे उस औरत के बारे में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। होंगली ने उसे शांत किया और कहा शायद वो सिर्फ स्ट्रेस में है। उसने जोड़ा कि जब शाओयोंग वापस आएगा वो जल्दी ही पता लगा लेगा कि मामला क्या है। उधर शाओयोंग और उसकी टीम आखिर उस बेस तक पहुंच गई जिसका जिक्र जिंकाई ने किया था। बेस जंगल के पास था और वहाँ वही अजीब धुंध फैली हुई थी। जंग ने पूछा कि उन्होंने ये बेस क्यों चुना जबकि और जगहें ज्यादा सुरक्षित थी। जिंकाई ने समझाया कि इस शहर का डिजास्टर बाकी इलाकों से अलग था। आंट यंग ने कहा कि चाहो या ना चाहो यही सबसे सुरक्षित जगह है। जिंकाई ने बताया कि सिर्फ 10वीं मंजिल पर धुंध इतनी कम होती है कि सांस ली जा सके। आखिर वे ऊपर गए और उस ग्रुप के लीडर प्रोफेसर हे से मिले, वही आदमी जिसे जिंकाई जानता था और जो उन प्लांट क्रीचर्स के बारे में जानकार था। शाओयोंग ने बिना घुमाए फिराए बात शुरू की, क्रीचर का कोर दिखाया और पूछा, ये क्या है? प्रोफेसर हे ने गौर से देखा और कहा, ये उन पौधों का ट्यूबर है, तकनीकी तौर पर इसे खाया भी जा सकता है। आंट यांग और बाकी लोग पहले से ही उन ट्यूबर्स को निकालकर खाने में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शाओयोंग ने तुरंत पहचान लिया कि वो चीजें क्या हैं। प्रोफेसर हे ने समझाया कि उन्होंने हाल ही में इन्हें खोजा है और अब भी रिसर्च चल रही है। उसने बताया कि ये ट्यूबर्स असल में सर्वाइवल के लिए परफेक्ट फूड हैं, पोषण से भरपूर और लंबे वक्त तक स्टोर किए जा सकते हैं। तभी एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया और बोला कि इमरजेंसी है। पौधे जैसे मॉन्स्टर्स पूरे बिल्डिंग को घेर चुके हैं और उनमें फूल वाले वर्जन ज्यादा हैं जो सबसे खतरनाक माने जाते हैं। प्रोफेसर हे का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि फ्लोवर नाम का वो क्रिएचर सबसे ज्यादा घातक है। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो वहाँ मौजूद हर एक इंसान मर जाएगा। उसने तुरंत सबको ऑर्गेनाइज किया। जो लोग लड़ नहीं सकते थे उन्हें ऊपर की मंजिलों पर भेजा गया और जो लड़ सकते थे उन्हें नीचे रहकर साथ लड़ने का आदेश मिला। प्रोफेसर हे बोला, मरना ही है तो लड़ते हुए मरो। उसने जिंग कैसे कहा कि वो बहुत छोटा है, ऊपर चला जाए, लेकिन जिंग कै ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो बस ये देखना चाहता है कि आखिर वो क्रीचर्स इतने डरावने हैं तो कैसे दिखते हैं। प्रोफेसर हे ने समझाया कि सबसे पहले फ्लावर मॉन्स्टर को खत्म करना जरूरी है क्योंकि वही बाकी सारे पौधों को कंट्रोल करता है, जैसे कोई कमांडर अपने सैनिकों को। जब तक वो जिंदा है बाकी सब उस पर निर्भर रहेंगे। शाओयोंग ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने खिड़की खोली और अपनी AK उठाई, ये टेस्ट करने के लिए कि फूल के पास वाले क्रीचर्स सच में ज्यादा टफ हैं या नहीं। पहली गोली चली लेकिन उसने देखा कि उनके जख्म पलक झपकते ही भर गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक क्रीचर को मारने में पूरा मैगजीन खाली हो गया। शाओयोंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर एक को मारने में पूरा मैगजीन लग रहा है तो सीन सच में खराब है। अब उसे समझ आया कि प्रोफेसर हे इतना परेशान क्यों था। फिर भी उसने कंधे उचकाए और बोला, नो प्रॉब्लम। उसने अपनी इन्वेंट्री से मोलोटोव कॉकटेल्स के कई बॉक्स निकाले और बोला, अब मजा आएगा। प्रोफेसर हे कुछ समझ पाता
इससे पहले ही शाओयोंग 16वीं मंजिल की खिड़की से कूद गया। उसके पीछे चोंग और जंग भी कूद पड़े। तीनों ऐसे उतरे जैसे जमीन ने उन्हें झटका तक न दिया हो। उतरते ही पहले कुछ पौधों के सिर ऐसे फाड़ दिए जैसे खिलौना हो। शाओयोंग और उसके साथी बर्बर रफ्तार में थे। बेस के अंदर खड़े सर्वाइवर्स प्रोफेसर ही और लीचांग तक उनकी ताकत देखकर सन्न रह गए। लीचांग ने चिल्लाकर कहा कि सब हाथ पर हाथ धरकर खड़े ना रहें। बाकी बचे क्रीचर्स को खत्म करो। जिनके पास एम अच्छा था उन्हें मोलोटोव फेंकने का आदेश दिया गया। आग उन पौधों पर बेहद असरदार साबित हुई। वो ऐसे जलने लगे जैसे सूखी घास में आग लगी हो। कुछ देर बाद जब पूरी होड़ का सफाया हो गया, शाओयोंग ने चोंग और जंग को कहा कि हर क्रीचर को चेक करो, कहीं उनमें म्यूटेंट कोर तो नहीं। खुद उसने फ्लावर मॉन्स्टर की तरफ रुख किया। मोलोटोव्स की वजह से लड़ाई आसान हो गई थी, क्योंकि फायर ही उन पौधों की सबसे बड़ी वीकनेस थी। आखिर वो क्रीचर मिला, एक घिनौना मिश्रण जड़ों, ट्यूबर्स और इंसानी शरीर के टुकड़ों से बना हुआ, जिसके ऊपर एक विशाल फूल खिला था। यही वो क्रीचर था जो पूरी फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रहा था और वही जहरीली धुंध छोड़ता था। जैसे ही उसे शाओयोंग की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने बेलों से हमला किया। शाओयोंग ने एक पल में समझ लिया कि ये ओपोनेंट सच में ताकतवर है, लेकिन वो भी कोई आम इंसान नहीं था। बेलों में जकड़े होने के बावजूद उसने उन्हें अपनी पूरी ताकत से पीछे खींचा। जब फूल ने जहरीली मिस्ट छोड़ी, शाओयोंग ने सांस रोक ली और क्रीचर को जमीन से खींचता चला गया। उसकी पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि फूल को खुद को छुड़ाने के लिए उसे छोड़ना पड़ा। उसी पल शाओयोंग ने अपनी मार्क ऑफ इम्प्रिजनमेंट एबिलिटी एक्टिव की। उसने फूल के बीचों बीच एक निशान बनाया और फिर एक काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ जो क्रीचर और उसके आसपास के इलाके को ढक गया। इमारत में खड़े लोग अविश्वास से देख रहे थे कि वो विशाल फूल अब बिल्कुल शांत खड़ा था, किसी पर हमला नहीं कर रहा था। शाओयोंग वापस आया और बोला, अब इसकी चिंता मत करो। उसने चोंग और जंग से पूछा कि बाकी क्रीचर्स में कोर मिले क्या। जंग ने कहा कुछ खास नहीं, लेकिन चोंग ने बताया कि थोड़े मिले हैं, एनालिसिस के लिए काफी होंगे। प्रोफेसर हे ने पूछा कि फ्लावर का क्या हुआ। शाओयोंग ने सीधा जवाब दिया, अब वो हमारा अली है। सब हैरान रह गए। उन्होंने पास जाकर देखा, सच में वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। शाओयोंग बोला, अब इसे छू भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोफेसर ही ने उत्सुक होकर पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। तो शाओयोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो जरूरी नहीं। इसके बजाय उसने पूछा, तुम्हारे हिसाब से ये क्रीचर बना किस चीज से है। प्रोफेसर हे ने जवाब दिया, चाहे इन पर कितनी भी म्यूटेशन हुई हो या इंसानी शरीर के साथ फ्यूजन हो गया हो, इनमें अभी भी एक पौधे की आत्मा बाकी है। जानवरों की तरह पौधे भी लड़ते हैं, अपनी रोशनी, अपनी जमीन, अपने न्यूट्रिएंट्स और अपनी जगह के लिए। उसने कहा कि इस पूरी चेन के टॉप पर वो पैरासाइट्स हैं जो सबसे ज्यादा आक्रामक हैं, जो अपने आसपास की सारी रिसोर्सेज चूस लेते हैं और किसी भी दूसरी पौधे को बढ़ने नहीं देते। उसका अंदाजा था कि ये जो बेहद खतरनाक फ्लावर था, उसने म्यूटेशन के दौरान अपने आसपास के सारे न्यूट्रिएंट्स सोख लिए, बाकी पौधों को मार डाला और यहाँ तक कि जंगल में एनिमल लाइफ को भी खत्म कर दिया। जब वो ये सब समझा ही रहा था, तभी वो फ्लावर क्रीचर धीरे धीरे अपनी लताओं को शाओयोंग की तरफ बढ़ाने लगा। बाकी सब डर गए कि शायद ये फिर से अटैक करेगा, लेकिन शाओयोंग ने शांत होकर कहा कि अब कोई खतरा नहीं। उसने सबको भरोसा दिलाया, जबकि असल में उस वक्त वो म्यूटेंट फ्लावर अपनी एक लता शाओयोंग की गर्दन में घुसा रहा था, जो सीधे उसके दिमाग तक कुछ भेज रही थी। उसी पल शाओयोंग ने प्रोफेसर की बात कंफर्म कर दी कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। असल में शहर में म्यूटेंट पौधों के बीच एक जबरदस्त जंग हुई थी। जो पौधे हारे थे वो जंगल से भाग गए और जॉम्बी में बदल गए। अब वो इंसानों और दूसरे जॉम्बीज को खाकर जिंदा थे। उस फ्लावर ने सारे न्यूट्रिएंट्स चुरा लिए थे और अब जब वो फ्लावर शाओयोंग का सर्वेंट बन चुका था, तो उसने उसकी जिम्मेदारी खुद ले ली। उसने फ्लावर से उसका कोर दिखाने को कहा और वो कोर उसके शरीर में फ्यूज हो गया। लीचुंग को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। शाओयोंग ने बताया कि वो उस पौधे के साथ सिम्बियोसिस प्रोसेस में जा रहा है। इसके बाद उसने अपनी नई पावर्स टेस्ट की और बेहद ताकतवर वाइन्स लॉन्च की, जो उसके पुराने टेंटिकल से भी स्ट्रॉन्ग थी, जिससे वो थोड़ा जल गया। उसी वक्त सिस्टम ने उसकी इस अचीवमेंट को पहचान लिया और एक नया टाइटल अनलॉक किया, गार्डनर। साथ में 150 पॉइंट्स भी दिए, जिससे उसका टोटल 53 हो गया। उधर जो के स्टील मिल बेस पर एक छोटी सी लड़की ने अभी अभी अपना आखिरी शिकार खत्म किया था। एक और गार्ड उसके ट्रैप में फंस गया था। वो गार्ड जो उस पर फिदा था, रात के बीच में उसे स्नैक देने आया। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहा, लेकिन शोर न मचे इसलिए सावधानी रखी। उसने उसे एक सुनसान जगह ले गई जहाँ कोई नहीं था। वहाँ गार्ड को कुछ अजीब दिखा, गायब हुए दूसरे गार्ड की जैकेट, जिसमें उसकी हड्डियां और मांस के टुकड़े पड़े थे। तभी वो खुद अगला शिकार बन गया। दूसरी तरफ बेस के किसी और हिस्से में वे ग्रुप के लोग बारबिन्हा को जगा रहे थे, जो मिशन के बीच में ही सो गया था। एक औरत ने मजाक में कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि करका ने बेचारे को आधा मार ही डाला था। अब उन्होंने एक्शन लेने का टाइम समझा। जब वो उस डंप पस्तर के पास पहुंचे जहाँ 2 गार्ड्स के अवशेष मिले थे, जिन्हें घुसपैठिए म्यूटेंट ने मारा था, उन्हें कुछ खाने लायक नहीं मिला। तब कारका ने ग्रुप की एक और औरत पर प्रेशर डाला कि वो अंदर घुसपैठ करने की कोशिश। वो औरत एक मासूम सर्वाइवर बनकर बेस पहुंची, बोली कि उसने यहाँ बेस देखा है और जिंदा रहना चाहती। गार्ड्स को लगा कि उन्हें लकी ब्रेक मिल गया, लेकिन तभी उसकी साथी, जो सिर्फ एक बिकिनी पहने थी, अचानक सच्चाई उजागर कर देती है कि वो असल में एक म्यूटेंट है। तुरंत गार्ड्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। घायल होकर वो औरत वापस अपने म्यूटेंट ग्रुप के पास भागी, मदद की भीख मांगने लगी, जैसे पहले वाली मरी हुई लड़की ने मांगी थी। लेकिन कारका ने उसे बेकार समझा और जब वो उसे बड़े पत्थर से मारने लगा, खुद ही मर गया। बारबीचिन्हा ने कारका का सिर काट दिया, लेकिन अपनी डिमांड रखी। उसे एक हाथ और एक पैर चाहिए थे, ताकि वो उस घायल घुसपैठिए को पूरी तरह ठीक कर सके। उसने मन में धोखा देने की भी सोची, क्योंकि वो जानती थी कि बारबीचिन्हा इतना मासूम नहीं था। उधर बेस में 2 और गार्ड गायब मिले। होंगले ने पूछा कि क्या फिर कोई गार्ड गायब हुआ है, तो शान शन ने खुद जाकर जांच करने का फैसला किया। उसने कचरे के डिब्बे में उनकी हड्डियां और मांस के टुकड़े पाए। एक गार्ड ने कपड़ों से पहचान लिया। शान ने देखा कि उस बिकिनी लड़की ने इन सबको छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन जानवरों ने सब बाहर निकाल दिया था। अब साफ था, कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि दुश्मन बेस के अंदर ही था। शनशान ने सीधे उस नई लड़की को घूरा और पूछा कि कुछ कहना है क्या। वो बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। शैन ने बिना वक्त गंवाए उस पर चाकू फेंका, लड़ाई के लिए तैयार। म्यूटेंट को समझ आ गया कि वो पकड़ी जा चुकी। उसने गार्ड को होस्टेज बना लिया। शान ने चेतावनी दी, अगर तुमने उसे मारा तो जिंदा नहीं बचोगी। म्यूटेंट हंसी, एक छोटी बालों वाली लड़की मुझसे भिड़ेगी। माहौल बेहद टेंस था, लेकिन वो किसी तरह होस्टेज के साथ भाग निकली। जाते जाते उसने उस गार्ड की टांग में गोली मार दी ताकि टाइम मिल सके। शान ने पीछे से गोली चलाई, जो म्यूटेंट की पीठ में लगी। फिर भी वो किसी तरह भागने में सफल रही। शान बाइक लेकर पीछा करने ही वाली थी कि हुंगी ने उसे रोका। पता नहीं दुश्मन के कितने साथी हैं, अभी खतरा बड़ा है। शान ने माना कि अभी रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। उसने फैसला किया कि जिन सर्वाइवर्स को काटा गया है उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा और ये जिम्मेदारी हंगले संभालेगा। वो खुद, ग्रैंडपा शंग और जंग बाकी हालात को संभालेंगे। हंगले ने नोटिस किया कि शान अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और डिसाइसिव हो गई है और उसे ये बदलाव बेहद अच्छा लगा।
उधर टास्क फोर्स अब प्लांट मॉन्स्टर्स की फौज से भिड़ रही थी। अब शाओयोंग के नए टेंटिकल्स के साथ उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उन राक्षसी पौधों का नामोनिशान मिटाने के लिए ग्रुप ने पेट्रोल के ड्रम लाकर पूरा इलाका जला दिया। प्रोफेसर ही और बाकी बचे लोग शाओयोंग के ग्रुप की पावर देखकर हैरान थे। बैटल खत्म होने के बाद शाओयोंग ने अपना मिशन पूरा किया और सिस्टम से 50 पॉइंट्स का रिवॉर्ड पाया। अब उसके पास कुल 93 पॉइंट्स थे। वो लोग स्टील मिल बेस पर वापस नहीं लौटे, बल्कि मेन बेस की तरफ बढ़े, क्योंकि रास्ते में शाओयोंग ने कुछ और सर्वाइवर्स को भी साथ मिला लिया था जो जंगल के पास रह रहे थे। जैसे ही वो मेन बेस पहुंचे, वॉइंग सबसे पहले शाओयोंग के पास आया और स्टील मिल में क्या क्या हुआ था सब बताया। उसने कहा कि शनशन उस मिशन को हैंडल कर रही थी। तभी शनशन ने पूछा कि ये नए लोग कौन हैं जो इनके साथ आए हैं। शाओयोंग ने बताया कि ये सिटी एस के सर्वाइवर्स हैं। थोड़ी देर में दोनों ग्रुप्स के बुजुर्ग आपस में मिले और माहौल काफी फ्रेंडली हो गया, जैसे आगे चलकर सब साथ अच्छे से काम कर लेंगे। फिर भी शाओयोंग ने साफ किया कि वो यहाँ ज्यादा देर रुकने वाले नहीं है। उसका प्लान था कि प्रोफेसर ही और बाकी लोगों को लेकर वो जंगल के किनारे एक थर्ड बेस बनाए ताकि उसका इन्फ्लुएंस एरिया और बड़ा हो सके। तभी शनशन अपनी बाइक पर वहां पहुंची और बोली कि शाओयोंग वापस आ गया क्या। उसने सबको बताया कि स्टील मिल में क्या क्या हुआ और साथ ही चेतावनी दी कि उन नए रिक्रूट्स पर ज्यादा भरोसा मत करना। प्रोफेसर हे ने मजाक में पूछा, क्या ये बात हम पर भी लागू होती है? शाओयोंग मुस्कुराया और बोला कि नहीं, मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, ये मेरे लिए नए नहीं है। इसके बाद उसने एक अच्छी खबर दी। सिस्टम से उसे एक नया मिशन मिला था, विलन नेमेसिस वॉल्यूम 4, जिसमें रिवॉर्ड था 120 पॉइंट्स। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, ये मिशन वो पूरी जान लगाकर पूरा करेगा। उधर वो बिकिनी गर्ल जो भागते वक्त गोली लगने से